हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हाँ जी सर, सुप्रभात, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सभी को। लॉन्ग टाइम तो नहीं, पर 2 दिन के बाद, है ना? 13 और 13 और 14 2 दिन का। 15 कल तो मिल गए थे। नहीं, कल तो जीएस में मिले थे। हाँ, आपको नहीं मिले थे। तो जीएस वाले के बच्चों के साथ मिल चुके थे। यस सर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बधाई आपको भी सर, है ना? दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएँ मेन तो, और नए साल की भी शुभकामनाएँ आपको। क्रिकेट देखा कल? हाँ, कल देखा सर, है ना? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सर। कल देख लिया सर। वो भी कल क्लास खत्म होने के बाद 7:30 के बाद देखा। मतलब जहाँ मैच रस्साकसी में आई थी तभी देखा। कसम कसी हो गई थी मैच में। इस बार तो मतलब वो मिचेल और वो मार रहे थे विलियमसन जिस तरह से रन ठक ठक करके सर, ओके। तो लग ही रहा था कि बोले आज, है ना, समझे, बड़ा वाला ना हो जाए फिर से। बट खैर, है ना, तभी तो मजा आया सर। हाँ। चलो सर, है ना, वापिस आते हैं एंड अपन शुरू करते हैं फिर से मिडिवल इंडिया को। तो हम पिछले क्लास के अंदर मिडिवल इंडिया के अंदर डिस्कस कर रहे थे और आज अकबर में चले जाएंगे सर, ठीक है? तो विद रिस्पेक्ट टू मिडिवल इंडिया वी हैड स्टार्टेड ऑफ विद मुगल्स। मुगल्स के अंतर्गत हमारी जो डिस्कशन है वो 3 मुद्दों के ऊपर चली सर, है ना? पहले हमने बाबर और हुमायूं को देख लिया। बाबर हुमायूं से तो सवाल नहीं आ रहा है, बाबर से आए हुए हैं वो है बाबरनामा के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके। उसके साथ-साथ हमने ये भी समझने की कोशिश की कि जो नेक्स्ट हुआ उसकी कहानी क्या हुई और उसके बाद अफगान इंटररेग्नम कैसे आया सर, ठीक है ना, समझे? तो इन द अफगान इंटररेग्नम वी विल सी दैट सूरीज विल बी कमिंग टू पावर, बट देन द सूरी एम्पायर विल गो टू डाउनफॉल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। खाली 15 साल तक ये टिके और इनके बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और जो बाकी की जो कहानियां हैं वो भी खत्म होती है, क्योंकि अफगान की अपनी खुद की वीकनेसेस थी सर, ओके। तो इनके वीकनेसेस डाउनफॉल के कारण हमने देखे थे कि इनके बीच में यूनिटी नहीं होना, नोबिलिटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना, पावर शेयरिंग को लेकर संघर्ष होना, और इन सब का लाभ फिर से मुगलों को मिला। एंड देन इवेंचुअली वी विल फाइंड कि द मुगल्स विल बी डिस्ट्रॉइंग द अफगान्स वन मोर टाइम, और इसे ही सेकंड पानीपत हुआ सर, ठीक है? तो हम लोग हुमायूं की मृत्यु के बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अकबर कैसे पावर के ऊपर आया, और कहानी ये भी है कि अकबर की एक शासक के रूप में क्या रोल प्ले है और सेकंड पानीपत का इंप्लीकेशन किस तरह से चलता है सर, ठीक है? क्योंकि हुमायूं की जब रीगेन हुई एंट्री, तो मैंने बताया था कि हुमायूं पहले सिंध गया, मतलब पहले तो मारवाड़ गया था मालदेव के पास, बट देन ही वाज शोन द डोर, और मालदेव के ऊपर सूर्यों का प्रेशर भी था। तो इवेंचुअली ही गोस टू अमरकोट, है ना? अमरकोट में जो राणा थे उनके पास हो जाता है और वहां वो थोड़े समय तक रुके, देन ही गोस टू अफगानिस्तान। तो नहीं, ईरान जाता है, ईरान में जाके शाह तमशक के पास से वो पेट्रोनेट लेगा और फिर वहां से वो शिया इस्लाम की तरफ भी अपने आप को ढालने की कोशिश करेगा, और फिर वो अफगानिस्तान गया। उसने कामरान को हटाया पहले तो सत्ता से, और कामरान को हटाने के बाद विल कम टू नो कि ही रीगेन्स द पावर एंड इट टुक ऑलमोस्ट 15 इयर्स इनटू दिस प्रोसेस, ओके। तो ये पूरी स्टोरी है, हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा था, और वी विल फाइंड की घटनाएं बनी और हुमायूं कैसे भारत के अंदर आया सर, ठीक है? तो एक्चुअली हुआ क्या कि हुमायूं जब इंडिया में एंट्री कर रहा था तो अफगान शासकों के बीच में ही वी विल सी की बहुत सारी संघर्ष होनी शुरू हो गई थी। और हुमायूं की एंट्री री एंट्री जब हो रही थी तब अफगानों के अंदर जो गवर्नमेंट सिस्टम है या जो नोबिलिटी है उनके अंदर इश्यूज चल रहे थे। तो पहले तो वी विल फाइंड कि इस्लाम शाह करके राजा था, वो शेरशाह सूरी का लड़का था, है ना? तो 1545 में जब सूरी का मृत्यु हुआ तो उसके बाद ही वाज द रूलर। उसकी मृत्यु 1553 में हो गई। उसके बाद मोहम्मद आदिल था। मोहम्मद आदिल के समय पे ही वी विल फाइंड कि बाकी सारे जो सूरी नोबिलिटी के लोग थे उन्होंने एम्पायर क्रिएशन के अंदर और अपने हिसाब से गेम की थी। तो इसमें इब्राहिम सूरी करके एक था, एक सिकंदर सूरी करके एक राजा हुआ करता था, और इन सब के कारण वी विल फाइंड कि दे वर कंटीन्यूअसली इनफाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, गेटिंग अबाउट, ओके। यही नोबिलिटी के क्राइसिस का लाभ बेसिकली हुमायूं को मिलता है। हुमायूं वाज एबल टू एंटर पंजाब, और पंजाब कैप्चर करते हुए हमें ये पता चलता है कि ही गोस टू दिल्ली सर, ओके। अब बॉर्डर वॉर कमेंट्री हम लोग नहीं देखने की कोशिश करेंगे, बट हमको यही कहानी पता होनी चाहिए कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई सर, ठीक है, समझे? तो वी विल फाइंड कि वो 1556 के जनवरी का महीना था और दिन पन्हा नाम का जो शहर जिसने उसकी स्थापना करवाई थी उसकी सीढ़ियों से गिर जाता है। तो सीढ़ी से गिरने का भी बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है कि शाम का टाइम था मोस्ट प्रोबब्ली, और ये टाइम के अंदर वो नमाज पढ़ने का टाइम हुआ था, तो उसको अजान सुनाई दी थी। और वी विल फाइंड कि हुमायूं जो था वो लाइब्रेरी में उस पीरियड में था और उसके हाथ में सैकड़ों किताबें हुआ करती थी, तो बिकॉज़ ही हैड मल्टीपल बुक्स ऑन हिज हैंड, एंड एट दैट टाइम ओनली द अजान ही हर्ड, ओके। तो उसने अजान सुनी तो उसको लगा कि आई शुड लाइक नो वर्शिप एज़ वेल। तो वो किताबों को साइड में रख के या सीढ़ी उतरने की कोशिश कर रहा था, और इसी टाइम पे वो थोड़ा उसका पैर स्लिप हो गया और वो झुकने की कोशिश किया, देन गिर गया सर, ठीक है? तो गिरने के कारण वी विल फाइंड कि ही पास्ड अवे। मतलब एग्जैक्ट एनालॉजी तो बड़ा डिटेल के अंदर हो जाएगा, बट वी विल कम टू नो कि हुमायूं की मृत्यु के बाद ये लेनपुल नामक ऑथर थे, उन्होंने इसके बारे में लिखा भी था कि ही टम्बल्ड थ्रू हिज लाइफ एंड जंबल्ड आउट ऑफ लाइफ सर, है ना? पूरा जिंदगी टम्बल करता रहा, इधर से उधर, है ना, घूमता रहा बेचारा, और फिर फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है सर, गेटिंग अबाउट, ओके। तो बेसिकली हुमायूं के फेलियर के तो रीजंस आपको नहीं पूछे जाएंगे, बट हमें ये कहानी पता होनी चाहिए कि द अकबर्स एंट्री इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस इन अंडरस्टैंडिंग द सेकंड पानीपत सर, है ना? एक्चुअली हुआ क्या कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर सत्ता के ऊपर ऐसे नहीं आ पाया सीधे-सीधे तौर पे, क्योंकि अकबर वाज नॉट प्रेजेंट इन दिल्ली एट दैट टाइम सर, ओके। सो इनिशियली द मुगल नोबिलिटी डिसाइडेड कि अब क्या किया जा सकता है सर, गेटिंग अबाउट। जो अकबर वाज 13 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम सर, ओके। तो वो कहीं पंजाब में गुरदासपुर के पास अकबर वो तंबू डाल के बैठा हुआ था, एंड गुरदासपुर में जगह है, फॉरगॉट द नेम ऑफ द फोर्ट, ओके ना? वहां पे इनका वो घर था मुगलों का। तो वहां पे वी विल फाइंड कि अकबर वाज देयर, एंड देन इट वाज डिसाइडेड कि टू ब्रिंग ऑन अकबर, बट अकबर को आने में टाइम भी लगेगा सर, गेटिंग अबाउट, ओके। तो कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि जब अकबर की जो बैकग्राउंड हुई तो उसमें बहुत सारे क्राइसिस क्रिएट हो रहे थे विद इन दी दिल्ली फोल्ड एज़ वेल। तो उसमें कुछ लोगों ने तो अकबर को क्या कहा कि मतलब है ना, हुमायूं के बहरूपिये को बिठाने की कोशिश की और कहा कि लेट्स डू समथिंग लाइक दैट कि वी विल पुट काइंड ऑफ इंपोस्टर सिमिलर टू हुमायूं सर, है ना, समझे? और हुमायूं के जैसे ही दिखना चाहिए, तब तक अकबर को लेके आएंगे सर, ठीक है? और इसी की जानकारी वी विल कम टू नो कि इनके साथ मिलती है, अफगानों को मिल गई सर, है ना, समझे? तो होता क्या है कि मोहम्मद शाह अली, ये अफगान जो सूरी एम्पायर था उसका लीडर था बंगाल के अंदर, है ना? और मोहम्मद शाह अली को इसकी जानकारी मिली कि ये जो मुगल्स है इनकी गद्दी कमजोर हो गई है दिल्ली में, और शायद तक ये हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है सर, ठीक है ना, समझे? तो उसने फिर अपने सेनापतियों को इकट्ठा किया, तो उसमें एक उसका लीडर था, वो था हेमू सर, है ना, समझे? तो हेमू को कहा जाता है कि आप जाओ आगरा और दिल्ली को कैप्चर करो, क्योंकि वो बंगाल में बैठे हुए थे। बंगाल इज सेफ गार्डेड प्लेस, क्योंकि वहां तो कोई मुगल राजा पहुंचा, बाबर एक बार खाली वो नुसरत शाह के साथ ट्रीटी करके आया था, बाकी हिम्मत नहीं होती किसी की, हुमायूं को दबाया तो उसकी सर्विस हो गई थी। तो हेमू अल्टीमेटली रीच्ड आगरा, और आगरा से वो फिर दिल्ली गया। तो दिल्ली जाके उसने वी विल सी कि अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया, और उस पीरियड में दिल्ली में इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो दिल्ली का कोतवाल था, मतलब काइंड ऑफ गवर्नर हुआ करता था या लीडर जो कह सकते हो, जिसको मुगलों की तरफ से लड़ना चाहिए था, वो भाग गया सर, ठीक है? उसका नाम था ताड़ी बेग सर, है ना, समझे? अब ये इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं क्यों बता रहा हूं ताड़ी बेग की, क्योंकि ताड़ी बेग जो है उसके अंदर गेम हो जाती है, गेम ऐसी हुई थी कि उसको फिर मरवा दिया जाता है बाय दी मुगल नोबिलिटी एट दैट टाइम, क्योंकि बैरम खान डिड नॉट वांट ताड़ी बेग टू बी डोमिनेटेड इन अकबर्स कोर्ट एज़ वेल सर, है ना? तो ताड़ी बेग वी विल सी कि जब वापस आया और उसने जाके इनको जानकारी दी मुगलों को, तो बैरम ने अकबर को चढ़ा दिया उसके बारे में सर, ठीक है? बोले देखो सर, है ना, ये भाग के आ गया है, तुम्हारा शहर को उसने छोड़ दिया है, मैं होता तो ये ना करता, यू नो, ब्यूरोक्रेसी में चुगलीखोरी सब होती रहती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि ताड़ी बेग का चैप्टर एक साइड के ऊपर पीछे खत्म करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी साइड के ऊपर बिकॉज़ इनके हाथ से दिल्ली और आगरा चला गया था, तो अल्टीमेटली द मुगल्स डिसाइडेड टू रिकैप्चर इट सर, है ना? तो मुगल्स ने कहा कि भई देखो, हम बेसिकली वी कैन नॉट कीप मम एंड स्टे इन पंजाब ओनली, वी नीड टू गो बैक टू दिल्ली एंड वंस अगेन री-एस्टैब्लिश आवर डोमिनेशन एंड होल्ड, ओके। अब सवाल तो ये भी आ रहा था कि अब कैसे कर पाएंगे, किस तरह से करेंगे, क्योंकि द अफगान्स वर डोमिनेटिंग। तो यहाँ से वी विल फाइंड कि हेमू की कहानी आपको मिलती है सर, है ना? तो हेमू की स्टोरी आपको ये मिलेगी कि ही वाज ओरिजिनली फ्रॉम बनिया फैमिली सर, है ना? वो बक्काल के रूप में कहते थे, या बेसिकली मुगल्स या उनकी पर्शियन टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत सर, गेटिंग अबाउट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि ही यूज्ड टू सप्लाई गन पाउडर टू द
द मुगल्स है ना, आर्मरी के अंदर बाकी सारी चीजें चाहिए सर। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि धीरे-धीरे बेसिकली डिफेंस की डील करने लग जाते हो तो आपकी जो ऊपर के साथ सेटिंग अच्छी हो जाती है सर। ठीक है, आज की तारीख में भी बहुत सारे आपको मिडलमैन देखने को मिलेंगे, व्यापारी मिलेंगे जो डिफेंस इंडस्ट्री में है। उनकी रूलिंग अथॉरिटी के साथ अच्छा संबंध हो जाता है। ऑब्वियसली वो आपको तोप दे रहा है, आपको गोला दे रहा है सर। ठीक है ना, आपको वेपन्स दे रहा है सर। ओके, तो जो टॉप लीडरशिप है हर एक देश की, हर एक कंट्री के अंदर, ये थोड़ी राजाशाही होगी सर। ठीक है, वहाँ आपको मिलेगी सर गेटिंग ओके। ये एक निकोलस केज का मूवी था ना, निकोलस केज का था सर, उसके द लॉर्ड्स ऑफ वॉर सर। ठीक है, लॉर्ड्स ऑफ वॉर में पूरी यही कहानी दिखाई है, वो दुनिया भर के अंदर युद्ध करवाता रहता है सर। ठीक है ना, सब जगह अलग-अलग जगह के ऊपर हथियार पहुंचा के ये निकोलस केज ही था, मेरे को याद नहीं है, काफी साल पहले आया था। उसमें एनालॉजी कुछ ऐसी दिखाई गई थी सर। खैर चलिए, तो कहानी आपको ये मिली कि हेमू वाज द पर्सन जो बेसिकली गन पाउडर और बाकी सारी वस्तुएं सप्लाई कर रहा था सर। ओके, बट ही वाज वेरी ऑनेस्ट। ओके, सो हिज इंटेंशंस वर वेरी ऑनेस्ट, ही नेवर डबल क्रॉस्ड। ओके, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि ही वाज एबल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द रूलिंग क्लासेस। ओके, तो धीरे-धीरे पॉइंट ऑफ व्यू से अफगान एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गया। घुसने के बाद हमें पता चलता है कि उसने अफगानों के लिए लड़ाई भी की सर, और लड़ाई करने का परिणाम ये हुआ तो ही वाज एबल टू विन द प्राइम पोजीशंस एज़ वेल सर। गेटिंग ओके, अब आप समझिए कि एक साइड के ऊपर हेमू कैप्चर करके बैठा हुआ है, और हेमू इस लाइक कि मैं दिल्ली को कंट्रोल करके रखूंगा, और हेमू जो है बेसिकली वो दिल्ली को कैप्चर करके बैठा है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ सर। ठीक है, हेमू मुगलों को दिल्ली से तो भगा देगा सर, है ना, ही ओवरथ्रो द मुगल्स फ्रॉम द दिल्ली सर। ओके, बट हेमू विल नॉट बी एबल टू ओवरथ्रो द मुगल्स आउटसाइड इंडिया सर। ठीक है ना, उसके विजन के अंदर और अफगान पॉलिसी के अंदर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा था कि जब 1556 में इन्होंने जनवरी के बाद हुमायूं की मृत्यु हुई और दिल्ली को कैप्चर किया, तो दे कुड हैव परस्यूड मुगल आउटसाइड इंडिया सर। ठीक है ना, जैसे वी विल सी कि बाबर ने या हुमायूं के समय पे शेर शाह सूरी ने किया था सर। ठीक है, क्योंकि द मुगल्स वर स्टेइंग इन पंजाब एंड दे हैड द डोमिनेशन नियर गुरदासपुर, तो इट वाज बट ऑब्वियस दैट हेमू कुड हैव परस्यूड देम आउट। और वो भागने वाला व्यक्ति जो होता है वो तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो फफड़ाट में होगा, और वो फफड़ाट में होगा तो दैट्स वेरी क्लियर कि द पर्सन विल नॉट बी एबल टू डिफेंड सर। ओके, तो होता क्या है कि इनिशियली हेमू सोच रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सर। ठीक है ना, समझे, एंड वी विल फाइंड कि हमें पंजाब की तरफ जाना चाहिए। तो इनिशियली इट वाज डिसाइडेड कि हम जो है वो सेना नहीं भेजेंगे, मतलब पंजाब की तरफ विल नॉट सेंड द आर्मी सर। ठीक है, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम पहले फिर सोचा गया कि नहीं भेजेंगे, फिर इन्होंने फिर अपना मन बना लिया कि नहीं भेजेंगे। अब देखिए इन सब परिस्थितियों के अंतर्गत वी विल सी कि हेमू और बाकी सारे अफगान जो थे वो मतलब आर्मी का मूवमेंट करवा के वापस करवाते थे। मतलब कैसा होता था कि फॉर एग्जांपल दे यूज्ड टू सेंड द आर्मी एंड दे यूज्ड टू कॉल इट बैक, थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, फिर ऊपर से डिसीजन होता था कि नहीं लड़ लेंगे सर। ठीक है ना, समझे। अब इनके चक्कर में लोग अपनी आर्टिलरी को आगे भेज दिए सर। ठीक है ना, समझे, आर्टिलरी नॉर्मल पीछे रहती है सर, समझ नहीं समझ, उसकी रेंज भी बड़ी होती है सर। नो डाउट आर्टिलरी और कवर फायर के लिए होती है सर। ओके, आप उसको आगे भेजोगे तो क्या होगा, तो इनके फॉरवर्ड और रिट्रीट मार्च के चक्कर में, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट कहते हैं ना आर्म्ड फोर्सेस में, तो स्ट्रेटेजिक रिट्रीट के चक्कर में दी अफगान्स वर फुलिशली सेंडिंग द आर्टिलरी इन द फ्रंट लाइन्स। ओके, आर्टिलरी को फ्रंट लाइन में भेजा एंड विल डराने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी कर रहे थे, पर मुगलों के हाथ में वो लग गई सर। ओके, तो इनिशियली इंटरेस्टिंग स्टोरी ये हुई, द मुगल्स वर एबल टू कैप्चर द अफगान आर्टिलरी एंड दिस एक्चुअली क्रिएटेड सम काइंड ऑफ मोरल बूस्टिंग इन द मुगल्स। ओके, मुगल्स वर लाइक यार ये कैसा राजा है सर, ये कैसा अफगान है सर। ओके, एक था वो अपना सूरी सर है ना, जो उसको पानी पिला पिला के मार रहा था सर। ठीक है ना, हुमायूं को मारा था उसने चौसा के अंदर, कन्नौज में सर, बिलग्राम की लड़ाई के अंदर। और यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि इन्होंने लड़ने के लिए पहले डिसीजन नहीं ले पाए, फिर लिया, उसके बाद फिर सेना भेजने की कोशिश की, रिट्रीट करते समय इनकी आर्टिलरी के हाथ में आ गई सर, है ना, मुगलों के हाथ में। तो अफगान की जो मुख्य ताकत थी सर ना, क्योंकि उस टाइम के अंदर वी फाइंड कि आर्टिलरी वाज द मेन, इवन आज की तारीख में भी आर्टिलरी अभी भी मेन फोर्स है सर। ठीक है ना, समझ। ओके, हां, उसको कहते हैं द लॉर्ड ऑफ वॉर, ऐसे थोड़ी कहते हैं सर। ओके ना, द गॉड ऑफ वॉर सर। ओके, कि युद्ध होता है तो तोपों का अपना ही अपना महत्व है सर। ठीक है ना, और तोप बेसिकली एक तो आर्मर कॉर्प्स के रूप में अंदर चलती है, जो शहर के अंदर चलेगी, यूं करके गोला मारेगी, और एक दूर दराज से विस्तार से मारेगी सर। ठीक है, तो यहाँ तो अलग ही कहानी आपको मिल रही है सर। ओके, आर्टिलरी मुगलों के हाथ में चल गई, और इसके कारण मिल सी कि अफगान और बौखला गए कि ये क्या हो गया, मुगलों को मोरल बूस्टिंग हो गया सर, है ना। तो ये सब घटना वी विल फाइंड कि 1756 के पहले 3 महीने में हो गए, मतलब अप्रैल तक आते-आते फट गए सब कुछ सर। ओके, अब आप समझने की कोशिश करिए तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होनी बहुत लाज़मी हो गई थी, और ये लाज़मी होने के कारण ही हमें ये पता चलता है कि अब ये अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आएंगे सर। अब देखिए होता क्या है कि बैरम खान रियलाइज दिस पार्ट कि पानीपत के अंदर ही हम लोग संघर्ष करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, एंड दे डिसाइडेड टू टेक इट ओवर फ्रॉम दी अफगान्स। ओके, अफगान भी डिसाइड करते हैं कि इनको रोकेंगे, पानीपत के ऊपर ही रोक सकते हैं, क्योंकि और कोई जगह थी नहीं, क्योंकि मुगल्स वर ऑलरेडी सेटल्ड इन पंजाब सर। ठीक है ना, समझे। तो इस तरह से पानीपत बिकेम द बर्थ नेचुरल ग्राउंड फॉर द सेकंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके ना, समझे, बर्थ नेचुरल क्यों, क्योंकि अफगान दिल्ली में बैठे हुए थे, मुगल्स ऊपर पंजाब के ऊपर बैठे हुए हैं, ये दोनों में से सबसे नॉलेजेबल प्लेस दोनों पार्टीज के लिए भी यही हुआ करती थी कि वो बेसिकली पानीपत ही होगी सर, है ना। तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि द कॉन्फ्लिक्ट विल ऑकर एट पानीपत। अब ये पानीपत में लड़ाई तो होगी सर, है ना, हेमू ने बाकी सारे अफगान लीडर्स को सबको इकट्ठा किया कि चलो लेट्स फाइट इट आउट सर। ठीक है, अब लड़ने के चक्कर के अंदर हेमू लीड भी कर रहा है, अब आधे अफगानों को वहां पे जलन हो रही है कि हेमू कैसे लीड कर रहा है हमको सर। ठीक है, हम अफगान है सर, हम हमारी लड़ाई कर सकते हैं। पहले तो कॉन्फ्लिक्ट वहां पे हो रही थी। सेकंड, हेमू लीड कर रहा था हाथी के ऊपर बैठ के सर। ठीक है ना, समझे। अब हाथी के ऊपर बैठ के लीड करके तलवारबाजी, तीरंदाजी, ये सब कुछ चल रही है सर। ओके, बट मुगल्स वेरी स्मार्ट, मुगल्स रियलाइज दिस पार्ट कि इनका नेता कौन है, बोले हेमू है, बोले इसको लपेटे में ले लो सर। ओके, अब हाथी के ऊपर बैठ के आप लड़ाई करोगे तो रडार में तो आओगे ही सर। ओके, रडार में आओगे तो सर्विस भी होने की शक्यता है, और प्राचीन भारत से लेके मध्यकालीन युद्ध इंडिया तक आप देखिए, इवन फर्स्ट पानीपत के अंदर भी देखोगे तो हाथी ही था जो आपको डुबा रहा था ना। आप देखिए करीबन 9th 10th सेंचुरी ऑनवर्ड से एलिफेंट्स बिकेम वन ऑफ द मेजर आई वुड से लायबिलिटी इन द वॉर सर, है ना, क्योंकि हाथियों की अपनी इंपॉर्टेंस थी युद्ध के अंदर, उनकी लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प हो सकती है, डिफेंस के पॉइंट ऑफ से हेल्प हो सकती है, पर ऑफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प नहीं ले सकते आप सर। ठीक है, एलिफेंट्स कैन ऑलवेज बी यूज्ड इन द डिफेंसिव कंडीशंस। ओके, आपको डिफेंड करना है, आपको किलो को करना है, फोर्स को करना है, कहीं पे आपने स्ट्रांग लाइन्स बना के रखी है, वहां हाथी का उपयोग कर सकते हो। हाथी बाकी सारे हर पर बेसिकली वॉर के अंदर करना बहुत टफ हो जाता था, दूसरा ऑफेंसिव खेलना हो जब आपको, और फिर आप रडार में भी रहोगे क्योंकि हाइट के ऊपर बैठोगे, तो मुगल्स रियलाइज दिस पार्ट यार बाकी कुछ करो कि ना करो, अफगानों को लपेटे में लो, उसके लीडर को लपेटे में ले लो। तो हेमू को टारगेट किया जाता है, एंड देन देयर वाज अ स्नाइपर फ्रॉम द मुगल्स। ओके, मुगल्स हैड वी कैन से तीरंदाज एक्सपर्ट आर्चर्स हुआ करते थे, तो ये आर्चर्स में से एक बंदा निकल गया, उसको बैरम ने टारगेट किया कि तू जा एक काम कर और तू जाके इनको मार सर। ठीक है, समझे। तो हाइट के ऊपर था तो हेमू को हेडशॉट लगा। अब बेसिकली हेडशॉट के अंतर्गत भी हेमू की आंख के ऊपर लगा था, इमोशनल लाइफ। ठीक है, समझे। तो महावत जो था ना, द पर्सन हु वाज राइडिंग द एलिफेंट सर। ओके, वो उसका कार्य ये होता है कि वो अपने लीडर को थोड़ा दूर लेके चला जाए सर, समझे। ओके, एंड वी विल फाइंड कि उसको और दूर लेके क्या कह सकते हैं कि है ना, बचाया जाए, बट महावत कुछ कर पाए उसके पहले ही द मुगल्स हैड सराउंडेड हेमू सर, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि जब हेमू को सरेंडर कर दिया गया और हेमू को इन्होंने कैप्चर कर लिया, फिर बैरम खान के पास लेके जाया गया, तब तक अफगानों के तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ पाता। इनफैक्ट अफगानों के अंदर अफरा तफरी मच गई, बोले हमारा नेता कहां गया सर। ओके, अब हेमू इज लाइक कि मैं सब कुछ हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं ही सब कुछ डिसाइड करूंगा, तो ही डिड नॉट क्रिएट अ सेकंड टायर ऑफ लीडरशिप। ओके, सेकंडली द सोल्जर्स हु वर फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अफगान्स, ओके, दे वर वेरी मच डिमोरलाइज्ड व्हेन द लीडर्स और द हेमू द मेन द पर्सन लीडिंग अप टू द अफगान कंटिजेंट हैड बीन कैप्चर्ड। ओके, thirdly the Afghan soldiers also had loyalty towards their own bosses। ओके ना, मतलब उनके जो नोबल्स हुआ करते थे उनके साथ उनके पर्सनल रिलेशन अलग प्रकार के थे, उनमें से एक दो नोबल भाग गए, बोले भागो अब तो मौत आ जाएगी अपनी सर। ठीक है ना, हेमू इज पास मतलब हेमू इज बीन कैप्चर्ड, so there is no point of staying back in the battle। तो मैंने अफगान फॉर स्लेड, उनको मार दिया गया। कुछ कुछ अफगान ऐसे थे जिनकी लॉयल्टी अचानक ही बेसिकली समझ में आ गई कि गेम हो गई है, निकल जाओ यहां से सर। ठीक है, कुछ कुछ अफगान कैप्चर हो गए, और हेमू मेन व्यक्ति जो था ना सर, ठीक है, जो लीड कर रहा था वही कैप्चर हो गया सर। ठीक है, तो बेसिकली इस लड़ाई के अंदर अकबर तो था ही नहीं पानीपत के अंदर। अकबर बेसिकली पानीपत से सैकड़ों मतलब कुछ किलोमीटर दूर पीछे कैंप लगा के रखा था बैरम ने, और बैरम ने इसको
उसको कहा था कि देखो खान बाबा है ना, मैं शायद आऊँ ना भी आऊँ सर, ठीक है। तो ये पीछे का रास्ता है ना, बोले हाँ, बोले उधर से कट लेने का सीधा अफगानिस्तान जाएगा सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि ही हैड इंस्ट्रक्टेड हिज सिक्योरिटी वंस, ओके ना, समझे, गेटिंग ओपन, ओके, एंड द पर्सन्स हु वर एनकैम्प्ड विद ब्रीफ आर्मी ऑफ 2-3,000 सोल्जर्स एंड पूरा कंटिजेंट था, बोले तुम पीछे रहो और अगर हमारी कोई खबर ना आए, है ना, और आपको ऐसी खबर मिल जाए कि हमारी मौत आ चुकी है, हम मर गए हैं या हम हार चुके हैं, तो तुम कर लेना सर, ठीक है, डोंट वेट, है ना, इवेंचुअली कि अफगान आपको आपके कैप्चर कर ले सर, ठीक है। तो इन परिस्थितियों में वी विल फाइंड कि द सेकंड पानीपत वाज फॉट, है ना, तो जब सेकंड पानीपत कंक्लूड हुई तो हिमू स्टिल अलाइव, तो लेटर ऑन फिर बैरम के पास और अकबर के पास को लेके जाया जाता है एंड फाइनली हमें पता चला कि हिमू को मार दिया जाएगा। तो मूवी में दिखाया गया है कि बैरम उसका गला काट देगा सर, ठीक है, रियलिटी में ऐसी कुछ वास्तविकता हुई थी और इस तरह से हमें पता चलता है कि वी विल फाइंड कि गेम हो गई। इनफैक्ट अफगान हारे हिमू को आधे से ज्यादा, इनफैक्ट ना राजा को सपोर्ट नहीं था। हिमू वाज एक्चुअली द वजीर, है ना, काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द आर्मी जनरल इन द मोहम्मद शाह अली's एडमिनिस्ट्रेशन। मोहम्मद शाह अली बेसिकली अफगान लीडर था बंगाल के अंदर सर, ओके। सो यू कैन इमेजिन कि अ पर्सन हु वाज फाइटिंग उसका लीडर ही आया नहीं था। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मोहम्मद अली या मोहम्मद अली शाह, जिसको बेसिकली अफगान लीडर के रूप में पहचानते हैं, जो राजा था, ही डिड नॉट केम टू फाइट अगेंस्ट द मुगल्स। आप देखिए कि वो किसी और को भेज रहा है सर, है ना, समझे। तो अफगानों के अंदर की जो मोबिलिटी है और अफगानों के राजाओं की इनकॉम्पिटेंसी आपको इस पीरियड के अंदर बहुत देखने को मिली। हिमू वाज नॉट इनकॉम्पिटेंट पर्सन, हिमू वाज वेरी मच एम्बिशियस, ठीक है, समझे, एंड हिज एम्बिशन कॉस्टेड हिम अल्टीमेटली द एम्पायर सर, गेटिंग ओके। वरना देयर कुड हैव बीन पॉसिबिलिटी कि जो हिमू का एडमिनिस्ट्रेशन था, क्योंकि एक राजा के रूप में, है ना, प्राइम मिनिस्टर वजीर के रूप में कार्य करना, वो वहां से लीड कर देता और शायद तक फिर धीरे-धीरे डिफेक्ट रूलर ही वो बन जाता सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि पानीपत की संघर्ष खत्म होती है। इसका संघर्ष ये हुआ कि अफगान भारत में हार गए एंड द मुगल्स इवेंचुअली वर एबल टू रिकैप्चर इट आउट सर, गेटिंग ओके। दिल्ली एंड आगरा वंस अगेन वर इनटू द हैंड्स ऑफ वी कैन से द मुगल्स, एंड मुगल्स ने उसके बाद एक-एक करके लोगों को ढूंढना शुरू किया। बोले कौन-कौन अफगान है अपने यहाँ से सर, ठीक है ना, समझे। तो पहले उन्होंने देखा कि हिमू था, तो हिमू तो अफगान सपोर्टर था, उसको पानीपत में मार दिया गया। अब बाकी सारे अफगान लीडर्स थे जो अलग-अलग जगह के ऊपर डिवाइडेड था, कोई पंजाब में बैठा था, कोई ईस्ट में बैठा था, कोई बंगाल की तरफ बैठा था, तो एक-एक करके सर्विस करो सर, ठीक है ना, समझे। तो इमीडिएटली दिल्ली के आजू-बाजू में अफगान लीडर हुआ करता था जिसका नाम था सिकंदर सूर सर, गेटिंग ओके। शेरशाह सूरी नहीं, सिकंदर सूर, ओके। तो सिकंदर सूर वाज द लीडर ऑफ द अफगान नोबिलिटी एंड ही हैड अ गवर्नरशिप कार्ड इन पंजाब, ओके। तो बैरम ने उसको लपेटे में ले लिया, बोला काहे बे तुम काहे चर्बी कर रहे हो सर, ठीक है ना, समझे। एंड देन वी विल फाइंड कि उसको भगा दिया जाता है पहाड़ों में सर, ठीक है, तो ही रहना सर, गेटिंग ओके। वो भाग जाता है। दूसरा आप देखोगे मोहम्मद अली या मोहम्मद शाह अदैल सर, ठीक है ना, जो बंगाल का रूलर था ईस्टर्न पार्ट के अंदर सर, गेटिंग ओके। उसको भी धीरे-धीरे मुगल्स ने पहले 1-2 साल में निपटा दिया। तो इस तरह से पानीपत जो है दैट बिकेम द टर्निंग पॉइंट, समझे नहीं समझे। एंड पानीपत एक ऐसा टर्निंग पॉइंट के रूप में निकल गया है जिसने वी विल फाइंड कि फर्स्ट पानीपत से ज्यादा इंप्लीकेशंस किया है। अब आपको कभी-कभी कंपैरिजन में कैसे सवाल आता है कि फर्स्ट पानीपत सेकंड पानीपत के बारे में बताइए या बेसिकली चेंजेस क्या हुए थे, है ना, कंपैरेटिव आपको थॉट लगाना है कि इसकी इंपैक्ट कहां, किसकी ज्यादा इंपैक्ट है सिग्निफिकेंस के रूप में। तो वी शुड नो बोथ द पार्ट्स एज़ वेल सर, है ना। देखो दोनों पानीपत की इंपॉर्टेंस है सर, ओके। फर्स्ट पानीपत लेड टू द एंट्री ऑफ मुगल्स इन इंडिया, सेकंड पानीपत लेड टू द कंसोलिडेशन ऑफ मुगल्स इन इंडिया सर, ठीक है, समझे। तो पहली पानीपत के अंदर एंट्री और एक्सपेंशन हुआ था सर, समझे नहीं समझे। इसकी अगर आप इमीडिएट या सबसे क्रक्स के अंदर अगर आप समझोगे तो एक फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी फर्स्ट के अंदर से सर, है ना, एंट्री की शुरुआत हुई थी। जो सेकंड पानीपत हुआ उसमें क्या हो गया सर, है ना, समझे। सेकंड पानीपत अल्टीमेटली लेड टू द डेवलपमेंट वेयर द एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर विल टेक प्लेस एंड साइमल्टेनियसली इट विल आल्सो लीड टू द कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, क्योंकि अब उनको कोई चैलेंज करने वाला था नहीं सर, ठीक है, समझे। तो अकबर से ही बेसिकली कंसोलिडेशन का और ग्रोथ होगा और एक्सपेंशन का भी ग्रोथ होगा सर, गेटिंग ओके। तो उसके बाद मुगल एम्पायर जो है पैन इंडिया एम्पायर के अंदर कन्वर्ट हो पाया। देखिए पहले पानीपत के बाद मुगल्स वर नेवर पैन इंडिया एम्पायर सर, दे वर नेवर कंसीडर्ड एज अ बेसिकली बिग एम्पायर ऑफ दैट टाइम, ओके। बट जैसे-जैसे समय आगे गया वैसे-वैसे ये सेकंड पानीपत ने इनका नसीब बदल दिया सर, ओके। और नसीब बदलने के बाद ही पूरी गेम हो जाती है एंड देन फाइनली वी विल सी दैट ये घटना बनी अक्टूबर 1556 के अंदर फाइनल जब कंक्लूड हुआ। तो हिमू की अपनी एम्बिशंस, उसके खुद के लिमिटेशंस हमको मिलेंगे, उसकी खुद की मिलिटरी वीकनेसेस आपको मिल जाएगी, उनकी आर्टिलरी की वीकनेसेस मिलेगी। इनफैक्ट सेकंड पानीपत में रिपीटेशन हुआ, रिपीटेशन मतलब ये था कि जो आर्टिलरी इन्होंने कैप्चर की थी ना, मैंने बताया ये बेसिकली मुगलों ने अफगानों की तरफ से, उसी आर्टिलरी का उपयोग करके वी विल सी कि मुगलों ने अफगानों को और मतलब है ना लदाया था, ठीक है ना, अच्छा खासा उनको परेशान किया गया। तो बाबर ने भी ये किया था, बाबर तो खैर अपनी खुद की आर्टिलरी लेके आया था। सेकंड पानीपत में तो मेरी मिली मुझसे मैं हो रही थी सर, है ना। द अफगान्स वर गेटिंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन्स, समझ में आ गई नहीं आपको सर, ठीक। वो तोप लेके आगे चले गए और तोप लेके आगे जाने के बाद मुगलों ने कैप्चर किया, वही तोप का फिर दिशा घुमा दिया गया, है ना। दे चेंज द फेस ऑफ द बैरल सर, मतलब इधर मारो सर, ठीक है। इट वाज क्वाइट फूलिश फॉर द अफगान्स टू सेंड द आर्टिलरी एट द वेरी फ्रंट लाइन्स, ओके। देखो यार वेपन्स होंगे तो सामने वाला कहीं से भी उपयोग कर लेगा, उसके बाद जज्बा होना चाहिए लड़ने का सर, समझे। तो फिर फाइनली वेपन्स मिलने नहीं चाहिए थे सर, है ना, समझे। अफगानों के हाथ से मुगलों के हाथ, तो मुगल्स के पास तो वेपन्स थे नहीं सर, आप देखिए, क्योंकि दिल्ली आगरा मेन कंसोलिडेशन वो करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पे उनकी फोर्सेस थी। एक्चुअली क्या हुआ कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई और ये लोग भागे ना, तो देयर वर मेनी मुगल गवर्नर्स, है ना, जो दिल्ली और उसके आजू-बाजू में लोकल एरियाज में थे, दे स्टार्टेड गोइंग बैक टुवर्ड्स पंजाब एंड दे ऑल गैदर्ड टुगेदर सर, मतलब आगे क्या करना है ना, व्हाट नेक्स्ट, बंदे इकट्ठे कर रहे थे वो लोग। तो इनके अंदर एक स्मार्टनेस थी और बैरम अपने हिसाब से गेम कर रहा था सर, बैरम इसके लिए गेम कर रहा था क्योंकि बैरम न्यू कि मुझे कैसे चलाना है स्टेट को सर, ठीक है ना। और आगे ये मेरे को नोबिलिटी के अंदर आना नहीं चाहिए, तो उसने टाडी बेग को मरवा दिया। एक्चुअली सर टाडी बेग के ऊपर आरोप ये लगा कि वी विल कम टू नो कि उसने सरेंडर कर दिया, उसने अफगान से पैसे खा के मार दिया है सर, ठीक है, समझे। तो वो पैसे खा के वैसे से नहीं भागा था, बट वी विल कम टू नो इट वाज बिकॉज़ ऑफ द इंटरनल नोबिलिटी ऑफ द मुगल्स, टाडी बेग वाज किल्ड, एक्चुअली उसके बैरम की बनती नहीं थी। टाडी बेग वाज अ तुर्किश ओरिजिन पर्सन, बैरम बेसिकली मतलब ईरान से बिलॉन्ग करता था। तो एक तुर्की था और एक ईरानी था, तो ऑब्वियसली इनके बीच में वी विल फाइंड की कॉन्फ्लिक्ट होने की शक्यता थी। टाडी बेग और इनके बीच में वी विल फाइंड की रिलीजियस मतलब शिया सुन्नी के भी डिफरेंसेस आपको यहां से मिलेंगे सर, गेटिंग ओके। एंड देयर वर मल्टीपल बेसिकली इश्यूज एज़ वेल सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि बैरम बिकेम द मेन एडवाइजर टू अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उसका रीजन के रूप में काम करेगा और यहाँ से सेकंड पानीपत की कहानी खत्म हुई सर, ठीक है। तो अकबर की पहले की स्टोरी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से होता है सर, ठीक है ना, समझे। तो अकबर को 3-4 फेज में हम लोग देखेंगे सर, है ना, समझे। पहला देखेंगे वो है वी विल फाइंड की बर्थ इन एक्साइल, मतलब आगे वाली कहानी 2 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। पानीपत इज इंपॉर्टेंट, पानीपत के बाद आगे क्या करेगा वो भी इंटरेस्टिंग है सर, ठीक है। एक्चुअली अकबर आप देखोगे तो 1556 से रूल करता है और वो 1605 तक रूल करेगा सर, ठीक है। आज का क्लास, कल का क्लास, उसके बाद वाला क्लास है ना, 3 क्लासेस बड़ी चलेगा, इसमें पूरा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगा सर, ठीक है। तो विल बी कवरिंग एवरीथिंग, है ना, ऑल सॉर्ट्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदारी एंड ऑल दिस इश्यूज, ठीक है, रिलीजियस पॉलिसीज, क्योंकि उसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ हम लोग डिक्लाइन करेंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट मंथ डिक्लाइन का मतलब ये है कि मुगलों का पतन शुरू हो जाएगा, है ना। तो अकबर के केस में ये हुआ कि हमारा क्लास कब तक है, 20 तारीख तक है, 21 तारीख तक है, 1 मिनट, शायद 21 तारीख तक है, 21 तक है ना, पर 18-19 छुट्टी है, 18 एंड 19 ईयर नहीं, 18 को तो शायद क्लास है हमारा, 16 17 18 19 को छुट्टी है, 20 21 को फिर क्लास है, ठीक है ना, 19 को ऑफ है ना, 18 को तो आपको दिक्कत नहीं है ना सर। सो 18 को तो सुबह छठ पूजा नहीं होगी ना आपकी, बहुत लोग की मतलब प्रॉब्लम मतलब सबने कहा था कि सर छुट्टी चाहिए सर, 18 को अब नहीं मिल सकती, अब 18 का टाइम टेबल सेट हो गया सर, ठीक है ना। 19 मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ आपको कहा था सर, 18 सुबह मॉर्निंग में तो कहीं है ना कुछ मतलब रिचुअल्स और बाकी सारी पूजा और ये सब, तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने कहा सर, बोले नहीं सर सुबह प्रॉब्लम नहीं है, मतलब शाम की बैच वालों को ज्यादा दिक्कत थी, तो आपको टाइम भी चेंज नहीं कर सकता सर, शाम को होती है ना सर। हाँ, तो इसे 19 तो पूरा दिन ऑफ किया है और 18 को भी शाम वाला सेशन मैंने कल शिफ्ट कर दिया। एक्चुअली 18 को जीएस की बैच में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो क्योंकि 5 से साढ़े 7 का टाइम उसी टाइम पे पूजा और ये होता है सर ना, ढलते सूरज की पूजा की जाती है, मगध है अलग है सर, ठीक। तो आई चेंज द टाइमिंग, पहले मैं सोच रहा था 18 सुबह कर दूंगा, बट देन 18 सुबह को तो फिर आपका भी बैच था, फिर उनका क्लैश हो रहा था और कोई टाइम, फिर मैंने कल शाम को कर दिया है ना, तो 15 को उनका सेशन ले लिया। कल मेरी मेरी छुट्टी थी, बट आई वर्क, ओके, मेरे लिए तो कहाँ छुट्टी है सर, एक भी दिन ब्रेक नहीं मिला।
मतलब इस बार ऐसा मतलब मन से सोचा था कि मैं ब्रेक लूंगा, मतलब ब्रेक ब्रेक वाला ब्रेक सर, 2 दिन शांति से मतलब सिस्टम को ऑन ही नहीं करूंगा। एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि हाँ सिस्टम को ऑन ना किया हो सर। 12 तारीख को तो आपका क्लास लिया था दिवाली का, 10:30-11 तक तो क्लास लिया हमने, उसके बाद चलता रहा सर। खैर चलिए लेट्स कम बैक। तो देखो 1556 से लेके कहाँ घूम के आए सर, ठीक है, यहाँ पे ही थे सर, घर के अंदर सर, और अभी घूमना बहुत ही नादुरुस्त है तबीयत के लिए। अभी आधा गुजरात बाहर गया है, आधा मतलब 60% से ज़्यादा लोग गुजरात के बाहर निकले। आप गुजरात के आजू-बाजू वाले स्टेट्स में देखोगे या जितने भी टूरिस्टिक डेस्टिनेशन में जाओगे, आपको 50% से ज़्यादा गुजरातीज़ मिलेंगे, क्योंकि ये 7 दिन अभी बंद रहता है, यहाँ बाजार मार्केट सब धंधा पानी सब बंद होता है सर, ठीक। तो इन सब के चक्कर में इतना टूरिस्ट हो जाता है, इतना टूरिस्ट हो जाता है, आप सोच नहीं सकते। और इसके कारण एक तो रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं, समझे नहीं समझे, होटल के ट्रैवलिंग के बाकी सब। और दूसरा वी विल फाइंड कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि खाने-पीने की बड़ी किल्लत आती है। अब खाने में प्रॉब्लम ये है कि समझ गए ना रेस्टोरेंट में कैसा चलता है सर, खाना समझे। तो बहुत कचरा खाने को आता है, तो इससे अच्छा इट्स नॉट इट्स बेटर नॉट टू ट्रैवल सर, और फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं मिलती। मिलती है तो बहुत कट आउट रेट में मिलती है सर। खैर, अब देखिए अकबर आया ना 1556 में से, ओके। तो 1556 से लेके 1605 तक वो रूल करेगा। सबसे पहले प्रॉब्लम उसके जीवन के 4 साल में हो गया था। 1556 से लेके 1560 तक वी विल फाइंड कि बैरम खान विल बी डोमिनेटिंग ओवर अकबर। क्योंकि अकबर छोटा बच्चा था उस पीरियड में, तो 14-15 साल की उम्र में था, तो पानीपत हुई थी, 14 साल के आसपास मृत्यु उसकी सर, ओके। तो एट दैट टाइम वी कम टू नो अकबर वाज़ वेरी यंग, बिकॉज़ अकबर वाज़ वेरी यंग, तो बैरम विल बी डोमिनेटिंग है ना, तो बैरम कह रहा है कि खान बाबा ये कर रहा है, खान बाबा वो करना है, खान बाबा करना है सर, ठीक है। तो इन सब के चक्कर में बैरम अपना ही विवेसी की अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा है। बैरम अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इट वेरी ऑब्वियस फॉर अकबर कि मेरी तो बिल्कुल बच जाएगी सर, ठीक है। तो अकबर के जीवन में ऐसा हुआ कि ओवरऑल उसका टेन्योर देखोगे ना, तो आफ्टर पानीपत के अंदर 1556 से 1605 तक का है। बट इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि पहले 4-5 साल 1556 से लेके 1560 तक विल सी कि इट वाज़ बैरम हू डोमिनेटेड ओवर अकबर, बिकॉज़ ही वाज़ द रीजेंट एंड बीइंग द रीजेंट ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हुमायूं का खास और हुमायूं उसको ज़बान देके गया था, कटप्पा वाली कहानी आपको मिलती है सर, ठीक है। कि भाई देखो मेरे बाद तुमको इसको संभालना है, पाल-पोस के बड़ा करना है सर, ठीक है ना। बट फिर फाइंड कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वाली कहानी आपको यहाँ मिलती है सर, ठीक है। एंड वी विल सी दैट अकबर को जो स्टोरी लाइन है, स्टोरी लाइन में ऐसा हुआ कि बैरम खान स्टार्टेड डोमिनेटिंग सर, है ना। तो अकबर जब बड़ा हो रहा था तो अकबर को समझ में आ गया बेटा अपना कट जाएगा सर, ठीक है। तो खान बाबा करते-करते ये बाबा एक आध दिन सर है ना समझे नहीं समझे मेरी जान निकाल देंगे सर। तो बैरम को हटाया जाता है, पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स एंड अदर थिंग। तो उसकी लंबी कहानी अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। दूसरा अकबर फिर बैरम को हटाएगा, उसको थोड़ी शांति होगी, उतने में ही वी विल सी कि एक और सरकार निकल के आई सर, ठीक है ना। अब ये कौन थी? तो महामांगा। महामांगा के बारे में अगर आपको पता होगा तो काइंड ऑफ उसकी क्या फॉस्टर मदर हुआ करती थी, जो अकबर का ध्यान रखती थी बचपन से ही सर, ठीक है ना। एंड शी वाज़ इन्फ्लुएंशियल इन अकबर्स कोर्ट, है ना। इसको कहा जाता है पेटीकोट गवर्नमेंट सर, ठीक है ना। गेटिंग पॉइंट, ओके। पेटीकोट सरकार का मतलब क्यों है? क्योंकि हमें ये पता चलता है कि दे वर द वन, शी वाज़ द वन, शी वाज़ इन्फ्लुएंशियल इन द कोर्ट सर, ओके। और वो बेसिकली अपने ही बंदों को बिठा रही है, अपनी लड़की को बिठा रही है, अपने मतलब है ना काइंड ऑफ पहचान वालों को, लॉयल्टी लोगों को सर, ओके। तो 1561 से लेके 64 के बीच में तो कंटीन्यूअसली 3-4 साल तक ये पेटीकोट सरकार निकल गई। तो अकबर शासक के रूप में तो था, बट देन वी विल फाइंड कि अगेंस्ट अकबर देयर वाज़ दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट वाज़ इंट्रोड्यूसिंग मोर पावर्स, है ना। गेटिंग पॉइंट, ओके। इसमें महामांगा का रोल है। महामांगा का लड़का जो था आदम खान, मैंने आपको बताया था कि जिसको मालवा कैप्चर करने भेजा गया था, उसका रोल आपको बहुत मिलेगा सर, ठीक है ना। और ये लोग मिलके नाटक करेंगे, तो उसमें अकबर बेसिकली कुछ कर नहीं पाया सर, ठीक। अब ये तीसरा चैप्टर अभी खत्म नहीं हो रहा था, उतने में ही विल सी कि उज़्बेक्स आ गए सर, ठीक है ना। गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड द उज़्बेक्स डिसाइडेड टू अटैक ओवर अकबर सर, ठीक है ना। तो उज़्बेकों का आक्रमण हुआ। तो अकबर पहले जीवन के 7-8 साल है ना, कंसोलिडेशन तो दूर की बात है, एक्सपेंशन तो दूर की बात है, कंटीन्यूअसली संघर्ष करता रहा सर, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1564 टू 1567 there was continuously conflicts in the Mughal empire. इनफैक्ट उज़्बेक्स अकेले लड़ाई नहीं कर रहे थे सर, ठीक है ना। इसके साथ मुगल नोबिलिटी भी साथ में आ गई थी सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि अकबर के फैमिली वाले भी थे, जो राह देख के बैठे हुए थे कि देखो अपने भी बगावत कर देते हैं सर, ओके। तो कहानी ये हुई कि ओवरऑल स्थिति मुगलों के अगेंस्ट में या अकबर के अगेंस्ट में थी। तो अकबर रियलाइज दिस पार्ट कि भाई मुझे पहले इनको डील करना पड़ेगा, तब जाके मैं शासक के रूप में एस्टैब्लिश करूंगा सर, ठीक है। तो अकबर की ओरिजिनल जो कॉन्क्वेस्ट होने की शुरुआत हुई प्रॉपर वाली, इस दौर में भी कॉन्क्वेस्ट हुआ था, ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ था सर, ठीक है। बट इस दौर में कंसोलिडेशन नहीं हो पा रहा था, समझिए आप। देखिए कॉन्क्वेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ से जरूरी है सर, ठीक है, समझे। बट देन इसके बाद जो एक नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कंसोलिडेशन का स्टेप सर, है ना। अंडर द कंसोलिडेशन वी विल फाइंड कि कैसे चीजों को स्थायी किया जाए, मजबूत किया जाए, उसकी कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है। वो अकबर इस दौर में नहीं करेगा। फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1556 टू ऑलमोस्ट 1567 ही ट्राइड टू फाइट। उसने मालवा कैप्चर करने की कोशिश की, उसने गोंडवाना कैप्चर करने की कोशिश की, फिर 1568 तक आता है तो चित्तौड़ में आया। चित्तौड़ में सबसे बाद में जाता है, आप समझिए सर क्यों उसके बाद में गया, उसके पीछे का कारण है। उसके पहले एक दो बार राजपूताना स्टेट्स में गया था वो, बट देन अकबर रियलाइज किया ये सब तो मैं बाद में करूंगा, तो पहले मेरे अपने लोगों को मेरे को ठीक करना पड़ेगा सर, समझ गए। तो टिल 1557 ही हैड फेस मल्टीपल प्रॉब्लम। तो इनिशियल पीरियड एक शासक के रूप में भी जब हम लोग अकबर का देखेंगे तो उसमें कुछ लिमिटेशंस आपको मिलेगी। तो वी विल फाइंड कि कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन फिर पैरेलली चलेगा, पर इट विल टेक इट्स ओन टाइम, ओके। तो अकबर को एक शासक के रूप में, एक रिफॉर्मर के रूप में, आपको अकबर पॉलिसी ऑफ स्टेट इस बार पूछ दिया था, है ना, कि थियरी ऑफ स्टेटहुड क्या हुआ करता था, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे एंड ओवरऑल स्थिति को भी समझेंगे कि क्या स्टोरी है सर, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि इसका जन्म अमरकोट के अंदर होता है एंड वी विल फाइंड कि अमरकोट के राणा थे, उन्होंने इसकी मदद की थी और हुमायूं की मदद की थी, और हुमायूं बेसिकली ओवर पीरियड ऑफ टाइम ईरान चला जाता है, तो अकबर भी उसके साथ जाएगा। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये मिली कि अकबर को थोड़े समय तक कामरान के पास छोड़ दिया गया था। कामरान अगर आपको पता होगा तो वाज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान, हुमायूं का भाई था। और अकबर को दो दफा, मतलब एक दफा तो कामरान ने अच्छा ट्रीट किया, दूसरी बार किडनैप कर दिया था, है ना, समझे। तो चाचा, वो चाचा तो अकबर भी बौखला गया था, बोले मेरा चाचा है या बेसिकली जान निकालने के लिए बैठा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाचा भतीजे के बीच की डायकोटोमी तो पहले से ही चल रही थी, आपको समझना, समझे। तो कामरान सेकंड टाइम उसको किडनैप कर देता है, मतलब ऐसी लंबी कहानी है, नॉट गोइंग इनटू डिटेल। और उसको मिसट्रीट भी किया था, गलत तरह से उसको ट्रीट किया, बट अकबर समहाउ सर्वाइव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अकबर की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि इसका जन्म अमरकोट के अंदर हुआ। अकबर पहले पंजाब के अंदर था, फिर उसके बाद वी फाइंड कि 13 साल की उम्र में उसका ये होता है सर, क्या कह सकते हैं, ताजपोशी हुआ। और फिर मुगल्स जब क्या कह सकते हैं कि यहाँ से भाग गए, व्हाट डू वी सी फ्रॉम दिल्ली, तो बैरम खान बेसिकली जो वकील और वजीर था, है ना, दोनों कंडीशन में था, वकील वजीर की कंडीशन में था, उसने बेसिकली लड़ाई की सर, तो मुगल वर्सेस राजा हेमचंद्र या हेमू के बीच में संघर्ष हुआ। हेमू बेसिकली इज एक्रोनिम बट इट्स मोर ऑफ हेमचंद्र ओनली सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ से आपको ये स्टोरी आपको मिलती है। तो अकबर की कंडीशन बड़ी खराब थी, क्योंकि अकबर रियलाइज दिस पार्ट कि अब मुझे कैसे भी करके चीजों को स्टॉप करना पड़ेगा। तो मुगल्स तो थे, अकबर तो छोटा बच्चा था, बट बेसिकली बैरम ही डिसाइड कर रहा था। और दूसरे थे हेमू विक्रमादित्य सर, ठीक है ना। तो ये वाज वजीर ऑफ मोहम्मद शाह अली, ये मोहम्मद शाह अली, ही वाज द रूलर ऑफ ईस्टर्न पार्ट्स, है ना। तो अफगान साइड एक्चुअली क्रिएटेड द डोमिनेशन, अपनी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना के रखा था। और हेमू की कहानी है कि ये बेसिकली बकाल थे, तो बकाल होने के कारण वी विल फाइंड कि ये सॉल्ट पीटर का ध्यान रखते थे, वस्तु बेचते थे सर, ठीक है, समझे। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसकी अलग-अलग पोजीशंस बनाई जाती है, मतलब इनको सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट बनाया गया, और फिर मार्केट के अंदर चीफ मर्चेंट के इनको स्टेटस दिया गया। और खासियत ये है कि काफी लोगों ने इसको कहा कि भाई इसको दोनों चीज आती थी, है ना। ये व्यापार भी करता था, तलवार चलाना भी जाता था, तो ही न्यू हाउ टू बैलेंस आर्ट एंड स्वॉर्ड एज़ वेल सर, ठीक है, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो अफगान नोबिलिटी थी उसमें ये मोहम्मद शाह अली जब ईस्टर्न पार्ट का राजा बना, तो उसके कोर्ट में चला जाता है, इसने टाडी बेग को भगवा दिया सर, ठीक है। फिर अकबर बेसिकली बैरम खान की मदद लेता है, और फिर इस तरह से सेकंड पानीपत हुआ। तो मैंने आपको बताया कि सेकंड पानीपत में अकबर तो पीछे था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बाकी सारे और भी मुगल सैनिक थे जो उसके फेवर में आए थे। लेटर ऑन टाडी बेग को तो मरवा दिया जाता है, मैंने बताया आपको कि बैरम खान कॉन्स्पिरेसी के अंदर मरवाएगा। और फिर मुगल्स दिल्ली की तरफ आए सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें मुगलों का एक लीडर था अली कुली खान सर,
अली कुली खान ने ही वी विल फाइंड कि हेमू की एडवांस पार्टी को लपेटे में लिया, उनकी आर्टिलरी कैप्चर कर दी सर, ठीक है ना? तो ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ते हैं ना किताबों में, मतलब डेप्थ में लिखा गया कि ऐसा हुआ सर, है ना? अफगान की पार्टी आगे जा रही है, जिन्होंने घात लगा दी सर, ठीक है? मतलब तुम्हें लग रहा है यार, मतलब इतना बड़ा गुरु कौन हो सकता है सर, है ना? समझिए ओके, हाउ कम समवन कैन बिकम गुरु, है ना? समझे, बाय सेंडिंग देयर एडवांस पार्टी अलोंग विद आर्टिलरी एट द फ्रंट लाइन्स विदाउट एनी सपोर्ट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है सर, ठीक है? और आर्टिलरी का मूवमेंट भी स्लो होता है सर, है ना? समझे नहीं समझे? वो बेसिकली हेवी तोपें है ना सर, ये घोड़े की तरह थोड़ी है कि फट-फट करके तुम दिन का 25-50 100 किलोमीटर काट दोगे, गेटिंग ओके? तो यू आर मोर लाइक नो प्रोन टू एम्बुश, है ना? व्हेन यू मूव विथ, तो आर्मर्ड कॉर्प्स हमेशा आर्टिलरी जो होगी वो धीरे चलेगी सर, ओके? लॉजिस्टिकली भी आप तो जब तक वो एरिया आपका सराउंडिंग आपका कंट्रोल ना हो पाए, तब तक आर्टिलरी को पीछे रहो, और आर्टिलरी की रेंज में ठीक भी है सर, उतनी भी खराब नहीं थी सर, खैर। तो समहाउ ये लपेटे में आ गए, तो 1556 के अंदर ये लड़ाई हुई, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हेमू तो बड़ी सेना लेके इकट्ठा हो गया, और उसके बाद इनको पानीपत के अंदर रोका जाता है कि ये दिल्ली ना आ जाए सर, ठीक है? तो नवंबर 1556 में फाइनल कॉन्फ्लिक्ट हुई सर, है ना? तो जनवरी में हुमायूं की मृत्यु के बाद ये जनवरी से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, नवंबर में क्लाइमेक्स के ऊपर पहुंचा सर, ठीक है? तो अकबर को तो वापस भेज दिया गया, बोले तू पीछे रह सर, है ना? पीछे का रास्ता निकाला, बोले वो पहाड़ के पीछे रास्ता दिखा रहा है, बोले हाँ, बोले उधर से कट मारने का, राइट सीधा अफगानिस्तान को जाएगा, है ना? हमारी कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले तो निकल जाना सर, ठीक है? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हेमचंद्र और हेमू गॉट सक्सेस एज़ वेल, बट वही हाथी की कहानी आपको मिलती है, अपनी आर्टिलरी के हाथों मार पड़ रही थी इनको सर, ठीक है ना? क्योंकि अपने ही गोले उनको मिल रहे थे ना सर, टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन ऐसे थोड़ी कहते हैं सर, लेटर ऑन हेमू की आंखों के ऊपर तीर लगा, और फिर बैरम खान ने फिर हेमू को पकड़ा, गला काट दिया गया, और हेमू को जिस तरह से मारा गया ना सर, गेरिंग ओके, उसको देख के बाकी सारे सैनिकों का मोरल डाउन हो गया, बेटा आपने कट गया तो फिर हेमू कट गया, तो अपने किसके की मूली है सर, ठीक है? तो हेमू लॉस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज इग्नोरेंस, ही आल्सो लॉस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज एम्बिशंस एज़ वेल सर, ठीक है ना? गेरिंग ओके, in fact he lost because of the Afghan nobility as well, okay? So he was not supported multiple time as well, and the army had a very feudal setup as well, nobility का इशू था, लॉयल्टी का इशू था, कोई सेकंड कमांड था नहीं, एलिफेंट्स को लेके लड़ाई कर रहा है, ऊपर बैठ के लड़ाई कर रहा है ना? तो जितना ऊपर जाओगे उतने रडार में आओगे सर, है ना? जितना लो प्रोफाइल लेके लड़ोगे तो ठीक भी रहेगा, बट देन वी विल फाइंड कि इसकी मृत्यु के बाद महावत जो है वो महावत उसको वापस नहीं निकाल पाता है सर, ठीक है ना? समझो, वो कंटिन्यू रहता है लड़ाई के अंदर भी सर, ओके? तो आर्टिलरी भी भेज दी, इसके अंदर नोबिलिटी का प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम इसका ये भी हुआ, वो था कि ही कुड नॉट चेज आउट मुगल्स फ्रॉम पंजाब सर, मतलब नॉर्मली मैंने बताया ना कि हुमायूं के साथ क्या हुआ था, शेरशाह सूरी ने ये कहा कि तू जहाँ-जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, कि तू जब तक भारत से निकलेगा नहीं तब तक मैं तेरे को पीछे रहूंगा, और फिर शेरशाह सूरी ने तो बाकी सबके लिए ऑर्डर भी इशू किया था कि कोई इसकी हेल्प करेगा मैं तुम्हारी भी गाड़ी पलटाऊंगा, सो एनीवन हु हेल्प शेरशाह सूरी, सॉरी हुमायूं इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, आई टॉपल दैट पर्सन एज़ वेल, है ना? तो इन सब के कारण पकड़ा गया। हेमू की इग्नोरेंस ये थी कि ही कुड नॉट फॉलो द विजन ऑफ शेरशाह सूरी एज़ वेल, ठीक है ना? जैसे सूरी का विजन इसके पास होता कि भाई देखो वी विल फाइंड कि वी नीड टू परस्यू द मुगल्स आउटसाइड इंडिया, है ना? तो वो पंजाब तक ही जाता, और पंजाब में उनके ऊपर बेसिकली लड़ाई करता तो ठीक रहता, क्योंकि मुगलों की अभी भी उतनी पकड़ नहीं बनी थी, उनको अभी भी आप देखोगे तो आउटसाइडर का टैग ही मिला गया था, इवन विदिन द एडमिनिस्ट्रेशन द लोकल पीपल एज़ वेल सर, बट समहाउ वी विल फाइंड कि इनके अंदर प्रॉब्लम हुआ, थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस भी थी, बनाया, और उसके बाद भारत की सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल नेशन बिल्डिंग की हिस्ट्री जो पूरी तरह से बदल गई सर, ठीक है? दो प्रकार की इफेक्ट हुई, इसकी इमीडिएट इफेक्ट ये हुई कि ये लोग फिर से दिल्ली में आ गए, दिल्ली आगरा के अंदर आ जाते हैं, बैरम खान की रूल होती है, दो अफगान से या तीन अफगान से सर, है ना? एक तो था पंजाब का अफगान लीडर सिकंदर सूरी, ये भाग गया पहाड़ों के अंदर, दूसरा था इब्राहिम सूरी जो जौनपुर के अंदर था, और तीसरा था मोहम्मद अदाल, है ना? मोहम्मद शाह अदाली सर, ठीक है ना? तो मोहम्मद शाह अदाली या बेसिकली ये जो बंगाल का जो मुख्य रूलर था, इसने भी 1557 तक सरेंडर कर दिया कि हमसे ना हो पाए सर, ओके? तो इस तरह से तीनों के तीनों अफगान चीफ्स, ओके, जिन्होंने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस काट के रखे थे, दे ऑल सरेंडर्ड अल्टीमेटली, सो समहाउ वी विल फाइंड कि ये पूरा टेन्योर बैरम खान का चलेगा सर, है ना? समझे? देखिए बैरम के साथ प्रॉब्लम क्या था, बैरम मूलतः से अपनी गाड़ी चलाना चाहता था, है ना? समझे? तो ही रियलाइज दिस पार्ट कि अकबर तो छोटा बच्चा है सर, ठीक है ना? वो देखा उधर करते रहेंगे, अपनी गाड़ी चलाएंगे सर, है ना? ओके? तो बैरम बेसिकली शिया था सर, है ना? समझे? और बड़क्शन से, ईरान से नहीं, बड़क्शन से बिलोंग कर रहा था। सो होता क्या है कि उसने हुमायूं के अंडर में वो शपथ लिया था सर, ठीक है? कि बादशाह तुम रहो कि ना रहो सर, है ना? समझे? मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? इनफैक्ट कन्नौज की जब लड़ाई हुई थी तभी भी उसके साथ था। कन्नौज की लड़ाई मैंने बताया कि हुमायूं की सबसे अल्टीमेट लड़ाई हुआ करती थी, और कन्नौज की लड़ाई में बैरम खान वाज आल्सो कैप्चर्ड बाय सूरीज, ना? फिर वहां से भाग गया, फिर हुमायूं जहां-जहां गया बैरम उसके साथ रहा। इनफैक्ट बैरम वाज बिकॉज़ ही वाज शिया, तो बैरम वाज एबल टू गेट द पैट्रोनेज फ्रॉम ईरान एज़ वेल, है ना? तो उसने ही जाके हुमायूं के लिए पैरवी की थी शाह तुम सबके पास कि भाई सर देखो, है ना? आप भी शिया, मैं भी शिया, बोला बाकी, और आगे बता, बोला वो भारत का राजा आया है सर, है ना? तो मैं उसका सेनापति हूँ, तो हेल्प कर दो, बोला आ जाओ उसको सर, ठीक है? तो इस तरह की आपको कहानी आपको मिलती है। तो बैरम वाज द राइट हैंड ऑफ हुमायूं सर, है ना? समझ गए? ओके, एंड वी विल फाइंड कि ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द वॉन्डरिंग पोर्शंस ऑफ हुमायूं, हुमायूं हैड टेकन इन राइटिंग इनडायरेक्टली, मतलब वो ना बोली थी, उसकी ज़बान थी कि साहब आप चिंता मत करिए, आपके लड़के का ध्यान मैं रखूंगा सर, ठीक है ना? तो हुमायूं को चिंता भी थी सर, समझे? कि क्या होगा क्या नहीं होगा सर, ओके? सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस अकबर और बाकी सारे लोग बैरम को बड़ा रिस्पेक्टफुली देखते थे सर, ठीक है? समझे? तो खान बाबा के रूप में पहचानते थे सर, खान का मतलब होता है चीफ सर, बाबा का मतलब होता है काइंड ऑफ फादर सर, ठीक है? सो ही इज लाइक अ चीफ हु इज इक्विवेलेंट टू फादर फॉर अस, मूवी के अंदर भी आपने देखा होगा, खान बाबा करता रहता है सर, ठीक है ना? तो ये रियलिटी ऐसा नहीं है कि नहीं है, खानी बाबा कहते थे, खानी बाबा अल्टीमेटली खान बाबा बन गया। अब स्टोरी है कि पानीपत की लड़ाई में भी बैरम ही था जिसने लीड किया सर, अकबर से पीछे खड़ा हुआ था सर, और बैरम ही हर जगह के ऊपर अपनी गेम कर रहा था। देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ कि बैरम ही था जिसने सिकंदर सूर, बैरम ही था जिसने इब्राहिम को, बैरम ने ही बेसिकली नॉर्थ इंडिया के अंदर बाकी सारा जो अफगान इन्फ्लुएंस है वो खत्म कर दिया सर, ओके? एंड इसने हिमू विमू को भी सबको मार दिया सर, है ना? अब देखिए कहानी ये है कि बैरम वाज लाइक कि अकबर तो छोटा बच्चा है तो मैं ही सब कुछ चलाऊंगा सर, ओके? एंड ही कंटिन्यूड टू इन्फ्लुएंस नोबिलिटी, मेकिंग पोजीशंस एंड अपॉइंटिंग ब्यूरोक्रेसी एंड अदर पर्सन्स एज़ वेल सर, ओके? एंड आप इस पीरियड में देखने की कोशिश करो तो बैरम को काफी फायदा भी हुआ सर, ओके? बैरम जो भी चीजें कर रहा था, ये सब कुछ चीजें नोबिलिटी के अंदर लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि नोबिलिटी में कुछ लोगों को लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही ओवर एम्बिशियस हो गया। दूसरा बैरम शिया था, और दूसरे इसके अंदर के जो ओल्ड नोबिलिटी के जो लोग थे, वो कुछ-कुछ लोग सुन्नी भी हुआ करते थे, बाबर के समय से आए हुए हैं सर, ठीक है ना? समझे? तो कह रहे थे कि ये कल का आया हुआ छोकरा, है ना? जो हुमायूं के साथ बैठ बूट के सर, है ना? इतना आगे चला गया है और अभी सब कुछ ओपिनियंस ले रहा है, तो ऐसा थोड़ी चलेगा सर, है ना? ओके? तो व्हाट इज हैपनिंग कि बाय 1556 टू 1560 बैरम हैड मल्टीपल एनिमीज क्रिएटेड विद इन द कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये होता ही है सर, ठीक है ना? समझे? आप जैसे ऊपर जाओगे तो अंदर-अंदर काफी लोग ऐसे होंगे जो, है ना, आपके अगेंस्ट में ही गेम करते रहेंगे, अलग-अलग बेसिस को हाथ में रखते हुए सर, ओके? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि बैरम ने नोबिलिटी में, आलिमों के अंदर बाकी सारी जो पोजीशंस थी, उसमें अपने बंदे को बिठाने की शुरुआत की थी सर, ओके? इसमें सबसे मेन पोजीशंस मुगल्स में चलती थी, वो थी सदर, द चीफ ऑफ द चैरिटीज एंड द रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट। सदर का मतलब बेसिकली मेन उलेमा के रूप में आपको मिलता है सर, ओके? अब इसमें कहानी ये है कि बैरम वांटेड टू प्लेस हिज ओन पर्सन इन द फॉर्म ऑफ सदर, एंड द सुन्नी नोबिलिटी वांटेड लाइक कि भाई हम मेजॉरिटी में है, क्योंकि शिया वाज इन माइनॉरिटी। आज भी आप देखिए भारत की ओवरऑल रिलीजियस सिस्टम में शियास माइनॉरिटी में, सुन्नीज मेजॉरिटी में है। तभी भी यही हुआ, एंड वी विल सी कि बैरम वांटेड टू प्लेस अ शिया पर्सन, है ना? देयर वाज अ शेख, नॉट एबल टू रिकॉल, बट शेख लीडर था सदर के रूप में, कि जिनकी नोबिलिटी के अंदर एस्टैब्लिशमेंट करनी थी। बैरम ने अपने बंदे को बिठाया तो सुन्नियों ने मना कर दिया, हम ना आए सर, ओके? हम ना स्वीकारें इसको सर, है ना? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हाट डू वी सी ओवर हियर, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई। ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते-बढ़ते वी विल फाइंड कि बैरम ने 2-3 कार्य ऐसे भी किए, वेयर वी विल कम टू नो कि बैरम किसी को भी सड़क से उठा के स्टार बना देता था, समझे नहीं समझे? अब कैसे बनाएगा? तो किसी को खान का टाइटल दे दिया, खान वाज अ नॉमिनल टाइटल एट दैट टाइम सर, है ना? खान वाज द चीफ, है ना? कि तू कल से खान बन गया सर, ठीक है? कुछ-कुछ राजाओं को सुल्तान का टाइटल दे दिया गया सर, ओके? तो उसके जो खास-खास लोग थे ना बैरम के, उन सब लोगों को उसने अच्छी पोजीशंस पे डाला, उनको बेसिकली उसने नोबिलिटी के अंदर डाला, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में रोल बनाए, उनको टाइटल देने की शुरुआत की सर, ओके? और इन सब चीजों के कारण काफी लोगों ने बैरम के सामने आवाज उठाना शुरू किया।
ये आवाज उठाते उठाते अकबर के पास मैटर पहुंची। अकबर वाज लाइक कि क्या चल रहा है खान बाबा? बोले नहीं बादशाह, आप तो बढ़िया हो, सर है ना, समझा आपके ऊपर तो है ना, क्या कह सकते हैं कि सबका आशीर्वाद बना रहे, हम तो ऐसे ही छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेशन का गेम कर रहे हैं। फिर किसी ने अकबर को कहा कि खान बाबा तुम्हारी गाड़ी पलटा देंगे। तो अकबर कह रहा है कि नहीं हो सकता, इन्होंने मेरे को पाल पोस के बड़ा किया, कैसे कर सकते हैं? बोले सर ये कंफर्म न्यूज़ है कि आपके चाचे का लड़का आपकी जगह सत्ता के ऊपर आएगा। बोले मेरे चाचे का लड़का? वो कामरान करके हुमायूं का भाई था, मैंने बताया अफगानिस्तान का रूलर था, उसको डिस्पोज करके ही हुमायूं शासन के रूप में आया था, फिर भारत में वापस आया। तो कामरान का एक लड़का हुआ करता था, वो बैरम के कांटेक्ट में था। सो देयर वाज दिस इन्फॉर्मेशन दैट बैरम वाज ट्राइंग टू प्लेकेट हिम एंड उसको कह रहा था कि तू राजा बन जा, मैं तेरे को बना दूंगा सर, है ना, अकबर को हटा देंगे अपन। तो इन सब की जानकारी फिर अकबर को मिल गई सर, है ना। तो अकबर ने कहा कि बहुत हो गया खान बाबा, तुम दो चार लोगों को चपरासी के रूप में, कलेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट करो, चलोगे सर, ठीक है, पर तुम मेरे को ही हटा के किसी और को बिठा रहे हो, सर, नहीं होगा। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि नोबिलिटी के अंदर इश्यूज हुए, उसने अपने ही लड़कों को अच्छी जगह के ऊपर अपॉइंट कर दिया, अकबर ने रिएक्शन दिया, बोला हटाओ इसको सर, ठीक है। सो दिस लेड टू द रिबेलियन सर, है ना, समझे। तो उसको जब हटाने की बात की गई तो बैरम ने बगावत कर दी सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि उसकी अनपॉपुलरिटी बहुत थी। तो अकबर फिर उसको सप्रेस करते बोले क्या कर दिया आपने सर, है ना, तुमने मेरे सामने बगावत कर दी, है ना, समझे, तुमने तो क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार की शपथ ली थी मेरे फादर के सामने, ओथ लिया था सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड तुम जाके ही मेरे सामने बगावत कर रहे हो। तो खान बाबा को फिर रिजेंटमेंट हुआ कि यार मेरे साथ गलत हो गया सर, ठीक है। तो खान बाबा कह रहे हैं कि देखो राजा, मेरे से बहुत बड़ी चूक हो गई है, मैं सत्ता के नशे में थोड़ा अंधा हो गया था, एंड मेरे को माफ कर दो, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिटायर हो जाता हूँ सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो बैरम ने कहा कि क्या करना चाहते हो, मतलब अकबर ने उसको कहा क्या करना चाहते हो, चलो तुम्हें माफ कर दिया, तुमको गवर्नरशिप चाहिए तो दे देता हूँ। तो बैरम वाज लाइक नहीं सर, मेरे को गवर्नरशिप नहीं चाहिए, आपने बहुत सारा दिया है मेरे को सर, ठीक है, समझे, आई एम रेडी टू लाइक नो लीव एवरीथिंग एंड आई वांट टू गो टू हज, मेरे को हज पे जाना है सर, है ना। तो बेसिकली हज यूज्ड टू बी द रिलीजियस पिलग्रिमेज जो करनी चाहिए हर एक मुसलमान को सर, ठीक है। तो ही डिसाइडेड कि टू लाइक नो forsake द पावर एंड आल्सो वॉश आउट हिज सिंस एज़ वेल, है ना, उसने जो भी पाप किए वो भी थोड़े बहुत मैं सुधार पाऊंगा अगर रिलीजियस पिलग्रिमेज करके आऊँ तो। तो इस तरह से ही डिसाइडेड टू गो टू मक्का सर, है ना। तो मक्का जा रहा था, तो मक्का से बेसिकली जो रूट था वो गुजरात से जाता था उस पीरियड में, है ना, क्योंकि दो ही रूट थे, एक तो वेस्ट एशिया के थ्रू चलता था लैंड के थ्रू, पर वो तो बड़ा टर्मोइल वाला था, मतलब वहाँ तो आप ईरान से होते हुए जा ही नहीं पाओगे, पाकिस्तान, ईरान, है ना, समझे, इराक होते हुए फिर सऊदी की तरफ जाना, तो वेरी टफ सर, ओके। दूसरा रास्ता था वो था समुद्र के रास्ते से, इट वाज बट ईज़ी, समुद्र के लिए जाने के लिए आपको दिल्ली से तो आना तो पड़ेगा नीचे की तरफ से, गुजरात की तरफ, कि गुजरात वाज द प्लेस एंड सूरत यूज्ड टू बी द प्लेस जहाँ से बंदरगाह चलते थे पुराने टाइम पे। तो ये गुजरात की तरफ आया, नॉर्थ गुजरात में पाटन तरफ, है ना, समझे, जहाँ वेल सी के सोलंकी रूल किया करते थे वंस अपॉन अ टाइम। तो ये पाटन पहुंचा, रास्ते में अफगानों ने धर दिया इसको सर, ठीक है, क्योंकि दे वर लोकल अफगान रूलर्स स्टिल सर्वाइविंग, ओके, मुजफ्फरी डायनेस्टी और बाकी सारे बहादुर शाह के बचे हुए, है ना, कुछ-कुछ लोग थे सर, उनके साथ अफगान से भाग के आए थे यहाँ। तो इन्होंने इसको बैरम को धर दिया गया सर, ठीक है, बैरम को धरा, यहाँ पे मारा गया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो ही पास्ड अवे, ही वाज किल्ड बाय अफगान काइंड ऑफ रिबेलियन एंड बैरम की मृत्यु हो गई। बैरम की मृत्यु हो गई तो अकबर को बड़ा दुःख हुआ इस बात को लेके सर, ठीक है, तो गलत हो गया। तो इस पीरियड में बैरम का एक लड़का था अब्दुल रहीम, है ना। अब्दुल रहीम को अकबर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ सर, ठीक है, समझे। एंड मैं तुम्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लेता हूँ। इनफैक्ट अकबर मैरिड वन ऑफ वाइफ्स ऑफ बैरम खान सर, ठीक है ना, जस्ट टू प्लेकेट हर एंड गिव हर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी आउट ऑफ वी विल फाइंड कि दिस सोशल जो उस पीरियड के अंदर जो व्यवस्था थी उसके भाग में सर, ओके। तो उसने फिर शादी भी कर ली बैरम की वाइफ के साथ, है ना, समझे। और अब्दुल रहीम खान जो है, जो बैरम का लड़का था, उसको अपने यहाँ नोबिलिटी मिला है। नोबिलिटी अल्टीमेटली अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वो नवरत्न के रूप में लेटर ऑन उभर के आता है सर, ठीक है। तो इस तरह की पूरी स्टोरी है। ये अब्दुल रहीम खान की इंपॉर्टेंस पार्ट आपको ये मिलेगी बेसिकली जो नोबिलिटी के अंदर हेल्प करता है, और जो आगे की कहानी अब आपको आगे दिखेगी सर, है ना। अकबर क्या करेगा, अब देखिए कि अकबर को बैरम वाला चैप्टर तो खत्म हुआ, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड अकबर बेसिकली हेल्प द बैरम्स फैमिली इन बेसिकली रीएस्टैब्लिशमेंट एंड लाइक नो काइंड ऑफ उनकी जो सोसाइटी के अंदर जो एक प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन बाकी सारी ना हो, तो उसने अपने आप को सेट किया सर, ठीक है। अब जब ये सब चीजें हुई 1560s तक आते-आते, उसके बाद अकबर वाज लाइक कि अब शांति मिली है। शांति का मतलब ये है कि अब कोई लड़ा नहीं होगा सर, ठीक है। उतने में ही मिली महामागा खड़ी हो गई, गेटिंग पॉइंट, ओके। और महामागा जो अकबर की फॉस्टर मदर थी, दाइमा थी, काइंड ऑफ मतलब उसको ही पाल पोस के बड़ा किया था सर, ओके। तो शी स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग, शी वाज ऑलरेडी इन्फ्लुएंसिंग अकबर सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। बट देन शी स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग मोर ऑफ अकबर सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। और महामागा का खुद का भी लड़का था जिसका नाम था आदम खान। अब महम वाज लाइक कि बेटा अकबर, तुम्हारे भाई आदम का थोड़ा ध्यान रख देना सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि महामागा स्टार्टेड प्लेसिंग हर इन्फ्लुएंस ऑन अकबर एंड शी वाज द वन वेयर वी विल कम टू नो कि अब अलग ही प्रकार की कहानी आपको मिलती है सर, ठीक है। तो अकबर के जीवन में तो बैरम का चैप्टर खत्म हुआ, उतने में ही महामागा और आदम खान आ गए सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड उसकी नोबिलिटी भी बीच में थी, उज़्बेक्स भी आ रहे थे, तो राडा ही राडा आपको देखने को मिलता है सर, ओके। ये राडों के अंदर एक आई पेटीकोट गवर्नमेंट सर। अब क्या यहाँ से सवाल आ सकता है, ऐसे तो नहीं आएगा, पर मुगल थियरी ऑफ स्टेटहुड के अंतर्गत इनिशियली बहुत सारे शासक हुए, जैसे जहांगीर के समय पे एक सरकार चलती थी जिसका हम लोग कहते हैं जुंटा सरकार सर, ठीक है ना, समझे। ये जो जुंटा ग्रुप था, ये जुंटा सरकार जो था, वो ये अपनी चलाती थी, क्या कहते हैं, नूरजहां सर, ठीक है ना, समझे। तो शी वाज द वन, शी वाज इन्फ्लुएंसिंग द नूरजहां एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो बेसिकली सब कुछ वही चला रही थी डायरेक्टली। तो बेसिक कहानी अकबर के समय पे थी, शायद तक जुंटा ग्रुप के ऊपर आया था सवाल इस बार आया था, एक दफा आया हुआ है। तो पेटीकोट सरकार के ऊपर शायद तक पूछ सकता है कि व्हाट इज दिस पेटीकोट गवर्नमेंट एंड हाउ इट वाज इन्फ्लुएंशियल सर, है ना, समझे, इन द ओवरऑल कोर्ट ऑफ अकबर पॉलिटिक्स एज़ वेल सर, ठीक है। तो इट इज सेड कि द मोमेंट अकबर गॉट फ्री फ्रॉम बैरम खान, अकबर डिसाइडेड, और तब तक वो 18 साल का हो गया था क्योंकि 1542 में उसका जन्म हुआ था अवर कोर्ट में, और देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1560 तक आते-आते अकबर 17 18 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो इट बिकेम वेरी क्लियर कि ही कुड रन हिज ओन सर, ठीक है, वो अपने हिसाब से चला सकता है स्टेट को। बट देन महामागा वाज लाइक कि बेटा तुम्हें हमारा मानना पड़ेगा, गेटिंग पॉइंट। अकबर की जो मदर थी हामिदा बेगम, तो शी वाज नॉमिनल इन हर रोल इन द कोर्ट, है, बट द एग्जीक्यूटिव और द रियल पावर लाइड विद महामागा। मूवी के अंदर भी आपने देखा होगा सर, ठीक है। अब कहानी ये है कि महामागा वांटेड हर सन आदम खान टू बी एट द पावर, मतलब समथिंग गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि एवरीवेयर महामागा इन्फ्लुएंस अकबर विद द नेम ऑफ आदम खान, और फिर एक दो लोग भी थे जैसे मीर मोहम्मद करके एक और व्यक्ति हुआ करते थे, ये सबके सब बेसिकली अगर आप समझोगे तो वी विल फाइंड कि इन्फ्लुएंस कर रहे थे अकबर को। अब इन्होंने टारगेट ये बनाया कि पहले सेंट्रल इंडिया कैप्चर करते हैं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे डिसाइडेड टू कैप्चर सेंट्रल इंडिया एंड द फर्स्ट टारगेट वाज मालवा सर, है ना, 1561 की कहानी है। अब इसके पहले बैरम खान ने नॉर्थ इंडिया तो जीत लिया था, जैसे दिल्ली के आजू-बाजू वाला रीजन, आगरा है, मथुरा है, ये वाला रीजन है। रणथंभौर में इन्होंने एक प्रयत्न किया था, बैरम खान का सबसे फेलियर एक्सपीडिशन कहीं पे था तो रणथंभौर था सर, ठीक है। रणथंभौर इसके लिए क्योंकि वी विल फाइंड कि इसने 1559 के आसपास एक प्रयत्न किया था, बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल सर, ओके। सो दे डिसाइडेड टू टेक ओवर मालवा सर, ठीक है ना। मालवा क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि देखो नॉर्थ साउथ की एंट्री भी है, और दूसरा वहां का रूलर जो है ना बस बहादुर, ये बस बहादुर अपने आप को बहुत ही प्रोमिनेंटली एस्टैब्लिश कर रहा है सर, ठीक है ना, समझे। तो अकबर ने अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लोगों को भेजा था टू टेक ऑन बस बहादुर एज़ वेल सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इस पीरियड के अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि बस बहादुर हार भी गए थे, मतलब ही लॉस्ट इन वन ऑफ द अर्लीस्ट बैटल्स, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इसमें पीर मोहम्मद करके, ये पीर मोहम्मद खान करके एक लीडर थे वो, और उसके बाद फिर आदम खान गया सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब हुआ क्या कि बस बहादुर ने फिर से रिकैप्चर कर दिया अपने मालवा प्रोविंस को एंड ही वाज एबल टू रीएस्टैब्लिश हिज होल्ड। तो अकबर कह रहा है कि अब इनको जाके लपेटे में लो। तब वी विल सी कि आदम खान को भेजा गया सेकंड टाइम पे। अब जब आदम खान गया तो आदम खान बेसिकली बस बहादुर के सामने लड़ाई करता है। ये लड़ाई के अंतर्गत कॉन्फ्लिक्ट तो होनी चाहिए, पर एक काइंड ऑफ है ना कि थोड़ी सिस्टमैटिक होनी चाहिए, और द फाइट टुक ऑन जहां मालवा के फोर्ट के ऊपर अटैक किया गया, और ये फाइट के अंदर रूपमती, मैंने शायद पिछले क्लास में बताया था, मालवा की क्वीन हुआ करती थी, बस बहादुर की प्रिंसेस, मतलब काइंड ऑफ ना वाइफ नहीं थी, शी वाज मोर ऑफ बेसिकली पार्टनर, है ना, स्पाउस के रूप में आपको मिल जाएगी। एंड शी वाज बेसिकली आदम खान वाज ट्राइंग टू कैप्चर हर आउट, है ना, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इनकी लड़ाई जिस तरह से हुई तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि आदम खान ने जाके बहुत कत्लेआम मचाया सर, ओके। और आदम खान को लग रहा था कि भाई मैं अपने हिसाब से जाके सब कुछ कर रहा हूं, तो अकबर को इसकी जानकारी मिली, बोले देयर इज समथिंग रॉन्ग, ओके ना, समझे, ये तो
तो गलत कर दिया गया, गेटिंग पॉइंट। ओके, सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि मालवा की गेम इस तरह से हुई जिसकी कंप्लेन हमें देखने को मिलता है कि अकबर की कोर्ट में हुई कि इसने आदम खान ने जाके कांड कर दिया है और ऐसा कांड किया है जहां मालवा के अंदर इसने कत्लेआम किया था और अकबर को ये चीज पसंद नहीं आई कि देखो यार तुम करो तो सिस्टमैटिक करो, पहली बात तो ये, दूसरा तुम्हारा एम्बिशन मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो इसका परिणाम हमें ये पता चलता है कि जो आदम खान है वो आदम खान को अकबर फिर मार देगा और बस बहादुर जो थे जिनको वी विल सी कि अकबर ने खत्म करने के लिए भेजा था उनकी बहादुरी से अकबर बहुत प्रभावित हुआ एंड अकबर वाज लाइक यार ये बंदा तो बहुत जेन्युइन है, सो ठीक है, मतलब लड़ाई कर सकता है अच्छी तरह से, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि बस बहादुर जो है वो बस बहादुर को ये क्या कह सकते हैं कि अकबर अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करेंगे। ओके, तो इस तरह से मालवा के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट के बाद साइमल्टेनियसली वी विल सी कि उसको अपना अलाई बनाना सर। ओके, ये अकबर की पॉलिसी का पहला पार्ट बन गया सर, है ना। लेटर ऑन आदम खान और महामांगा वाला जो चैप्टर है वो भी अकबर ने खत्म किया कि ये बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, ठीक है, समझे। सो व्हाट इज हैपनिंग कि बाय 1561 अकबर का एस्टैब्लिशमेंट और कंसोलिडेशन होने की शुरुआत हुई थी, गेटिंग पॉइंट। ओके, ये कंसोलिडेशन के अंतर्गत हमें ये पता होना चाहिए कि आदम खान की जो स्टोरी है ये आदम खान की स्टोरी के कारण अकबर को चीजें पसंद नहीं आई सर, वो लेको ज्यादा कर दिया ना, मूवी में कैरेक्टर दिखाया गया था सीरियल के अंदर, तो अकबर ने कहा कि ये तो गलत है सर, ठीक है, जिस तरह से इसने कांड किया है सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, इनफैक्ट अकबर इसको लेके बड़ा चिंतित था क्योंकि इसने आके आगरा में आके अकबर के वजीर को मार दिया था सर, ठीक है, तो अकबर डिसाइड करता है कि इसको लपेटे में ले लो सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो लपेटे में लेने का काम ये किया गया कि इसको आगरा के किले से गिरा दिया गया सर, है ना, तो वो मूवी में दिखाया गया कि पहली बार गिराया, बोले सर ये जिंदा है, बोले दूसरी बार गिरा है ना, तो सिंघम पिक्चर की तरह है ना कि 6 माल की बिल्डिंग है, बोले सर 3-3 बार गिराएंगे सर, है ना, समझे, तो फिर वो मर जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट। दिखाया ना वो क्या कौन सा कैरेक्टर है सर, उसमें आपको ये कहानी दिखाई गई है सर, क्या। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ आदम खान सर, है ना, समझे, दैट वाज एक्चुअली वी विल सी कि सॉल्व बाय अकबर, है ना, कैसे भी करके सर, गेटिंग पॉइंट। इनफैक्ट इस पीरियड में कंटीन्यूअसली टू एंड फ्रो चीजें चलती रही क्योंकि आदम खान वाज आल्सो वन ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ अकबर और दूसरा था पीर मोहम्मद खान। पीर मोहम्मद खान को इनिशियली अकबर ने भेजा था एंड फिर आदम खान को जब वापस बुला गया तो वापस पीर मोहम्मद खान को भेज दिया गया था, गेटिंग पॉइंट। ओके, एंड वी विल फाइंड कि इस तरह से हमें पता चलता है कि इसको फिर वापस लाया जाता है, फिर इधर-उधर की कहानी आपको मिलती रहेगी और अकबर के एक मिनिस्टर को शमसुद्दीन करके एक मंत्री थे उसको मार दिया जाता है आदम खान, है ना, तो अकबर बेसिकली कहता है कि बहुत कर दिया तूने सर, कांड बहुत कर दिया एंड 1562 में उसको गिरा दिया गया सर, ठीक है। गिराने के बाद कहानी ये हुई कि ये जो चैप्टर है, मतलब ये आदम खान वाला और महामांगा वाला चैप्टर है वो थोड़ा कम हुआ और कम होने का परिणाम ये था कि भाई अब ना ज्यादा डोमिनेशन ये लोग नहीं कर पाएंगे सर, ठीक है। अब देखिए अकबर की इनिशियली पहले दो प्रॉब्लम तो चैप्टर खत्म हुए सर, आदम खान और महामांगा वाला, पेटीकोट सरकार यही थी, इसमें ज्यादा कुछ आपको आवश्यक नहीं है सर, ठीक है ना। तीसरी कहानी उज़्बेक की थी एंड बेसिकली तिमुरिड ओरिजिन वंशज जो थे, खास करके नोबिलिटी के लोग हैं जो अपने आप को मिर्जा के रूप में अपने आप को पीछे कहते थे, इनकी भी कहानी अलग मिलेगी सर, ठीक है। सो दे वर आल्सो क्लेमिंग देयर पोजीशंस, दे वर आल्सो लाइक कि भाई अपने छोड़ेंगे नहीं तेरे को सर, ठीक है ना, समझे। तो अकबर नाउ हैज टू डील विद दिस गाइस एज़ वेल, ओके ना, समझे। उसमें उज़्बेक्स की अलग ही कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है, क्योंकि उज़्बेक सेंट्रल एशिया से आए हुए या बेसिकली सेंट्रल एशियन पावर था जिसने बाबर को भी परेशान किया था सर, ठीक है ना, समझे। यहाँ से बेसिकली कहानी चलती है जिसे हम लोग कहते हैं दी अफगान और वी कैन से मुगल फॉरेन पॉलिसी एज़ वेल सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, अभी उज़्बेक्स में बेसिकली दो प्रकार के लोग थे, एक वैसे थे जो सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे और जो कंटिन्यूअसली मुगल एम्पायर के अंदर बीबीसी की अटैक करते थे। दूसरे ऐसे थे जो कुछ-कुछ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन गए थे, समझे नहीं समझे? इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देयर वर टू टाइप्स ऑफ उज़्बेक्स, ओके। वन वर द उज़्बेक्स, ओके ना, समझे नहीं ओके, उज़्बेक्स लिखते हैं यहाँ सर, ओके। वन वर द उज़्बेक्स, दे वर द वंस हू बिलोंग टू सेंट्रल एशिया एंड बिलोंगिंग टू सेंट्रल एशिया दे यूज्ड टू कीप ऑन अटैकिंग ओवर मुगल्स, जो बाबर को उन्होंने तंग किया था। द सेकंड वाज अ क्लास ऑफ पीपल ऑफ उज़्बेक्स, बेसिकली दे वर पार्ट ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे आल्सो यूज्ड टू मेक श्योर कि दे यूज्ड टू सर्व द मुगल्स। इसमें पहला वाला पार्ट अकबर के लिए थोड़ा कम प्रॉब्लमेटिक हुआ, सेकंड वाला पार्ट बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ। तो 1560 के बाद पेटीकोट सरकार जैसे गई 64 तक आते-आते, उसके बाद उज़्बेक स्टार्टेड डोमिनेटिंग। उज़्बेक्स में वी विल सी कि देयर वाज उज़्बेक गाय कॉल्ड एज़ अब्दुल्ला खान उज़्बेक, यहाँ स्लाइड में अगर नाम लिखा हुआ है महामांगा के साथ सर, ओके। ये जो वी विल फाइंड कि अब्दुल्ला खान उज़्बेक है, कहीं पे नहीं लिखा सर, ठीक है। तो वी विल कम टू नो कि इसने वी विल सी कि बहुत परेशान करना शुरू कर दिया सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग कि देयर वाज अ गाय कॉल्ड एज़ अब्दुल्ला खान उज़्बेक, है ना। ये अब्दुल्ला खान उज़्बेक अकबर की कोर्ट में बैठा था। इनफैक्ट जब मालवा का कैप्चर करने की बात हुई आखिर में तो इसी ने ही कैप्चर करवाया था। आपका मैंने बताया कि मालवा में पहले आदम खान को भेजा, उसके बाद पीर मोहम्मद गया, पीर मोहम्मद आके चला गया, मतलब 2-3 गवर्नर्स आए। उसमें ये तीसरा बंदा था जिसने मालवा को फाइनली कॉन्क्वेस्ट में हेल्प की थी। ही वाज़ द पर्सन हू डिफीटेड बस बहादुर। ही वाज़ द पर्सन हू मेड सरेंडर बस बहादुर और अकबर बस बहादुर की बहादुरी से ठीक हो गया। उसको लगा कि ये बंदा ठीक काम कर रहा है, तो उसके बाद अपने यहाँ लेके आया, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब स्टोरी ये है कि अब्दुल्ला खान उज़्बेक ने प्लान ये किया कि भाई मेरे को अकबर के सामने नहीं रहना है और मैं बाकी सब लोग को खड़ा करूंगा, ठीक है। इन सब परिस्थिति में वी विल फाइंड कि उसने हुमायूं के एक और बेटे को खड़ा करने का प्लान किया, मिर्जा हकीम को, ठीक है। और प्लान ये किया गया कि अपन मिर्जा हकीम को राजा बनाएंगे सर, ठीक है। ओके, एंड दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि अब्दुल्ला खान उज़्बेक द थर्ड पार्टी अगेंस्ट अकबर वी कैन से, और पर्सन जिसके थ्रू वी विल फाइंड कि इश्यूज क्रिएट हो गए सर, ओके। इस इश्यू में कुछ-कुछ जो ओल्ड मुगल नोबिलिटी थी वो भी अकबर के अगेंस्ट में चली गई सर, क्योंकि इनको लग रहा था कि अपना अकबर ठीक नहीं कर रहा है, जो भी कार्य हो रहा है सर, ओके। तो दे आल्सो रिबेल्स, गेटिंग ओके। सो दिस इज हाउ 1567 के ट्रांजिशन में या 1564-67 के ट्रांजिशन के अंतर्गत अकबर डिसाइडेड टू टेक देम ओवर सर, है ना। नॉर्थ इंडिया में एक और कॉन्फ्लिक्ट होती है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू सी कि ये पूरा उज़्बेक रिबेलियन जो अकबर के सामने हुआ था उसने अकबर को कंसोलिडेट किया एंड ये विद्रोह स्टॉप करने के बाद अकबर धीरे-धीरे कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसीज को आगे चलाएगा सर, ठीक है। तो ये आपके 3 इनिशियल प्रॉब्लम्स थे जो अकबर को फेस करने पड़े सर, है ना, समझे। और उसको काफी सारी इश्यूज यहाँ से मिलेगी सर, गेटिंग ओके। तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर अबाउट अकबर्स लाइफ की क्या-क्या चीजें उसके अंदर हुई। अब आगे का पार्ट जो है वो अब बेसिकली वी विल सी कि एक्सटर्नल एक्सपेंशन की तरफ जाएगा सर, ओके। तो इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, समझे नहीं समझे, उसको जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे वो अकबर ने पहले 6-7 साल में निपटाए। इस पीरियड में अकबर ने एक्सटर्नल ज्यादा फोकस नहीं किया। ही कंटिन्यूड, ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से वो स्टॉप हो गया था, बट ही कंटिन्यूड सर, गेटिंग ओके। बट ही आल्सो रियलाइज्ड दिस पार्ट कि ही वोंट बी एबल टू लाइक गो फॉर मच ग्रेटर एक्सपेंशन ऑफ दैट टाइम सर, ठीक है। अब जैसे मालवा जीता तो मालवा के साथ हमें ये देखने को मिल रहा है कि अकबर साइमल्टेनियसली फिर गोंडवाना की तरफ भी जाएगा। इनफैक्ट 1560s के अंदर ही अकबर को उस पीरियड के अंदर वी विल सी कि ये जो क्या कह सकते हैं कि राजपूताना स्टेट है उसके बारे में भी पता चल गया, उसको समझ में आ गया था कि क्या करना है सर, ठीक है ना। बट इंटरनल प्रॉब्लम्स ही उतने थे कि वो एक्सटर्नल ध्यान नहीं रख पा रहा था सर, ठीक है, गेटिंग ओके। ये वही बात होगी ना, अभी तक अब तुम्हारा जीएस या स्टैटिक सब्जेक्ट खत्म नहीं हुए हैं तो आप कहां फिर अब करंट अफेयर्स के अंदर इधर-उधर दौड़ते रहोगे सर ना। कोर एरिया स्ट्रांग होना चाहिए सर, ओके। सो दिस इज हाउ वी विल कम टू नो कि अकबर ने पानीपत की लड़ाई और उसके बाद वाला जो ट्रांजिशन है उसमें कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं किया। आप देखिए कि ये टाइमलाइन पूरा कॉन्क्वेस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, ये मैप एक्चुअली एनसीईआरटी में दिया है। इसमें कुछ-कुछ एरियाज नहीं कवर किए बट जैसे अपन कर देते हैं यहाँ पे सर, ठीक है, गोंडवाना। अब देखिए मालवा कैप्चर करने के बाद अकबर का फिर तुरंत ध्यान यहाँ पे गया गोंडवाना के अंदर सर, ओके, समझे। एंड ही डिसाइडेड टू टेक ऑन द सेंट्रल इंडिया, मतलब बेसिकली आज का गोंडवाना, नर्मदा वैली और भोपाल से सटे हुए इस तरह के विस्तार सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल फाइंड कि इसके पास 50 से ज्यादा किले हुआ करते थे। सो वंस अकबर कैप्चर्ड मालवा ही रियलाइज्ड दिस पार्ट कि मुझे अब आगे कुछ करना पड़ेगा सर, गेटिंग ओके। सो दिस इज हाउ ही वेंट टुवर्ड्स द गोंडवाना रीजन। एक्चुअली गोंडवाना उसके लिए बहुत जरूरी था क्योंकि ईस्टर्न पार्ट जितना तो गोंडवाना से हो सकता है। दूसरा अकबर वांटेड टू गो और हैव हिज इन्फ्लुएंस ओवर प्रयागराज एंड इलाहाबाद एज़ वेल, और वहां से भी विल सी कि गोंडवाना का रास्ता निकल के आ रहा था, तो इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्ट्रक्शंस इन द अकबर्स एक्सपेंशन एज़ वेल सर, ठीक है ना, समझे। तो इस तरह से 1564 के आसपास 1564 के अंदर वी विल फाइंड कि उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया और यहाँ पे जो राजा थे उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, पर जो रानी हुआ करती थी, विडो थी, विधवा थी, दुर्गावती, अगर आपको नाम सुना होगा आपने सर, ठीक है। शी डिसाइडेड टू फाइट एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि इनके बीच में लड़ाई होगी सर, ठीक है। सो इन 1564
देयर इमर्ज अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, कॉन्फ्लिक्ट में इनिशियली ये था कि दुर्गावती डिड नॉट वांटेड टू फाइट, शी रियलाइज्ड द लिमिटेशंस एज़ वेल, एंड वी विल कम टू नो कि द मुगल्स वर ट्राइंग टू साइन अ ट्रीटी विद हर, सर, क्योंकि मालवा कैप्चर कर दिया था इन्होंने, इलाहाबाद में इनका डोमिनेशन था, सर, ठीक है। सो शी इनिशियली वांटेड टू अवॉइड द ब्लडशेड, सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम अकबर गवर्नर ऑफ इलाहाबाद, असफ खान करके गवर्नर था, उसने फिर चुगली कर दी, उसने कहा कि नहीं, इनको सरेंडर करवाएंगे इस तरह से। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि कॉन्फ्लिक्ट हो गई। इनफैक्ट इनकी जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई में अबुल फजल ने बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है, और उसने मतलब रानी दुर्गावती के कैरेक्टर के बारे में, उनके लीडरशिप के बारे में, उनकी विजडम के बारे में, और उन्होंने जिस तरह से बहादुरी और शौर्यता से लड़ाई की है, सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि ये देखने को आपको मिलता रहेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलती है। इनफैक्ट ऑन द लास्ट पार्ट व्हेन द बैटल वाज टेकिंग प्लेस एंड द मुगल फोर्सेस ने इनको पूरी तरह से घेर दिया था, तो दुर्गावती डिसाइडेड नॉट टू बी कैप्चर्ड एंड बिकम अ स्लेव, क्योंकि ये लोग तो क्या हरम में दासी बना के लेके जाते थे मुगल्स। ओके, तो शी डिसाइडेड टू किल हरसेल्फ, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम दुर्गावती है ना फॉट वेरी ब्रेवली, सर। ओके, और फाइनली हमें ये पता चलता है कि उनको ये समझ में आ गया था कि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द मुगल्स माइट डोमिनेट ओवर अस, तो इट्स बेटर टू लाइक नो डाई इन अ डिग्निफाइड वे रेदर देन लिव एज अ स्लेव अंडर द मुगल हरम, सर, ठीक है ना। तो इस तरह से इसने गोंडवाना कैप्चर किया, और जो कहानी है वो फिर आगे चली, सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि एक-एक करके उसके कॉन्क्वेस्ट आपको शुरू होते हुए मिलेंगे। ये कॉन्क्वेस्ट में मालवा, फिर गोंडवाना, और उसके बाद उसकी राजपूतों के प्रति जो एक्सपेंशन है वो आपको मिलेगी, सर, ठीक है ना, समझे। तो चित्तौड़ मिलता है, रणथंभौर मिलता है, मारवाड़ है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, इन सब स्टेट्स आपको मिलेंगे। तो अकबर की कॉन्क्वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि अकबर ने स्टेज बाय स्टेज कॉन्क्वेस्ट किया है। अब देखिए एक्जेक्टली ईयर आपको तो याद नहीं रहेंगे, सर, ठीक है ना, ईयर एक्जेक्ट आपको बॉल याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है, पर आपको देखना है कि थीम क्या थी। आप देखिए कि अकबर ने पहले दिल्ली आगरा से रूल करना शुरू किया, उसके बाद वो सेंट्रल इंडिया गया, है ना, सेंट्रल इंडिया के अंदर उसने डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर दिया, उसके बाद वो वेस्ट की तरफ आया, समझे नहीं समझे। वेस्ट में चित्तौड़ छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स उसके अलाइज बन जाते हैं, उसके बाद वो गुजरात की तरफ गया, है ना। जब ये पूरा का पूरा पट्टा सिक्योर हो गया, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही विल बी गोइंग टू द ईस्टर्न पार्ट्स। ओके, जब ये खत्म होगा तो देन ही विल बी गोइंग टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट एज़ वेल, है ना, नॉर्थ वेस्ट से लेके सिंध तक। जब ये खत्म हो जाएगा तो फाइनली ही विल बी गोइंग डाउन साउथ एंड देन अटैकिंग ओवर अहमदनगर, जहां चांद बीवी निजामशाही डायनेस्टीज के अंदर, मैंने आपको शायद पिछले क्लास के अंदर बात की थी, वो ये संघर्ष करता है, सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो उड़ीसा तक भी जाएगा, बट सब बाद में जाएगा। बाद में जाने का मतलब ये है कि अकबर्स कॉन्क्वेस्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू मल्टीपल फेजेस। द फर्स्ट फेज वाज द इंटरनल कंसोलिडेशन, है ना, समझे नहीं समझे। द सेकंड फेज वाज द कॉन्कर ओवर सेंट्रल इंडिया, जैसे गोंडवाना और ये सब रीजन। द थर्ड फेज वाज द कॉन्क्वेस्ट ओवर राजस्थान एक्सेप्ट चित्तौड़, चित्तौड़ तो नहीं हो पाया, सर। द फोर्थ फेज वाज द कैप्चर ओवर गुजरात, है ना, समझे। उसके बाद आप देखोगे तो गुजरात। द फिफ्थ फेज कैन बी एट्रिब्यूटेड टू द कैप्चर ओवर द ईस्टर्न पार्ट, दैट इज बिहार एंड बंगाल। वंस अगेन ही केम बैक टू चित्तौड़, क्योंकि वो बाकी रह गया था फर्स्ट फेज के अंदर ही, 1568 में नहीं हो पाया। तो अगेन 1576 में 8 साल के बाद वापस आया, जब दोनों रीजन जीत लिए, बंगाल और गुजरात, क्योंकि तब तक पैसा आ गया था, है ना, रिसोर्सेज आ गए थे, राजपूत उसके अलावा बन गए थे थर्ड फेज में। तो मारवाड़, रणथंभौर और फिर बाकी सारे जो स्टेट्स थे वो धीरे-धीरे उनके फेवर में आना शुरू हो गए थे, है ना, समझे। तो अंबर स्टेट था, सर, है ना, समझे, जयपुर वाला, तो दैट आल्सो बिकेम द अलाइज, गेटिंग पॉइंट। तो ऑल ऑफ द स्टेट्स स्टार्टेड बेसिकली बिकेम द अलाइज, और दे हेल्प्ड इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौड़, बट समहाउ इट कुड नॉट टेक प्लेस, है ना, चित्तौड़ तो हो नहीं पाया। उसके बाद अकबर का नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया कि भाई चलो इसको लपेटे में लेते हैं, सर। ओके, तो इस तरह से उसने नॉर्थ वेस्ट लपेटे में लिया, सर, है ना, छठे फेज के अंदर। फिर वो सिंध की तरफ आया कि भाई चलो अब सिंध में ले लेते हैं। जब इतना सारा हो गया, है ना, पंजाब पंजाब में उसने डोमिनेशन तो पहले से ही था इनका, सर। ओके, फिर उसका ध्यान नीचे की तरफ गया, है ना, दक्कन के नीचे की तरफ से। ओके, फिर वो उड़ीसा की तरफ गया, कैंपेन करा। देखो कि 1590s में वो सिंध में आया। उसके पहले वो काबुल और पंजाब और वहां पे अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करता है। लाहौर में उसने कैपिटल शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पहले उसका कैपिटल आगरा था, आगरा के बाद फतेहपुर, फतेहपुर के बाद वो लाहौर चला गया 1580 के बाद, सर, है ना, क्योंकि उसको नॉर्थ वेस्ट जीतना था और नॉर्थ वेस्ट को सिक्योर करना था, सर, ठीक है, समझे। और फाइनली वी विल कम टू नो कि ही विल बी गोइंग टुवर्ड्स डाउन साउथ। डाउन साउथ में उसका लास्ट जो था वो अहमदनगर के ऊपर कैंपेन था, है ना, ये लास्ट कैंपेन था 1601 में, सर, ठीक है। उसके बाद तो फिर उसके सामने बगावतें होती रही, एंड देन फाइनली हुमायूं, क्या कहते हैं अपने, जहांगीर ने बगा दिया, तो फिर उसका डिक्लाइन हो गया, सर, ठीक है। अब आपको इनमें से पॉलिसीज पता होनी चाहिए कि अकबर ने कॉन्क्वेस्ट कैसे किया, समझ में आया कि नहीं आपको, सर, ठीक है। दूसरी कहानी आपको इसके अंदर से ये भी पता होना चाहिए कि अकबर के कॉन्क्वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जो नीतियां थी, उसमें उसने धार्मिक नीति का भी उपयोग किया है। इसी दौर के अंदर उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी बदलने की कोशिश की थी। इसी दौर के अंदर अगर आप देखोगे तो राजपूत और रिलीजियस पॉलिसीज को भी उसने यूज किया था। सो अकबर का जो कॉन्क्वेस्ट है, ये कॉन्क्वेस्ट मूल तरह से दो तरह से हुआ, सर, ठीक है ना, समझे। इनफैक्ट ये कॉन्क्वेस्ट का प्रोटोटाइप आपको यहाँ से ही देखने को मिलता है मालवा के अंदर से। आप देखिए कि ही रियलाइज्ड दैट बहादुर वाज वेरी गुड फाइटर, सर, है ना, तो लड़ाई कर रहा था, सर, ठीक है ना, समझे, और उसके अंदर क्षमता थी। तो अकबर ने कहा कि क्यों ना दुश्मनी हम लोग है ना दोस्ती में बदल दे, और फिर उसको एडमिनिस्ट्रेशन में बना दिया, सर, गेटिंग एबिलिटी है, ही कुड अंडरस्टैंड दिस पर्सन, यार ये लड़ सकता है, तो बोले इसको अपने साथ में ले लो, सर, ठीक है ना, गेटिंग। उज़्बेक में भी हमने, मैंने आपको बताया, अब्दुल्ला खान उज़्बेक जो था, वो उज़्बेक तो बेसिकली इनके दुश्मन थे समरकंद से थे, है ना, बाबर ने तो उनके सामने संघर्ष भी किया था, बट उनको साथ में ले लिया, बोले तुम साथ में आ जाओ, ठीक है। तो ये स्टोरी आपको कंटीन्यूअसली देखने को मिलती है अकबर के कोर्ट के अंदर से। अकबर ने यही चीज राजपूतों के साथ की, सर। ओके, सो अकबर्स कॉन्क्वेस्ट कैन बी डन विद डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज, ओके ना। उसको ये चीज पता थी कि तो युद्ध करनी है, पर वॉर के साथ साथ अलायंसेस भी मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। ये अलायंसेस बेसिकली उसने दो लोगों के साथ, तो राजपूत के साथ बहुत प्रोमिनेंटली करता है, क्योंकि उसको पता था कि भाई इनको मेरा साथी बना दूंगा तो दे कैन हेल्प मी इन द कॉन्क्वेस्ट एज़ वेल, ठीक है, जो भी युद्ध करेंगे उसके अंदर से। इनफैक्ट इसी के अंदर उसने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिया था। ये इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत एक सिस्टम को लागू किया गया जिसका नाम है मनसबदारी, कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, समझे। जहां उसको पता था कि ये सिस्टम के थ्रू मैं चीजों को चलाऊंगा और फिर मेरे मनसबदार मेरे को हेल्प करेंगे इन द कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इनफैक्ट यही इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज के अंदर भी बदलाव आ चुका था, क्योंकि ये कॉन्क्वेस्ट में धार्मिक नीति भी उतनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अकबर चाहता था कि जो कॉमन मैन है, जो लोकल्स है, सर, ठीक है ना, भारत के, वो उसके अगेंस्ट में नहीं जाने चाहिए, वरना पीपल बच जाएगी, सर, है ना। सो इस कॉन्क्वेस्ट को सिक्योर करने के लिए अकबर ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को भी फोकस में रखा, है ना। उसका कॉन्क्वेस्ट जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुआ था, सिंध में हुआ था, क्यों हुआ था, है ना। तो वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन वाज दैट कि ही वांटेड टू लाइक सिक्योर द रीजन्स एंड ही वांटेड टू मेक श्योर कि ये जो बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है मेरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर ना हो, कोई भी बेसिकली मेरे ऊपर आक्रमण ना करे, सर, समझे। तो इस तरह से वी विल फाइंड कि अकबर ने अलग-अलग प्रकार की नीति अपनाई, राजपूत नीति अपनाई, ओवर पीरियड में रिलीजियस पॉलिसीज अपनाई, उसने अफगानों के प्रति अलग प्रकार की नीति अपनाने की कोशिश की, सर, ठीक है, समझे। और इन सब बेसिस के ऊपर से हमको ये पता चलता है कि अकबर जो है वाज एबल टू वी विल फाइंड कि डोमिनेट एज़ वेल, है ना। उसकी रिलीजियस पॉलिसी उसके अंदर थी, उसमें आगे डिस्कस करेंगे कि अकबर ने इंफॉर्मेटिव डिक्री निकाली, दिन हिलाई की स्थापना की, सर, ठीक है ना। रेवेन्यू सिस्टम को उसने इंट्रोड्यूस किया, सर, ठीक है। ये रेवेन्यू सिस्टम के अंतर्गत जब्त सिस्टम आपको मिल जाती है, दसाला सिस्टम आपको मिलेगी, आर्मी को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज किया। तो अकबर बेसिकली इसके कारण वी विल फाइंड कि काफी पॉपुलर हुआ, ओवरऑल पॉपुलर इसके लिए हुआ, एंड दिस इज हाउ ही वाज एबल टू कंसोलिडेट एंड कॉन्क्वेस्ट साइमल्टेनियसली। देखिए, एक होता है कॉन्क्वेस्ट करना और दूसरा होता है कंसोलिडेशन करना। अकबर की दो प्रकार की नीतियां चलती हैं, जो एरिया को कॉन्कर किया वहां कंसोलिडेशन एस्टैब्लिश करो, है ना, बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज, और जो नया एरिया बाकी है उसको कॉन्क्वेस्ट के लिए अपने बंदे को भेजो, है ना, समझे। मतलब टू फ्रंट्स पे अकबर खेलेगा। एक फ्रंट जो होगा जहां पे अकबर अपनी जो जीत गया है, जो विस्तार के अंदर युद्ध करके, सर, ठीक है ना, समझे। वहां वी विल सी कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बिठा देगा, मनसबदारी, रेवेन्यू सिस्टम, बाकी सारे, जैसे गुजरात जीतने के बाद उसने रेवेन्यू सिस्टम गुजरात में सबसे पहले लागू की। ये जब्ती दसाला सिस्टम जो है ना, ये बेसिकली सूरी के अंदर चल रही थी, मैंने बताया, टोडर में लागू किया था। तो वी विल फाइंड कि गुजरात में सबसे पहले इंप्लीमेंट कर दिया। बोले देख के देखो, है ना, नया एरिया जीता है हमने, है ना, 1570s में पूरी तरह से कंसोलिडेट करने के लिए। तो उसने फिर ये पॉलिसी उसने बाकी सारी जगह पे लागू की, और साइमल्टेनियसली वो दूसरी जगह पर युद्ध कर रहा है, समझे नहीं समझे। सो
conquering a particular area, making a consolidation on it, simultaneously going for expansion. समझे नहीं समझे? दो चीजें चल रही है ना? एक एरिया को जीतो, उसके ऊपर अपना दबदबा बढ़ाओ एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल से, दूसरा विजन क्या है कि दूसरे एरिया को जीतते रहो सर, है ना? वहां से ना भेजते रहो सर, ठीक है समझे? तो इस तरह से उसकी दोनों पॉलिसीज हमको पता होनी चाहिए। तो पीछे हम जब कॉन्क्वेस्ट के पीरियड में ये देख रहे हैं ना ये चार्ट को, तो हमेशा याद रखिएगा कि along with this chart we are also supposed to see कि in the background the consolidation is also taking place. Getting important, okay? वो बैकग्राउंड में कंसोलिडेशन भी चल रहा है। तो अकबर ने 1560 में लड़ाई करने की शुरुआत की थी, जैसे रणथंभौर के साथ लड़ाई किया, मारवाड़ बीकानेर के साथ, फिर गुजरात के ऊपर लड़ाई करता है, चित्तौड़ 1568 में किया, ठीक है, ओके। अकबर की स्टोरी लाइन में ऐसा है कि अकबर वी विल सी कि इसके पहले भी प्रयत्न था, मतलब जैसे रणथंभौर में या ग्वालियर में नॉर्थ इंडिया के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि इवन बैरम हैड आल्सो ट्राइड टू अटैक इट पार्ट्स, गेटिंग ओके। सो वी विल फाइंड कि कंटीन्यूअसली उसके एक्सपीडिशन चलते रहे सर। लेटर ऑन अकबर ने फिर राजपूत को अपना अलाई बना दिया कि चलो मैं समझे, वी आर रेडी टू मेक यू एन अलाई, आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा, ठीक है, आप मेरे साथी बन जाओ, आप मेरे मनसबदार बन जाओ, मेरी पॉलिसीज को आप बेसिकली फॉलो करिएगा एंड यू विल गेट द फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, द रिस्पेक्ट एंड द डिग्निटी एंड द एम्पायर दैट यू वांट, गेटिंग ओके। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि अकबर की स्मार्टनेस थी सर, है ना समझे? तो ही वाज एबल टू विन अप द राजपूत, ओके। तो ये कॉन्क्वेस्ट में आपको एक-एक करके कॉन्क्वेस्ट समझ में आएगी कि आदम खान की कहानी कैसे है, कैसे बस बहादुर हार गए, बस बहादुर बेसिकली फिर सत्ता के ऊपर है, बस बहादुर फिर मेवाड़ चले गए होते हैं, अकबर इनको मनसबदार बना देते हैं, बोले तुम बेसिकली अच्छा काम करते हो, हार के जीतने वाले को मैं बाजीगर कहता हूं सर, ठीक है। तो बस बहादुर द रूलर ऑफ मालवा, समझे, बिकेम द फर्स्ट बाजीगर ऑफ अकबर्स कोर्ट, है ना समझे। फिर उसके बाद राजपूत किंग्स मिली और बेसिकली इसी पॉलिसी अकबर ने राजपूत राजाओं के लिए भी डाली, अभी बताया कि इनको भी बेसिकली मनसबदारी बनाया गया था, ठीक है। तो अकबर की स्टोरी लाइन आपको यही कंटीन्यूअसली देखने को मिलती रहती है। इसके पहले जब ये हुआ उसके बाद उसने गोंडवाना किया, तो वी हैव जस्ट डिस्कस अबाउट द गोंडवाना सर, ठीक है समझे। तो गोंडवाना में जो क्वीन हुआ करती थी, वो विडो, है ना समझे, जो लोकल रूलर हुआ करते थे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि इसके ऊपर फिर असफ खान ने अटैक किया, दुर्गावती ने कहा कि इट्स बेटर टू डाई इन अ डिग्निफाइड वे रेदर देन सरेंडरिंग एज़ वेल सर, ठीक है ओके। इनफैक्ट अकबर ने भी गोंडवाना के अंदर भी यही गेम किया, उसको भी इनडायरेक्टली उसने रूल किया। तो वहां पे लोकल रूलर थे चंद्रशाह करके सर, है ना, इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते थे, दलपत शाह की जो रानी के हस्बैंड की फैमिली थी, तो उनको बेसिकली फिर सत्ता के ऊपर बिठा दिया, चलो तुम लोग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो इस तरह की कहानी आपको बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है विद रिस्पेक्ट टू द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एज़ वेल, ठीक है। तीसरी कहानी आपको मिलेगी वो है अकबर पॉलिसी, मतलब राजपूत पॉलिसी। देखिए राजपूत पॉलिसी के ऊपर अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे, अभी तो कॉन्क्वेस्ट की बात कर रहे हैं, या बेसिकली थोड़ा राजपूत पॉलिसी के ऊपर चर्चा कर ही देते हैं कि व्हाट हैज बीन द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर एंड हाउ इट हेल्प्ड इन द कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन एज़ वेल, ठीक है। तो अकबर रियलाइज दिस पार्ट कि देखिए राजपूत राजा जितने भी है सर, है ना, इन सब के साथ संघर्ष तो करना ही है क्योंकि ही वांटेड टू बेसिकली विन दिस ओवर। तो उसने रणथंभौर, मारवाड़ और बाकी सारे स्टेट्स को कैप्चर करने की कोशिश की, उनके ऊपर संघर्ष भी हुआ सर, ठीक है। पर चित्तौड़ नेवर एक्चुअली एक्सेप्टेड सर, चित्तौड़ इज लाइक कि झुकेगा नहीं है सर, इनफैक्ट इसके ऊपर से आपको अलग सवाल आएगा, वो है मुगल और चित्तौड़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट फाइनली कब खत्म होती है, जहांगीर के समय तक आते थे। सो इट वाज इन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ जहांगीर द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस, बट बिफोर दैट देयर इज कंटीन्यूअसली नेक्स्ट जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट भी टेकिंग प्लेस, है ना। अमर सिंह आपको देखने को मिलेंगे जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम महाराणा प्रताप के बाद संघर्ष चालू रखेंगे सर, तो हमें ये चीज बड़ी प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है कि अकबर ने ये जितने भी राजपूत शासक थे इनके साथ दो प्रकार की नीति अपनाई। एक तो लड़ाई की, लड़ाई के साथ इनको अपना साथी बनाया, उसने कभी भी एनेक्स नहीं किया। देखिए उसने मारवाड़ को भी एनेक्स नहीं किया, उसने जैसलमेर को नहीं किया, अंबर जो उसका पहला साथी बनता है सर, है ना, यानी कि जयपुर स्टेट था सर, ठीक है, ओके। तो बेसिकली सवाल ये आता है कि व्हाई अकबर डिड नॉट एनेक्स, इनफैक्ट अकबर आप देखोगे तो मालवा को भी एनेक्स नहीं करता है, अकबर आप देखोगे गोंडवाना को भी एनेक्स नहीं करता है सर, ठीक है। अकबर ने गुजरात को एनेक्स कर दिया, समझे नहीं समझे, अकबर नॉर्थ वेस्ट को एनेक्स करता है, कैन सी दिस पार्ट्स, ओके। हिज पॉलिसी इन द कॉन्क्वेस्ट हैड टू थिंग्स, समझे नहीं समझे। दो स्टेट्स व्हिच रिक्वायर्ड एनेक्सेशन उसको एनेक्स करेगा, दो स्टेट्स हु डिड नॉट रिक्वायर एनेक्सेशन को एनेक्स नहीं भी करेगा, ठीक है। वो बेसिकली अलग-अलग प्रकार की नीति का उपयोग करता है सर, है ना समझे। एक तो कोर्स करने की कोशिश करेगा, ट्राई टू कोर्स द राजपूत किंग्स टू कम इनटू अलायंस। कोर्सन कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वॉर, मतलब युद्ध भी करता है उनको प्रेशर प्रेशर करने के लिए सब, ओके। उसके बाद ट्रीटी कर देगा, ट्रीटी करने के बाद कहेगा कि देखो तुम अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी चलाओ, वी डोंट हैव प्रॉब्लम्स विद यू सर, है ना समझे। आप चलाओ बट यू सर्व अस, यू शुड बी सबसर्विएंट टू द मुगल कॉज, यू हैव द इंटरनल ऑटोनॉमी बट यू शुड नॉट हैव अ ग्रेटर पॉलिटिकल एम्बिशन आउटसाइड योर किंगडम, समझे नहीं समझे। आपकी जो डिजायर है वो क्या है, यू वांट रिस्पेक्ट, मैं दे दूंगा, यू वांट योर स्टेट टू बी इन योर हैंड्स, मैं दे दूंगा, बट डोंट थिंक अबाउट फॉरेन पॉलिसी, है ना, ऑफ एक्सपांडिंग योर किंगडम, समझ में आया कि नहीं आपको सर, I want you to serve my cause, and I do not want you to serve your own cause. Something like that. And this is how Akbar basically established his sovereignty over Rajput courts. He gave them internal autonomy, but simultaneously he also took the control of the Rajput courts. Say, for example, we will find कि अकबर ऐसे तो कहता है कि I do not interfere into the administration, but he was always able to control the succession. Succession का मतलब है कि किसको टीका लगाना है, वो indirectly वही influence कर रहा था, उसके कारण इनकी पूरी बदली है। टीका लगाने का मतलब है कि किसको राज्याभिषेक के ऊपर राजा बिठाना है। अकबर दिखाने के लिए ये कहता था कि मैं नहीं करूंगा, पर वो करता था सर। औरंगजेब से कहते थे इस चीज के कारण राजपूतों ने इनका साथ छोड़ दिया सर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, मारवाड़ स्टेट में क्या हुआ जसवंत सिंह, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है तो दुर्गादास राठौर विद्रोह करता है कि बोले ये कब तक चलता रहेगा सर, ठीक है। कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो वो औरंगजेब के पीरियड में होगा, अकबर के समय से ये शुरू हो गया था सर, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि व्हाई औरंगजेब सॉरी और व्हाई अकबर डिड नॉट एनेक्स, ओके ना, समझे, ओके। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसके अंदर से आपको मिलता है। तो अकबर को लग रहा था कि एनेक्सेशन विल लीड टू मोर प्रॉब्लम्स फॉर मी, तो कंटीन्यूअस रिबेलियंस, है ना, समझे। So one of the major reasons was that कि the Rajputs will keep on fighting against them. And he had seen the history as well, है ना। You see what happened with Babur, you see what happened with Humayun as well, ठीक है। In fact, by the time of Humayun, he had realized the importance of Rajput states should be his allies, क्योंकि वो पला बड़ा कहाँ पे था, एक राजपूत के घर पे पला बड़ा था, ठीक है। So he realized कि जबान के बड़े पक्के हैं, एक बार जबान दे दिया तो पीछे मुड़ेंगे नहीं, ठीक है। साथी के रूप में इनके अंदर लॉयल्टी या बेसिकली जो ट्रस्ट फैक्टर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हुमायूं को पाल बेसिकली 2-3 साल रखा यहाँ पे, फिर 1545 के बाद देन हुमायूं वेंट टू ईरान सर, तब तक तो 3 साल तो यहाँ पे बैठा था, अमरकोट के यहाँ, ठीक। राणा के वहाँ बैठा हुआ है, राणा अभी भी पाकिस्तान में आप देखिए, ठीक, अलग ही जलवा उनका सर। द सोढ़ा राजपूत ऑफ अमरकोट सर, ठीक है, समझे। उनके किंगडम को जिन्होंने ने लॉलीपॉप दे दिया था, बोले तुम रहो हमारे यहाँ सर, ठीक है। तो वो थोड़े ट्रस्ट में आ गए सर, पर वो अलग ही था, वो एमपी वहाँ पे सर, ठीक है, समझे। तो वी विल फाइंड कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब उनको क्या एमएनए कहते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, है ना, एमएनए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ नेशनल असेंबली। तो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली सोढ़ा बना हुआ है सर, ठीक। और वो सिंध में बहुत एक्टिव है क्योंकि अमरकोट बेसिकली सिंध का स्टेट है, वो पाकिस्तान ने उसका नाम उमरकोट कर दिया, ठीक है, समझे। दे डू नॉट स्पीक अमरकोट, दिस इज उमरकोट। तो फिर फाइंड की पर वो इट्स स्टिल देयर सर, ठीक है। इनफैक्ट अमरकोट जो किंगडम है वहाँ ठीक-ठाक आपको सिंधी बेसिकली हिंदू पॉपुलेशन सबको मिलेगी और अच्छी खासी इन्फ्लुएंशियल भी है सर, पर फिर वहाँ तो रीजन चेंज हो गया तो पूरी कहानी बदल गई सर। खैर, तो अकबर की पॉलिसीज राजपूतों के प्रति शायद तक बेसिकली मतलब एक फैक्टर ये है कि वी विल कम टू नो कि जो रही थी उसके पीछे उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि एनेक्सेशन का कोई मतलब नहीं। सेकंडली द करेज, bravery, valor and the sacrifices that the Rajput had already portrayed in the early stages, okay. Akbar was little bit aware about that as well, sir. Getting on, okay. Thirdly, Akbar was also in this condition that Rajputs are more loyal compared to his other nobility, sir. Getting on, okay. आप समझने की कोशिश करिए कि Rajputs were very much, मतलब once they commit to their cause, okay, they will never turn back, okay. आप समझिए कि राजपूतों की बेसिकली समझे कि एक शब्द था, एक प्रथा बन गई थी सर, okay, कि भाई एक बार इन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो कभी तो एनेक्सेशन करूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। Getting on,
पॉइंट। इससे अच्छा नोबिलिटी के अंदर इनको इंक्लूड कर दो जो मेरे लिए लॉयल भी रहे, मेरे लिए सबसर्विएंट भी रहे सर, वेरी गुड। मेरे ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करने में मेरे को हेल्प करे सर, और साथों के साथों मेरे ही नोबिलिटी के लोग अगर मेरे सामने विद्रोह करें तो राजपूत मेरे को हेल्प भी करते, क्योंकि उस टाइम पे अफगान थे, उस टाइम पे तुरानी थे, उस टाइम पे ईरानी थे, तुर्किश नोबल्स थे सर, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे, वेरी गुड। तो अकबर न्यू एट दिस पार्ट कि द अदर नोबिलिटी माइट गो अगेंस्ट मी बट द राजपूत विल नॉट गो, प्रोवाइडेड आई गिव देम डिग्निटी रिस्पेक्ट एज वेल सर, वेरी गुड। In fact, not annexing a state will also help me to fight against and create more and more of division among the Rajputs. समझे? मतलब बेसिकली he wanted to create kind of a domino effect or a shadow effect, मतलब demonstration effect, not domino effect. कि देखो यार आमिर के राजा ने शादी की, मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए, उनको मनसबदार बनाया, अब दूसरा जैसलमेर वाला भी कहेगा कि अपना भी रिश्ते की बात चलाओ, है ना? तीसरा जोधपुर वाला भी कहेगा कि अपना भी रिश्ते की बात चलाओ। अंडरस्टूड दिस पार्ट सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो बाय नॉट अनेक्स कर देता तो फिर बगावत होती, सब यूनाइटेड हो जाते। अनेक्सेशन नहीं करने का एक इंटेंशन ये भी है सर कि बगावत को रोकी जाए सर, क्योंकि द मोमेंट यू विल ट्राई टू एनेक्स राजपूताना स्टेट देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि दे विल बी यूनाइटेड, इनके बीच में डिफरेंसेस तो कई, इनफैक्ट मारवाड़ मेवाड़ के बीच में यू विल फाइंड कि तनातनी बहुत चलती रहती है सर, इवन आज की प्रेजेंट राजस्थान की पॉलिटिक्स में भी देखोगे तो विल फाइंड कि कटाक्षबाजी चलती रहती है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया सर, गेटिंग पॉइंट। तो कहानी आपको ये मिलती है कि ही न्यू दैट ही दे विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर मी, है ना, समझे? तो अगर इनको मैं एनेक्स करूंगा तो यूनाइटेड होंगे तो पूरे स्टेट को लेके आएंगे, ये पूरा राजपूताना कॉन्फेडरेसी फिर से रिक्रिएट होगा, ये कॉन्फेडरेसी मेरे अगेंस्ट में जा सकता है सर, है ना? तो ये तो एम्पायर बिल्डिंग की जगह एम्पायर ब्रेकिंग के अंदर हेल्प करेंगे सर, ठीक है। तो अकबर को सब कुछ चीजें पता थी, ही न्यू एवरीथिंग अबाउट दिस पार्ट सर, एंड ही दैट इज द रीजन ही यूज्ड द राजपूत अगेंस्ट द राजपूत। सो व्हेन द चित्तौड़ और हल्दी घाटी टुक प्लेस इन 1576 व्हाट हैपेंड सर, ठीक है, समझे? उसको आप देखोगे तो कौन लीड कर रहा था अकबर की तरफ से, समझे? आप कभी मानसिंह की परिस्थिति के बारे में सोचा है कि वो किन परिस्थिति में लड़ने गए होंगे? अब देखिए मानसिंह को लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर देते हैं, बोले ये थे वो थे, लड़ गए सर, ठीक है ना, महाराणा प्रताप के सामने। बट कैन यू सी देम, क्या उनको पता नहीं था कि व्हाट ही इज फाइटिंग फॉर? ही न्यू इंटरनली सर, ठीक है, उनको चीजें पता थी बहुत क्लियर कट, पर वो परिस्थिति के मारे वी विल फाइंड कि संघर्ष में उतरे थे, समझे कि नहीं समझे? उनको नहीं पता था कि मेरा खून है, उनको ये नहीं पता कि उस इंटरेस्ट इज सर्विंग एज वेल सर, वेरी इंपॉर्टेंट। बट एट दैट टाइम ही वाज बाउंडेड टू डू दैट, और बाउंड के अंतर्गत हमें ये भी पता चल रहा था कि वो प्रथा चल रही थी, सैक्रिफाइसेस की प्रथा चल रही थी, लॉयल्टी की प्रथा चल रही थी कि राजपूत एक बार बोल दिया, जबान दे दिया तो वापस नहीं मुकरेगा सर, ठीक है ना, समझे? तो ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग थी ना सर, ये विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। सो वी विल फाइंड कि दैट और बेसिकली अकबर कह रहा है कि मैं जिहाद करने जा रहा हूं। सो व्हेन हल्दी घाटी टुक प्लेस, अकबर तो जजमेंट में बैठा हुआ था, ही नेवर केम टू हल्दी घाटी सर, आता पाइप पट के बुला, बाद में आया था सर, ठीक है। अकबर को लोग कह रहे हैं सुनो तो हल्दी आना था लड़ने के लिए सर, ठीक है, लेकिन नेवर केम टू हल्दी घाटी सर, वो पीछे आदमी में तंबू डाल के बैठा हुआ है सर ना, कैंपिंग वैम्पिंग करके, बोले क्या हो रहा है आगे जरा बताओ मेरे को सर। तो आगे डिस्कस करेंगे हल्दी घाटी के पॉइंट ऑफ व्यू सर, ओके। तो ही वाज फाइटिंग राजपूत अगेंस्ट राजपूत, सो बाय नॉट अनेक्सिंग द स्टेट ऑफ राजपूताना स्टेट किंगडम, ही वाज वेरी स्मार्ट, ही वाज एबल टू मेक श्योर कि द राजपूत्स विल बी हेल्पिंग इन द इंटरनल फाइट, द राजपूत्स वर आल्सो हेल्पिंग इन द एक्सपेंशन। आप देखिए राजपूत सीधे जो अफगानिस्तान में उसको लड़ने के लिए गए, मानसिंह गए थे सर, बंगाल में कहीं विद्रोह मानसिंह भेजेंगे, इधर गुजरात की तरफ जीतना है राजपूत भेजेंगे सर, ठीक है ना, एवरीवेयर द राजपूत्स वर हेल्पिंग। You will see that each and every conflict that Akbar will be fighting for, and after 1570s, it will be because of the support, bravery, and the valor and the sacrifices that the Rajputs did for Akbar. बाकी अकबर की अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल फाइंड कि हिटलर भी थी नहीं कि वो खुद से बेसिकली कॉन्क्वेस्ट कर पाए। सब काबुल जैसे काबुल में कॉन्क्वेस्ट करना किसी की मतलब है ना हिम्मत नहीं हो रही थी, और मुगलों की हालत ये हो गई थी जहां से बाबर आया था उनके हाथ से चला जाएगा। तो मानसिंह से जिनको गवर्नर बना के भेज दिया गया वहां के मनसबदार रहो। फिर बंगाल में एक दफा विद्रोह हुआ तो वहां से उनको बंगाल लेके आया सर, ठीक है, समझे समझा? तो भाई तुम बेसिकली अगर होते इतने पावरफुल है ना तो यू कुड हैव लीड द आर्मी सर, करिंग बट ही वाज वेरी स्मार्ट इन नेचर। सो नॉट एनेक्सिंग, मेकिंग देम अलाइज, यूजिंग देम इन अ डिप्लोमेटिक वे, एंड डिप्लोमेटिक वे के अंदर भी मैंने बताया मैट्रिमोनियल अलायंसेस क्रिएट करना। तो जो सरेंडर करता था उनको नवाजा जाता था, जो नहीं करता था उनके साथ युद्ध किया जाता था सर, समझे? करिंग बट ओके। तो अकबर्स पॉलिसी वाज साइकोलॉजिकल, his policy was, I would say, incentive based as well, so ठीक है ना, समझ गए, okay, and his policy was also in the form of very lucrative for certain Rajput rulers to get into the administration as well, ठीक है ना, समझे? तो उसने बेसिकली राजपूताना पॉलिसीज के रूप में कुछ स्टेट्स के साथ अच्छे संबंध बनाए, जिन्होंने सरेंडर नहीं किया उसके साथ लड़ाई कर दी सर, ठीक है ना, समझ गए, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि इस तरह से अपनी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट उसने स्थापित किया सर, ओके। इसमें 1562 में मतलब 1562 में ही अगर आप समझने की कोशिश करिए, उसने कछावास यानी कि अंबर जयपुर का जो स्टेट है, कछावा राजपूत जो वंश था, उनके साथ बेसिकली डिप्लोमेटिक और मेट्रिमोनियल अलायंसेस करने की शुरुआत की थी, और उसके बाद ही उसने मीरता के ऊपर आक्रमण किया सर, करिंग ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसलमेर, जोधपुर, मारवाड़ मतलब जो बेसिकली जो डेजर्ट वाला रीजन है वहां पे वो अटैक करने की कोशिश करेगा, करिंग ओके। फिर उसने रणथंभौर और बाकी सारे रीजन्स के ऊपर किया, फिर इन बिटवीन उसका ध्यान चित्तौड़ के ऊपर किया सर, समझिए? तो वील सी की लंबी कहानी है, बट हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अकबर की पॉलिसी की खासियत क्या थी सर, ओके। तो पहली कहानी आपको ये देखने को मिलती है वो है राजपूतों को साथी बनाओ और एनेक्सेशन ना किया जाए सर, ठीक है, समझे? तो नो एनेक्सेशन की आपने लिख लिया होगा ना सर, ठीक है, समझे? व्हाट वाज द राजपूत पॉलिसी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाई अकबर नेवर नेक्स्ट सर, लिख दे या लिख दोगे सर, समझ में आ जाएगा? हाँ, राजपूत स्टेट्स वर नॉट annexed by Akbar. This is part of the Rajput policy only, sir. This is part of the Rajput policy only, greater Rajput policy. नॉर्मली लोगों को ये लग रहा है कि खाली मैट्रिमोनियल अलायंसेस करने के बाद ही यू विल फाइंड कि अकबर की राजपूत पॉलिसी खत्म हो गई, नहीं। तो ग्रेटर राजपूत पॉलिसी में दो थी, एक तो अलायंस करो, अलायंस बेसिकली डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और मैट्रिमोनियली कर दो, और राजपूत को मनसबदार और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपने इंक्लूड करो सर, ठीक है, मनसबदार सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे आज या कल जो भी टाइम आएगा सर। दूसरी कहानी नॉट एनेक्सेशन के पीछे बहुत सारे मल्टीपल रीजन थे। एक तो राजपूत की ब्रेवरी से वो बड़ा इन्फ्लुएंस था, इनकी वेलर और सैक्रिफाइसेस से सर, ठीक है ना, समझे? तो ही वाज अवेयर अबाउट दिस पीपल कि ये वैसे लोग हैं जो मेरे लिए हेल्प कर सकते हैं बेसिकली इन द एक्सपेंशन, गेटिंग पॉइंट, ओके। अकबर गिव देम इंटरनल ऑटोनॉमी, by giving them internal autonomy or we can say the working in the local administration, Akbar made sure कि उनका कार्य चलता रहे। अकबर also wanted to create heterogeneous nobility, heterogeneous nobility में उसको ये पता था कि राजपूत सबसे ज्यादा लॉयल रहेंगे अगेंस्ट दी तुर्को अफगान एंड द सेंट्रल एशियन नोबिलिटी सर, ठीक है ना, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान नोबिलिटी, क्योंकि नोबिलिटी में बहुत सारे बड़े बड़े थे मुगल कोर्ट में, है ना, तो उसमें कुछ अफगान नोबल्स भी थे, कुछ सेंट्रल एशियन भी थे, तुर्किश ओरिजिन के थे, जो बेसिकली तिमूर के वंशज के रूप में कहेंगे, तिमुराइट मिर्जा लिखते हैं अपने पीछे सर, ठीक है, मिर्जा है ना, सब मौत करो तो मिर्जा हो तो सर, ठीक है, हम क्या करें? तो अकबर चाहता था कि भाई बेसिकली नोबिलिटी को ऐसे क्रिएट किया जाए जहां बेसिकली जो डिवाइड एंड रूल होता रहे, मेरा काम चलता रहेगा सर, ठीक है ना। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकबर सर, करेंगे ओके। तीसरी कहानी इसने एक्सपेंशन में हेल्प किया बहुत सारी चीजें। अच्छा, इनको बेसिकली अकबर ने क्या कहा, बेसिकली एनेक्सेशन तो नहीं किया, बट उसने जो राइट टू सक्सेशन राइट है उसमें अकबर ने अपना कंट्रोल करके रखा सक्सेशन राइट के अंदर, सो ही वाज एबल टू कंट्रोल द सक्सेशन राइट, ओके, हियर अपेरेंट को कंट्रोल करके रखा, ठीक है। इनफैक्ट अकबर ने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लिखी थी कि आई विल नॉट अनेक्स यू बट यू नीड टू सर्व द मुगल कोर्ट, है ना। सर्व द मुगल कोर्ट का मतलब यह है कि आइदर द किंग और द हेयर अपेरेंट ऑफ द किंग शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द मुगल कोर्ट।
आपको ऑटोनॉमी दूंगा उसका मतलब नहीं कि आप राज्य में वापस चले जाओ, है ना? समझे? तो इसकी कहानी ये है कि अगर एक राजा ने उसके साथ ट्रीटी की तो उसका बेटा या वो राजा खुद कोर्ट के अंदर आएगा और ये चीज़ आपको कंटिन्यूअसली मिलती रही सर। ओके, दिस वाज फाउंड इवन इन द पीरियड ऑफ छत्रपति एज़ वेल। तो जब छत्रपति को बुलाया जाता है महाराज को, है ना, 1664 में औरंगजेब के द्वारा, क्या वो आगरा के अंदर सर, ठीक है? तो बेसिकली विल सी कि संभाजी और शिवाजी महाराज दोनों के दोनों बेसिकली इनडायरेक्टली कहा जाता है, तो शिवाजी महाराज फिर हाजिर हो गए और फिर ये क्यों किया गया, तो उसके पीछे का कारण ये है कि देखो तुमको ऑटोनॉमी मिल रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम वापस चले जाओ। तुम वापस जाओगे तो कल इंडिपेंडेंट हो जाओगे। तो आइदर ऑफ द पर्सन, द हेयर अपेरेंट मतलब सन, राजा का लड़का युवराज, या राजा खुद मेरे कोर्ट में आना चाहिए। तो इससे क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस हो रहा था। एनेक्स करने की आवश्यकता नहीं थी। एनेक्सेशन की आवश्यकता तब होगी जब वी विल कम टू नो कि तुम्हारे सामने, और बेसिकली एनेक्सेशन विल लीड टू मोर एंड मोर ऑफ रिबेलियंस। ओके, एनेक्सेशन विल लीड टू रिबेलियंस बाय राजपूत सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, अगर एनेक्सेशन होते तो रिबेलियन होते, कंटीन्यूअस रिबेलियन तक यहाँ से मिलती रहती है। इनफैक्ट इसके कारण ही राजपूत का डिवीजन किया उसने, तो राजपूत कॉन्फेडरेसी का डिवीजन करवा दिया उसने, और ही वाज वेरी मच सक्सेसफुल, काइंड ऑफ वेरी मच सक्सेसफुल, ठीक है समझे? तो वी विल फाइंड कि ये 4-5 चीजों के अंदर हमको यहाँ से मिलती रहती है और ये पॉलिसी अकबर के बाद भी चलती रही अब तक औरंगजेब। जब तक औरंगजेब आप पकड़ने की कोशिश करें जिंदा था, ये औरंगजेब की मृत्यु तक ये पॉलिसी फिर फेल हो गई, क्योंकि औरंगजेब ने गेम कर दी थी, ज्यादा ही एम्बिशियस हो गया था और उन सबके चक्कर में इनको मार पड़ गई सर, ठीक है। बाकी रियलिटी ये है कि अकबर या उसके ट्रांजिशन तक हम लोग ये कह सकते हैं कि द होल स्टेट वाज स्टिल इन्फ्लुएंस्ड बाय द राजपूत पॉलिसी, ओके ना? बाकी मैट्रिमोनियल अलायंसेस आपको सैकड़ों मिलेंगे सर, ठीक है। और ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस के अंतर्गत सबसे पहले शुरुआत तो अंबर स्टेट से किया उसने 1562 के बाद सर, ठीक है। एंड जोधाबाई, हरकाबाई, अब देखो इसको लेकर अलग-अलग कहानियां हैं सर, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू द स्टोरी लाइन कि हरकाबाई थे कि नहीं थे, जोधाबाई थे कि नहीं थे। एक्चुअली देयर वाज अ लेडी कॉल्ड हरकाबाई सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि हरकाबाई एग्जिस्ट कर रही थी, जोधाबाई वही थी, हरकाबाई वही थी, उसको लेके डिबेट चल रही है सर, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है वो तो, बट अभी तो क्या डिबेट के ऊपर हम जाएंगे नहीं सर, ठीक है। दूसरी कहानी भरमल से ही उनके ही ग्रैंडसन थे मान सिंह सर, ओके। तो भगवान दास और मान सिंह बेसिकली बोथ ऑफ देम सर्वड अंडर अकबर, है ना, अंबर स्टेट से। तो मनसबदार के रूप में बनाए गए, इनको बेसिकली अकबर ने जागीर भी दी और एडमिनिस्ट्रेशन भी इंक्लूड किया सर, ठीक है। तो जागीर बेसिकली एक लैंड थी जिसके थ्रू वो रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे थे, वहां से लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करेंगे। मजे की बात ये थी कि वो कहीं और दी जाती थी, होम स्टेट में नहीं देते थे ये लोग, है ना, बोले तुम कहीं और सर्व करो, मेरे अफगानिस्तान करो, इधर करो सर, ठीक है समझे? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये भी इंटरेस्टिंग कहानी आपको इससे मिलती है। वतन जागीर देता था, वतन जागीर वाज अ परमानेंट जागीर, ओके। सो वंस यू गेट द वतन जागीर, आपकी लैंड वापस नहीं ली जाएगी, उनको एश्योरेंस मिल जाता था जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। नॉर्मली अकबर बहुत लोगों को तनख्वाह जागीर देता था, देखो बड़ा स्मार्ट था सर, ठीक है। ही इज लाइक कि समझे नहीं समझे, आई विल गिव यू जागीर बट इट विल बी तनख्वाह जागीर, तनख्वाह जागीर इज इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। सो टिल द टाइम यू आर इन द सर्विसेज यू गेट द जागीर। जिस दिन राजा की तुम्हारे ऊपर दिमाग सटक गया, बोले तो पहली फुर्सत में सर्विस से निकल, तो तुम सर्विस से जाओगे, उस दिन पर जागीर भी खत्म हो जाएगी सर, ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको यहाँ से मिलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको ये पता चलता है कि उसने ह्यूमिलेट नहीं किया, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, एंड मान सिंह प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद फिर और भी राजपूत के साथ इसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस करवाए, तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट रही है सर, ठीक है समझे? तो हुआ क्या कि ये पॉलिसी अकबर को हेल्प करती है इन द ओवरऑल एक्सपेंशन ऑफ द किंगडम एज़ वेल, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यही पॉलिसी थी जिसके थ्रू अकबर वाज एबल टू लाइक नो गेट होल्ड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ राजस्थान। इसमें फिर बहुत स्टेट्स के अंदर उसको प्रॉब्लम भी हुई, जैसे मैंने बताया कि मेवाड़ की कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है ना समझे? और चित्तौड़ में उसने 1568 के अंदर लड़ाई की। इनफैक्ट राजपूतों से ये बड़ा प्रभावित भी होता है, मतलब उसने 1568 में पहला सीज़ किया ना चित्तौड़ के ऊपर, तो उस टाइम पे वी विल फाइंड कि मतलब संघा तो तब तक मृत्यु हो चुकी है सर, ठीक है समझे? तो वी विल फाइंड कि देयर वर टू राठौड़ प्रिंसेस, है ना, हू केम इन फेवर ऑफ चित्तौड़। इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर, ठीक है। तो जयमाल सिंह राठौड़ एंड फतेह सिंह राठौड़ सर, है ना, मतलब जयमाल और फट्टा के रूप में इनको पहचानते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दी अकबर एंड द मुगल फोर्सेस, ओके। और इस पीरियड में कहानी आपको ये मिली कि जो राजपूत थे वो लड़े सर, है ना समझे? और इनके लड़ने के कारण ही अकबर इनकी बहादुरी से बड़ा प्रभावित हुआ था सर, है ना समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो उस पीरियड में संगा नहीं था, उदय सिंह वाज द रूलर ऑफ चित्तौड़, और फिर राणा प्रताप आएंगे, राणा प्रताप आके फिर से अपने आप को डोमिनेट करेंगे सर, ठीक है। तो यहाँ गलती से संगा लिख दिया, चेंज करनी है ना। तो उदय सिंह के ऊपर पहला सीज किया गया था 1568 में, एंड चित्तौड़ बेसिकली इनके लिए जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि चित्तौड़ के ऊपर वाले जो स्टेट्स हैं ना ज्यादातर, आप यहाँ जोधपुर के स्टेट्स देखो या अंबर के स्टेट्स देखो, धीरे धीरे इनके फेवर में आना शुरू कर दिए थे। चित्तौड़ नहीं आ रहा था, बेसिकली चित्तौड़ नहीं आएगा तो उनकी गुजरात की इंटरलाइन अटक जाती है, ठीक है। मालवा के लिए भी इनके लिए भारी हो जाता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि हमें ये पता चल रहा है कि चित्तौड़ स्टेट उसके लिए बहुत जरूरी था इकोनॉमिकली, बेसिकली रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और चित्तौड़ की ज्योग्राफी ऐसी थी जो अकबर चाह रहा था कि वो जीत के जाए सर, ठीक है। नॉर्मली क्या हो रहा था कि मुगल की अगर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन वहां से मूव भी कर रही है, तो विल फाइंड कि कंटिन्यूअसली हमें ये पता चलता था कि वहां अटैक्स होते रहते थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो बिकॉज़ ऑफ द माउंटेन रेंजेस ऑफ अरावली एज़ वेल, आप हल्दी घाटी चले जाओ, इतनी नैरो लेन है सर, ठीक है ना, वहां घाट डाल के मुगल के सामने फिर महाराणा प्रताप ने कहा कि बेटा तुम गलत जगह है सर, ठीक है, समझे? खैर, तो वी विल सी दैट हल्दी घाटी के ऊपर कभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी लाइन कि व्हाट हैपेंड ओवर हियर सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इनफैक्ट इसमें जो जयमाल सिंह राठौड़ है, ये एक्चुअली ये दोनों के दोनों फिर मारे गए, इनकी बहादुरी से अकबर बहुत प्रभावित हुआ था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड 1568 में पहली बार चित्तौड़ फोर्ट जो है वो मुगल्स ने ब्रीच कर दिया था। ब्रीच करने का मतलब ये है कि दे वर एबल टू लाइक नो टेक इट ओवर, और उसको तोड़ने की कोशिश की थी, एंड दे वर सक्सेसफुल इन दैट पार्ट एज़ वेल, ओके। फिर उसके बाद ये रणथंभौर गए सर, सो देन दे वेंट टू रणथंभौर। रणथंभौर जाके वहां 1569 में लड़ाई की, फिर मारवाड़ बीकानेर जैसलमेर ऑलमोस्ट सब कर दिए, चित्तौड़ नहीं आते इनके हाथ में सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो लेटर ऑन फिर हल्दी घाटी की, हल्दी घाटी क्यों? क्योंकि 1572 में 1572 में महाराणा प्रताप आए। अब देखिए कि मजे की बात ये है कि जब प्रताप पावर के ऊपर आए, उसी तौर पे उसी इनको गुजरात जीतना था। तो प्रताप ने कहा कि तुमको अगर गुजरात जाना है तो आज चित्तौड़ जाना पड़ेगा ना, तो आई विल नॉट अलाउ यू टू गो सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि फिर यहाँ की रेंज आएगी सर, ओके। तो लड़ाई तो होती रही, तो आपने रणथंभौर सिक्योर कर दिया, तो बीच का रास्ता तो चित्तौड़ और रणथंभौर के बीच में गुजरात के लिए यहाँ से आएगा। तो 1572 में ये गुजरात तो जीत गया सर, ठीक है, क्योंकि गुजरात वाज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह, मैंने आपको बताया सर, ठीक है, समझे? एंड व्हेन प्रताप बेसिकली केम टू पावर, इट बिकेम वेरी क्लियर कि देयर वाज बेसिकली देयर विल बी एन ऑब्स्ट्रक्शन सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इस वजह के रूप में पिक्चर क्लियर हो गया है कि महाराणा प्रताप को क्या कह सकता है कि अबू फजल बहुत क्रिटिसाइज करता है अपनी किताब अकबरी में, और ये बहुत एरोगेंट हुआ करते थे, डिसऑनरिंग हुआ करते थे, डिसओबीडिएंट हुआ करते थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और कहते हैं कि ये वो व्यक्ति था जिसने आजीवन अकबर के सामने युद्ध किया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी एस स्मिथ इसके बारे में लिखते हैं कि व्हाट वाज द बिगेस्ट फॉल्ट ऑफ राणा, बोले राणा का एक ही फॉल्ट था कि वो वाज द बिगेस्ट पैट्रियट, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन अकबर हैड टू फाइट हिम आउट सर, ठीक है, समझे? कि उनका सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो सबसे बड़े पैट्रियट थे अपनी जमीन को लेके सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। प्रॉब्लम ये हुआ कि जब राणा सत्ता के ऊपर आए 1572 में, तब तक बाकी सारे राजपूत स्टेट्स को अकबर जीत चुका है, समझे? और बिकॉज़ राजपूत स्टेट्स को जीत चुका है, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम अकबर ने इनको डिवाइड एंड रूल किया। अब देखिए 1562 में अगर अंबर, यानी कि मैंने बताया राजपूत पॉलिसी में मैट्रिमोनियल अलायंसेस ना की होती ना, भगवान दास से शुरू हुआ सर, ना, या भरमल से शुरू हुआ, भरमल से सी की ओवर पीरियड ऑफ टाइम कहानी आगे चली सर, ठीक है, समझे? ओके, भगवान दास और मानसिंह आए। मानसिंह और महाराणा प्रताप की अलग ही कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ना, समझे? क्योंकि पावर की भी कॉन्फ्लिक्ट थी, और दूसरी कहानी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो द कॉन्फ्लिक्ट वाज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू द लीडरशिप इन राजपूताना किंगडम एज़ वेल। अब देखिए कि चित्तौड़ रेजिंग अप द वॉइस अगेंस्ट द मुगल्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अकबर सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इफ चित्तौड़ बिकम द लीडर्स, इट माइट आल्सो बी डेट्रिमेंटल टू द अदर राजपूत किंगडम। जैसे मानसिंह का ये मानना था कि देखो आई एम द लीडर ऑफ द राजपूत कम्युनिटी, है ना, जितने भी किंगडम्स हैं उनके अंदर,
तो बेसिकली मेवाड़ मारवाड़ हो गया या अंबर और मेवाड़ हो गया, उनके बीच में टसल भी चल रही है कि कौन आगे आएगा, करेंगे कौन, ओके। सो इस वजह के रूप में भी इनके बीच में लड़ाई हुई, तो अकबर रियलाइज दिस पार्ट, यार ये बात तो ठीक है सर, समझ समझ। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि अकबर डिसाइडेड टू लाइक नो सेंड मानसिंह टू फाइट इट आउट एज वेल सर, करेंगे कौन, ओके। तो हमें इंटरेस्टिंग कहानी हमको यहाँ से मिलती है और इस तरह से वी विल फाइंड कि इनके बीच में लड़ाई हुई। ये लड़ाई के पीछे अलग-अलग प्रकार की स्टोरीज है, बट वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौड़ वाज दैट दे रियलाइज्ड दिस पार्ट कि चित्तौड़ अकेला सरेंडर नहीं कर रहा है, तो मतलब वो है ना कि काइंड ऑफ एक ऐसा स्टेट था जो इनको कूचता था, उसको एम्पायर बनाना है आपको सर, है ना, और एक छोटा राज्य अरवलियों के बीच में आया हुआ है जो कंटीन्यूअसली आपको परेशान कर रहा है, तो इट यूज्ड टू लाइक नो नेक देम अराउंड कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है सर, एम्पायर बिल्डिंग नहीं हो पा रहा है सर, ओके। और अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी वो तब तक सक्सेसफुल हो गई थी, तो चित्तौड़ इनमें से कोई भी पॉलिसी में लागू नहीं हो रहा था, नाइदर इट वाज एक्सेप्टिंग द मैट्रिमोनियल अलायंसेस और मेकिंग देम अनसबदार, कोई भी सर नहीं हो पा रहा, ओके। दूसरा, प्रताप की जो सिस्टम थी राणा प्रताप की सर, उन्होंने इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बहुत फोकस किया, कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर बहुत फोकस किया। राणा प्रताप अकेले फाइट नहीं कर रहे थे, दे वर भील ट्राइबल कम्युनिटीज, ओके, दे वर रेडी टू फाइट विद द राणा प्रताप अगेंस्ट द बेसिकली द मुगल्स, एंड इन फैक्ट मेवाड़ हैड अ वेरी रिच बार्डिक हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम, बाढ़ से जो कविराज हुआ करते थे चारण सर, ठीक है। इन लोगों ने राइट फ्रॉम द सल्तनत इन्वेजन, है ना, मतलब खिलजी के समय के इन्वेजन से बेसिकली इतिहास संभाल के रखा है। सो दे ऑलवेज मोबिलाइज द कम्युनिटी टुगेदर, सो व्हेरेवर अटैक्स टू टेक प्लेस ना, सो द लोकल्स यूज्ड टू कम इन सपोर्ट इन क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द इन्वेडर्स, कैटिंग ओके। तो बेसिकली कॉम्पैक्ट एक तो ज्योग्राफी इनकी ऐसी हुआ करती थी, दूसरी कहानी हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था थी और फिर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो बेसिकली था ही। प्रॉब्लम बेसिकली अकबर को अबू फजल जिस तरह से लिखता है उसमें यही चीज़ देखने को मिल रही थी कि अकबर हैड मोर ऑफ अ ईगो क्लैशेस विद महाराणा प्रताप सर, कैटिंग ओके। क्यों था? क्योंकि इट वाज बट ऑब्वियस कि है ना, प्रताप वाज नॉट रेडी टू सरेंडर, मतलब काइंड ऑफ पब्लिक का सवाल था ना सर, कैटिंग ओके। तो उनको ऐसा था कि देखो मेरी सोवरेनिटी अलग है। दूसरी कहानी ये है कि वी विल कम टू नो कि अकबर जिस तरह से मुझे ट्रीट कर रहा है या बाकी सारे राजपूत राजाओं को ट्रीट कर रहा है, ये ना स्वीकार सर, कैटिंग ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि दे ऑल डिसाइडेड टू रेजिस्ट, है ना। तो इनके पीछे बहुत कारण थे, इनफैक्ट इनके बीच में देयर इज एन एविडेंसेस ऑफ सम काइंड ऑफ ट्रीटीज बीइंग डिस्कस्ड अपॉन सर, है ना, कैटिंग ओके। तो कहानी ये भी देखने को मिलती है कि इनके बीच में ट्रीटी की भी बात हो रही थी सर, कैटिंग ओके। एंड वी विल फाइंड कि महाराणा प्रताप को पहले एक समय तक विचार भी आया था कि क्या मैं बेसिकली अकबर के वहां मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर दूं सर, कैटिंग ओके। तो उसने कहा कि यार मैं वो स्टेट से बिलोंग कर रहा हूं, है ना, समझे नहीं समझे, जिसने खिलजी से लेके सैकड़ों इन्वेजन्स को रिपेल किया है, उनके सामने संघर्ष किया है सर, ठीक है। तो हमारी पॉलिसी ही नहीं रही ऐसी कि हम कभी सरेंडर करें, हमारी डोरी कभी उठ के वहाँ मुगलों के कोर्ट में गई नहीं है, सुल्तानों के कोर्ट में, दिल्ली के सुल्तान, ये हुआ था ना पहले भी, अगर आपको याद हो, रानी पद्मिनी के समय की भी ये बात यही हुई थी सर, गेटिंग ओके। अकबर को ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी सर, अकबर वाज लाइक ये क्यों मना कर रहा है सर, गेटिंग ओके, हाउ कम दिस इज पॉसिबल। सो दिस इज हाउ इट लेड टू द बैटल ऑफ हल्दीघाटी सर, ओके। ये बैटल ऑफ हल्दीघाटी में वी विल फाइंड कि राणा एक्चुअली फॉट वेरी ब्रेव सर, बट समहाउ वी विल फाइंड ही कुड नॉट कंट्रोल दैट स्टेट, ओके ना, देन ही हैड टू गो टू ऑब्लिवियन, और ऑब्लिवियन मतलब फिर पहाड़ों में चले गए और फिर गुरिल्ला वॉरफेयर चालू की सर, गेटिंग ओके। तो हल्दीघाटी में राणा बेसिकली मतलब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर थोड़ी बहुत उनको रिट्रीट मिली थी, बट राणा के जज्बा को कभी रिट्रीट नहीं मिली सर। सो आफ्टर 1578 व्हेन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी टुक प्लेस, एंड व्हेन हल्दीघाटी इवेंचुअली वी विल सी 1576 व्हेन हल्दीघाटी टुक प्लेस, एंड हल्दीघाटी होने के बाद भी राणा अगले 20 साल तक लड़ते रहेंगे। राणा इज लाइक कोई बात नहीं सर, ठीक है, समझे। वी डोंट गिव अ डैम कि इफ यू लूज अ सर्टेन पार्ट ऑफ वॉर और बैटल, बट वी ट्राई टू रिकैप्चर इट, है ना, गेटिंग ओके। सो द बैटल डिड नॉट ब्रेक द राणा's ambition to establish an independent state. तो राणा डिसाइडेड कि कोई बात नहीं, अपने पहाड़ों में चले जाते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे, घास की रोटी खाएंगे, बट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन सॉवरेनिटी सर, समझे। हम बेसिकली घास की रोटी खाएंगे, हमारी सॉवरेनिटी, हमारे ट्रेडिशंस को हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। तो इसी का तो परिणाम आपको देखने को मिलता है ना सर, ओके। सो मुगल्स वर अनएबल टू परस्यू इट आउट, है ना। तो ये हल्दीघाटी के बाद तो आगे बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ मुगल फोर्सेस में। एक गोगुंडा करके एक फोर्ट था सर, है ना, राणा का। तो गोगुंडा में जाके वी विल फाइंड कि एक्चुअली राणा कुंभा के समय से बहुत सारे फोर्ट्स बनाए थे, मैंने बताया 30 से ज़्यादा फोर्ट्स इनके द्वारा बनते और भी फोर्ट्स बने थे बाय द टाइम। तो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम राणा डिसाइडेड टू टेक इट ओवर सर, ओके। तो जब ये हुआ तो सही सर, है ना, समझे। एंड उसके बाद फिर कत्लेआम हुआ गोगुंडा में, फिर राणा ने रिकैप्चर करने की कोशिश की सर, गेटिंग ओके। और उनकी जो एटीट्यूड थी वो ऐसी रही कि अपन झुकेगा नहीं सारी भाषा के अंदर। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि राणा नो डाउट लॉस्ट द मैन, है ना, समझे। उन्होंने बेसिकली काफी लोगों को घुमाया भी सही, डिस्ट्रक्शन भी हुआ, बट ही वाज एबल टू एस्केप इट आउट, ओके, गेटिंग ओके। और ये एस्केप के बाद उन्होंने कंटीन्यूअसली संघर्ष करने की कोशिश की सर, समझे। दो तीन कारण थे इसमें राणा के हारने के, मतलब अगर आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखोगे तो नंबर की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी थी सर, ओके। एंड नंबर मुगल्स हैड गुड नंबर ऑफ बेसिकली सोल्जर्स एट देयर डिस्पोजल, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द नॉर्थ इंडिया लोकल मनसब राजपूताना किंगडम, मानसिंह की फोर्स थी, अकबर की खुद की फोर्स थी, असफ खान जो इलाहाबाद का गवर्नर था, लेकिन अकबर की कोर्ट में बहुत इन्फ्लुएंशियल था, उसने भी अपनी सेना लेके पहुंचा था। तो तीन चार कमांडर्स थे इनके पास, और इसके कारण भी फाइंड ये चीज आपको मिलती है। दूसरी साइमल्टेनियसली हमको ये भी देखने को मिलता है कि जब ये खत्म हुआ ना सर, गेटिंग हल्दीघाटी, उसके बाद मानसिंह के ऊपर भी ब्लेम लगा। मानसिंह के ऊपर ब्लेम किसी और ने नहीं किया, पर अकबर के नोबल्स ने किया। और नोबल्स ने इस तरह से किया कि देखो मानसिंह अलाउड राणा प्रताप टू रिट्रीट सर, गेटिंग ओके, समझे समझे। इनफैक्ट मानसिंह वाज द पर्सन हु डिड नॉट अलाउ द प्लंडरिंग ऑफ राणा's टेरिटरी टिल द टाइम ही वाज देयर, गेटिंग ओके। When Mansingh was called back to Ajmer, over a period of time you will see the plundering and the लूटपाट एंड द मैसेकर ऑफ मेवाड़ विल टेक प्लेस, चित्तौड़ विल टेक प्लेस, गेटिंग ओके। तो देखिए मानसिंह बड़े धार्मिक, मतलब राइटियस वॉरफेयर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देखो हमारी संघर्ष ये है कि हम राजा को डिफीट कर रहे हैं, समझे। तो वी विल मेक श्योर कि वी विल नॉट हैव द प्लंडरिंग एंड द लूटिंग एंड द काइंड ऑफ मैसेकर व्हिच इज कंडक्टेड बाय द ट्रेडिशनल फोर्सेस, वो नहीं करने देंगे। हुआ क्या कि फिर लेटर ऑन फिर मानसिंह को वापस बुला गया अकबर के द्वारा, जब जैसे ये खत्म हुआ ना, राणा निकल गया पहाड़ों में, और उसके बाद विल सी कि गोगुंडा में और बाकी सारे एरियाज में विल सी की लड़ाई हुई। और इनफैक्ट हल्दीघाटी में इनिशियली तो ऐसी भी कहानी है कि द मुगल्स वर एट द लूजिंग एंड, ओके, मुगल्स आर्मी हार रही थी, ओके। और इनका मोटिवेशन डाउन हो गया था क्योंकि घात लगा कि ये लोग मार रहे थे सर, राणा प्रताप फोर्सेस टारगेटिंग कर रहे थे, क्योंकि नैरो पैसेज। अब हल्दीघाटी देखोगे इतनी सारी फोटोग्राफ देख लीजिएगा, दो पहाड़ों के बीच में घाटी इतनी सी, ठीक है। एंड वी विल कम टू नो कि ऐसी विस्तार है जहां बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और आज भी आपको दूसरा रास्ता देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा हाईवे बन गया है सर, ठीक है। आज से 600-700 साल, मतलब ऑलमोस्ट आप देखिए 1576 हो गया ना, तो 600 साल पहले कैसी व्यवस्था रही होगी सर, मतलब तो इट वाज वेरी बैड सिचुएशन। मुगल्स वर एक्चुअली डिमोरलाइज्ड इन द अर्ली पार्ट व्हेन द वॉर स्टार्टेड सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब ये शुरू हुआ ना सब, तो कहानी हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये तो बहुत डिमोरलाइज हो गए थे। और मानसिंह इनिशियल जो कैंपेन करने आते वो तो फेल हो गया था, क्योंकि इनके दो ऑब्जेक्टिव क्या थे हल्दीघाटी के अंदर, कि प्रताप को मार देना, उनको कैप्चर कर देना, मार देना, और मेवाड़ को सब्जुगेट करना। दोनों में से एक भी नहीं हो पाया पहले ही दिन सर, ठीक है। दूसरी कहानी ये ऊपर से मार पड़ गई।
तीसरी कहानी ये हुई कि मुगल फोर्सेस ऑलमोस्ट डिमोरलाइज हो गए थे, फिर किसी ने ऊपर से मैसेज दिया, बोला अकबर आ रहा है, अजमेर से लेके आ रहा है, गाजी है ना, जिहाद करने निकला है वो सर, ठीक है ना। तो अकबर फिर से बेसिकली गाजी वाला पीपल हो जाएगा जो बाबर ने निकाला था 1526 के अंदर, तो पानीपत हुआ था, बताया ना सर, ठीक है। तो उसके बाद फिर मुगल आर्मी के अंदर फिर थोड़ा जोश आया, बोला अकबर आ रहा है ना, अजमेर से सेना लेके आ रहा है, तब जाके लोग वापस इकट्ठे हुए, देन दे बेसिकली ना खानवा के अंदर हुआ था, राणा संगा के अंदर हमने पढ़ा था, तो सेम वही कहानी रिपीट हुई यहाँ से, ओके। तब जाके तो मुगल्स वर एबल टू रीग्रुप टुगेदर, है ना, और उसके बाद फिर जो मानसिंह ने डिफीट किया, ये राणा को समझ में आ गया कि आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन द नंबर ऑफ, मुगल्स आर वेरी ह्यूज आर्मी सर, 40,000 प्लस पीपल कमिंग टुगेदर, 40-50,000 प्लस की सेना लेके इकट्ठे हुए थे। तो इस पीरियड में और फिर राणा इंजर्ड भी हुए सर, ठीक है, सो इन द बैटल फॉट राणा आल्सो गॉट इंजर्ड, ओके। तो इन बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट राणा को इंजरी भी हुई थी। तो फाइनली हमें ये पता चलता है कि जो मानसिंह है उनको वापस बुला लिया गया, और फिर गोंडा में कत्लेआम हुआ एक साइड के ऊपर, मानसिंह को साइडलाइन कर दिया। इनफैक्ट आफ्टर द बैटल ऑफ हल्दीघाटी यू कैन इमेजिन राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर कितनी ऐसे तो ग्रेट बोलते हैं, पर सब मानसिंह को कोर्ट पॉलिटिक्स से साइडलाइन कर दिया गया, काहे में, है ना, क्योंकि यू डिड नॉट ट्रस्ट मानसिंह, ओके ना। मानसिंह के दो ऑब्जेक्टिव आपके हल्दीघाटी खत्म ही नहीं हुए, आप मेवाड़ को सब्जुगेट करना चाहते थे, मेवाड़ ने सरेंडर नहीं किया, मेवाड़ कंटिन्यू टू रेजिस्ट। आप चाहते थे कि राणा प्रताप को बेसिकली सरेंडर कराया जाए और या उनको खत्म कर दिया जाए, उनको किल कर दिया जाए, वो भी नहीं हो पाया, आइदर ऑफ द केसेस, सो दे कंटिन्यू टू फाइट गेटिंग ओवर, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये दोनों की कहानी आपको मिलती है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये भी देखने को मिली कि अकबर वाज वेरी मच अनहैप्पी विद द कंडक्ट ऑफ मानसिंह, कि व्हाई यू डिड नॉट अलाउ द आर्मी टू प्लंडर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, ठीक है ना, गेटिंग ओवर, ओके। अकबर मानसिंह से दुखी था, ये बदायूं खुद लिखता है सर, है ना, समझिए गेटिंग ओवर, ओके। अबू फजल खुद लिखता है कि भाई ये मानसिंह कुछ ज्यादा ही अपना वो कर रहे थे, सैनिकों को टाइट कर रहे थे, डिसिप्लिन कर रहे थे कि कोई खत्म, कोई लूटपाट नहीं करेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो कहानी आप समझने की कोशिश करिए, तो क्या हल्दीघाटी का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए? तो वी विल फाइंड कि हल्दीघाटी इज कॉल्ड एज अ बैरन विक्ट्री फॉर द मुगल्स। बैरन विक्ट्री का मतलब समझ में आ रहा है सर, है ना, इसमें कुछ इनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाए, ऊपर से मुगलों की छाप खराब हो गई, गेटिंग ओवर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि मानसिंह को जिस तरह से इतिहास में ब्लेम किया गया है या दोष दिया गया है, वो दोष आपको होपफुली समझ में आ गया कि उतनी हद तक आज की परिस्थिति में व्हेन यू पुट योरसेल्फ इनटू शूज ऑफ मानसिंह, तो आपको समझ में आएगा कि क्या होगा, गेटिंग ओवर, ओके, है ना। असफ खान को भी बुला लिया गया था, एंड वी विल फाइंड कि मानसिंह को भी, और दूसरा एक और था व्यक्ति जो इनका आर्मी का जनरल था, इन तीनों डिसिप्लिन मेंटेन करवाते, गलत नहीं करेगा कोई, समझे, गेटिंग ओवर, ओके। तो कहानी आपको ये मिलती है कि हल्दीघाटी हुई जून 1576 के अंदर, है ना, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि प्रताप कंटिन्यू टू रेजिस्ट। प्रताप वाज लाइक कि चलो आमने सामने लड़ाई भी तो गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे, है ना। सो फॉर द नेक्स्ट 20 years फ्रॉम 1576 टू 1597 टिल द टाइम अमर सिंह विल कम टू पावर सर, ओके, देयर विल बी कंटीन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजिस्टेंस बाय द राजपूत्स, ओके। तो क्या अकबर की राजपूत पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से या अकबर की मेवाड़ के प्रति जो नीति थी या मेवाड़ के प्रति जो कैंपेन इसने किए, क्या सक्सेसफुल है? 1568 में भी नहीं हो पाया, 76 के अंदर जब हल्दीघाटी उसमें भी नहीं हो पाता, गेटिंग ओवर, ओके। इनफैक्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी दैट ये 20 साल में प्रताप वाज एबल टू रिकैप्चर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेरिटरी एंड द फोर्स दैट ही हैड लॉस्ट, ओके। चित्तौड़ को छोड़ के, चित्तौड़ और अजमेर, अजमेर में भी इनका इन्फ्लुएंस था सर मेवाड़ का। अजमेर तो फिर मुगलों का कैंप बन गया था, कैंटोनमेंट बन गया था। इनफैक्ट अजमेर को इन्होंने नेक्स्ट कर दिया, इंटरेस्टिंग स्टोरी। अजमेर में अगर आपको पता होगा तो चौहानों का वंश था ना सर पुराना, तो सुल्तानत जब आई, है ना, खिलजी के टाइम से ही फिर खत्म कर दिया गया था, तो अजमेर बिकेम द कैंप ऑफ द मुगल्स, ओके। इनफैक्ट हल्दीघाटी को छोड़ दीजिए, और हल्दीघाटी के बाद के 20 साल में चित्तौड़ को छोड़ के बाकी सबके सब फोर्ट्स और बाकी जितने भी एरियाज है ना, ऑल ऑफ देम वर रिकैप्चर्ड बाय वी विल सी कि महाराणा प्रताप। सो यू कैन इमेजिन कि हाउ बेसिकली पावरफुल राणा एट दैट टाइम वाज सर, गेटिंग ओवर, ओके। सो ही वाज एबल टू रिकैप्चर चित्तौड़, और एक और था आई गेस मांडलगढ़ था या विराट था, नॉट एबल टू रिकॉल, बट देयर वाज वन फोर्ट जो राणा नहीं कैप्चर कर पाए थे सर, ओके। बाकी सबके सब फोर्ट्स उन्होंने रिकैप्चर किए थे। ही वाज एबल टू रिकैप्चर एवरी प्लेसेस, ओके, ही वाज एबल टू रिकैप्चर द एरियाज दैट वर लॉस्ट आफ्टर द हल्दीघाटी। तो ये कहानी महाराणा प्रताप की वेलर की भी है सर, ठीक है, गेटिंग ओवर। इनफैक्ट अकबर उसके बाद कंटीन्यूअसली इनके नाक में दम हो गया, क्योंकि ये गुजरात जीते उसके बाद, है ना, समझे, गेटिंग ओवर। क्योंकि गुजरात तो 1572 में कैप्चर किया था, हल्दीघाटी 1576 के अंदर हुई। इन बिटवीन जब भी गुजरात के थ्रू इनका ट्रांजिट हो रहा था, मालवा इनके हाथ में है, पर चित्तौड़ इनके हाथ में नहीं था, होते हुए भी नहीं था, गेटिंग ओवर, ओके। सो महाराणा गिव अप ऑल द थिंग्स ऑफ हिज लाइफ सर, गेटिंग ओवर, ओके, बिकॉज़ ही रियलाइज्ड दिस पार्ट कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सरेंडरिंग, एंड लाइक नो जो हमारी ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है, प्रतिष्ठा है, उसका नाम ही इसके साथ जुड़ा हुआ है, गेटिंग ओवर। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस ही केप्ट ऑन अटैकिंग, ओके, समझे ना, कंटीन्यूअसली लड़ाई करने की शुरुआत की, और ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया है। और इनफैक्ट यही रेजिस्टेंस अगर आप समझने की कोशिश करिए आगे की जनरेशन में मिलेगा, क्योंकि हुआ क्या कि जब अमर सिंह के टाइम पे इनकी ट्रीटी होती है ना, व्हेन द फाइनल ट्रीटी वाज साइंड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, जो पॉलिसीज राजपूत राजाओं के लिए अकबर ने गढ़ी थी, इनमें से कोई भी चीज मेवाड़ ने नहीं स्वीकारी। जैसे अकबर ने क्या कहा था कि यू हैव टू सर्व द मुगल कोर्ट, यू और द किंग और द युवराज, द इमीडिएट हेयर अपैरेंट ऑफ द रूलर हैज टू सर्व द मुगल कोर्ट। मेवाड़ ने कहा ट्रीटी करेंगे पर अपनी मर्जी से, समझे नहीं, वी आर रेडी टू सर्व योर ट्रीटी, है ना, समझे, बट ऑन आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। बोले आगे क्या? तो बोले आगे यही होगा कि हम करेंगे तो जरूर से, पर हम हमारे आपके कोर्ट में नहीं बेचेंगे, हमारा बंदा नहीं है, ना ही हमारी डोरी तुम्हारे यहाँ आएगी, ठीक है, समझे नहीं, समझे। तो टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राजपूत पॉलिसी वाज मैट्रिमोनियल अलायंस, संधि बना लो, नहीं किया। दूसरी पॉलिसी क्या थी सर, समझे, कि तुम्हारा युवराज है, तुम्हारा राजा मनसबदार बनके, वजीर बनके कोई पोजीशन में हमारे यहाँ बैठेगा, सो दैट वो है चेक। ये एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट ऐसे चलती है, डेमोक्रेसी में भी ऐसे चलती है, एक होता है इंटरनल सपोर्ट, एक होता है आउटर सपोर्ट सर। तो अगर आप, जैसे मैं सरकार चला रहा हूँ, ठीक है, जैसे आनंद सरकार चला रहा है सर, ओके, आनंद सरकार चला रहा है, आनंद के पास 200 एमपीज हैं, आनंद ने नवनीत की मदद ले ली सर, है ना, समझे, कि चल भाई 20 एमपी दे दे, फिर ये सुधांशु की 20 एमपी की मदद ले ली सर, ठीक है ना, समझे, फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि सुष्मिता से 20 एमपी ले ली, इस तरह के इन्होंने 272 कर दिए। अब इनमें से नवनीत कहेगा कि मैं एमपी का सपोर्ट तो दूंगा, पर मेरे को सरकार का पार्ट नहीं बनना। आई विल गिव यू सपोर्ट इन राइटिंग, मैं प्रेसिडेंट साहब को लिख दूंगा कि मेरे 20 एमपी का सपोर्ट इनके लिए, बट मैं सरकार का पार्ट नहीं दूंगा। सो बाय नॉट बिकमिंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि 20 के 20 को कभी भी सरकार से रिजाइन कर देंगे, है ना, सपोर्ट खींच देंगे। बट वंस यू बिकम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर, ठीक है, समझ गए। तो कहानी है कि आप में से 20 एमपी में से 2 4 लोग को मंत्री बना देंगे, मंत्री बनेंगे, तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी होगी, थोड़ी पावर मिलेगी, है ना, मंत्री बनते हो, कैबिनेट सिस्टम का पार्ट बनते, सत्ता आती है। तो फिर उस टाइम पे सपोर्ट खींचना बहुत टफ हो जाता है ना, सपोर्ट खींचना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। वो नहीं, अब रात नहीं खींच सकते, हमारे पास होम मिनिस्ट्री, हमारे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारे पास लॉ मिनिस्ट्री, 3 इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, तो कैसे चलेगा सर, ठीक है। तो इस तरह से सरकार चल जाती है, 5 साल निकल जाते हैं। अकबर ने भी यही किया था कि मेट्रिमोनियल अलायंस कर दो। दूसरा क्या था, बोले इनको मसबदार बना, ऊपर बिठाओ, मुगल कोर्ट में आगरा बुला दो, ठीक है। अकबर ने ये दोनों की दोनों चीजें की, पर मेवाड़ के लिए, मेवाड़ ने जब जहांगीर थे, अकबर के टाइम में तो सरेंडर हुआ नहीं मेवाड़। जहांगीर के टाइम पे जब फाइनल एग्रीमेंट हुआ तो इक्वालिटी के ऊपर एग्रीमेंट हुआ। इक्वालिटी समझ में आती है आपको सर, ठीक है ना, कि वी आई एम नॉट सबसर्विएंट, आई एम नॉट सबऑर्डिनेट टू यू, नो डाउट यू माइट बी द इंपीरियल पावर, बट आई स्टिल रिटेन द सोवरेनिटी, समझे नहीं समझे। सो द इंप्लिकेशंस ऑफ द राजपूत पॉलिसी वाज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल ऑन द स्टेट ऑफ मेवाड़ इवन इन द लेटर पीरियड। आंखों में आंखें डाल के यूं बोले क्या करना है, बोले ये ट्रीटी ये नहीं होगा, बोले तुम डोली उठा के नहीं, मेरे को डोली आएगी नहीं मेवाड़ से, ठीक है, क्या बना के रखा है ये सर, ठीक है। दो ही चीज थी ना सर, ये राजपूतों की डोली उठ के जाती थी। बेसिकली राजपूत पॉलिसी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि किसी मुगल की डोली नहीं है राजपूत कोर्ट के अंदर। आप कभी सोचिएगा, है ना, समझे, लोग ढंढेरा पीटते हैं, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। हैव यू एवर सीन अकबर वाज काइंड ऑफ अ वेरी स्मार्ट पर्सन सर, ठीक है, देयर वाज नो रेसिप्रोसिटी ओवर हियर। कहीं आपको सामने एक्सचेंज, देखो रोटी बेटी के संबंध दो तरह से होते हैं ना, प्राचीन भारत में भी हुए थे, अंडरस्टूड दिस पार्ट, समझे। इवन इन एंशिएंट इंडिया रोटी बेटी के संबंध, है ना, अजातशत्रु बिंबिसार की शादी हुई कौशल देवी के साथ, वहां से उसकी बेटी की शादी उससे प्रसन्नजित के साथ करी, तब जाके संबंध बना ना।
समझे नहीं समझे? यूटिलिटी का संबंध ही उसको कहते हैं जहां आप इक्वल ट्रीट करते हो, ठीक है? अकबर की राजपूत पॉलिसी में एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस ने बड़ा क्या बढ़िया असर है ना इसके जैसा। नो, ही स्टिल हैड दैट इंपीरियल आइडियोलॉजी। इट वाज नेवर पार्ट ऑफ द सोशल कोहेजन पॉलिसी जो बेसिकली है ना। वन साइडेड रिलेशंस का क्या मतलब है कि तुम अपनी तरफ से बेसिकली रिलेशन बनाते रहो। बेसिकली मेवाड़ वाज आल्सो अगेंस्ट दैट। मेवाड़ के इंटरनल डिस्कोर्सेस जो हुए थे उसमें ये भी बात हुई कि डोली उठेगी तो दो साइड से उठेगी ना सर। गेटिंग उठेगी, हम तैयार हैं, चलो सर है ना, हम भी बेचेंगे, हम भी डोली बेचेंगे मुगल कोर्ट के अंदर। डोली मतलब बेसिकली शादी कराएंगे। गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि अकबर की राजपूत पॉलिसी का आज की तारीख में रीलुक होने की आपको पूछा जाएगा सर, ओके, कि क्या उसकी राजपूत पॉलिसी में एनेक्सेशन नहीं करना, पर मैट्रिमोनियल अलायंसेस के अंदर भी ये वीकनेस है, उसकी क्रिटिसिज्म है। अंडरस्टूड दिस पार्ट कि अकबर्स पॉलिसी बाय गिविंग राजपूत एन इंपीरियल पोजीशन एवरीथिंग इज करेक्ट, ओके, बट देन अकबर नेवर हैड दिस वेलफेयर ऑब्जेक्टिव और नेवर वांटेड टू क्रिएट अ सोशल कोहेजन यूनिट। सब सोशल कोहेजन तब होता है जब दोनों साइड के ऊपर संबंध बनता है। आप कहते हो बॉन्डिंग लानी चाहिए। अकबर एज अ नेशनल रूलर एक टॉपिक आता है सर, ठीक है ना? अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, उसके ऊपर डिबेट चलती है सर, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। अकबर एज अ नेशनल रूलर की जो टॉपिक है उसमें इस बात के ऊपर सबसे ज्यादा ऑथर्स लिखते हैं कि भाई देखिए ये राष्ट्रीय शासक था, इसने भारत के राष्ट्र को एक किया और सबसे एक करने का सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव था मैट्रिमोनियल अलायंसेस क्रिएट करना। बट फिर हमें ये भी देखना है कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस नेशनल रूलर में तो दो तरह से होना चाहिए सर। गेटिंग ओपन, समझे नहीं समझे है ना? तो वी विल फाइंड कि हमें दोनों की कहानी पता होनी चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है? गेटिंग ओपन, अकबर बिल्ट द मुगल एम्पायर बाय इन्वेस्टिंग द सपोर्ट ऑफ राजपूत। डू यू एग्री? यस, दिस इज करेक्ट, ओके। समझे नहीं समझे? तो राजपूत बेसिकली हेल्प करते हैं, बट इट वाज नॉट द अदर वे अराउंड, ओके। अकबर ने मुगलों की या मुगलों ने राजपूतों की मदद लेके साम्राज्य बनाया और औरंगजेब के समय भी इनका साम्राज्य टूट गया। आगे डिस्कस करेंगे कहानी क्या है, क्योंकि राजपूत पॉलिसी हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर एंड राजपूत पॉलिसी आल्सो लेड टू द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर। दोनों की दोनों कहानी आपको यहां से मिलती है सर। गेटिंग ओके। तो लंबी कहानी है, आपको पूछा जाता है कि कंपोजिशन ऑफ नोबिलिटी फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, मैंने बताया तो अकबर ने आके फिर ये बदल दी, ऐसा कहा कि मैं राजपूतों के साथ मिलूंगा। गेटिंग ओके। बट देन वी विल फाइंड कि राजपूतों में भी सब राजपूत तो आए नहीं, आए तो भी विल सी कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे आए, और आने के बाद भी कभी भी सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट अकबर की जितने भी कैंपेन्स थे गुजरात की तरफ के, वो क्या 100% सक्सेसफुल होते हैं? नहीं रहते उसके कारण, क्योंकि मेवाड़ ने कभी सरेंडर ही नहीं किया हल्दीघाटी के बाद भी, बताया मैंने आपको, ठीक है? तो कहानी हमको ये देखने को मिलती है कि प्रताप कंटिन्यू टू द पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके, समझे? तो काफी लोग कह रहे हैं कि देखो वी विल सी कि प्रताप मेड अ मिस्टेक बाय नॉट जॉइनिंग द मुगल्स एंड नॉट एंटरिंग इनटू द अलायंस एज वेल, सो ठीक है, गेटिंग ओके। एंड वी विल फाइंड कि प्रताप लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। बट रियलिटी ये थी कि भाई प्रताप बिकेम शाइनिंग लाइट इनटू द एरा ऑफ डार्कनेस व्हेन मुगल फोर्सेस वर रूलिंग ऑल अक्रॉस द कंट्री। जाते थे तो सरासर होता थी, जागीर की नदी तो बहती नहीं थी मुगलों के जाने के बाद या सल्तनत के जाने के बाद, ठीक है? तो बेसिकली उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा सर, गेटिंग ओके। अब इसमें उनका मटेरियल लॉस बहुत हुआ, मॉनेटरी लॉस बहुत हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई स्टेबिलिटी आई नहीं मेवाड़ के अंदर से, गेटिंग ओके। बट ही क्रिएटेड दिस सेंस ऑफ नेशनलिज्म ऑन दैट टाइम सर, गेटिंग ओके। तो इस तरह से ही एक्चुअली क्रिएटेड द पॉइंट वेयर द फ्यूचर जनरेशन स्टार्टेड लुकिंग हिम एज अ हीरो, कि देखो सैक्रिफाइस बलिदान है ना, तो बेसिकली जो त्याग है वो कैसे दिया जाता है सर, गेटिंग है ना? उनकी इंडोमिटेबल स्पिरिट जो है उन सबको याद करेंगे सर। और कहानी उसी की 1597 के बाद बदलेगी। 1597 के बाद जब राणा प्रताप अपने आखिर के स्टेज में हुआ करते थे, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर अमर सिंह आए। अमर सिंह तक आते आते चीजें बदल गई। वो हर एक राजा के हर एक डायनेस्टी के साथ यही होता है सर, गेटिंग अमर सिंह कैरिड आउट दी कैंपेन्स अगेंस्ट द मुगल्स, उन्होंने भी चालू तो किया सर, ठीक है? बट बाय द टाइम द मुगल्स बिकेम वेरी डोमिनेबल, क्योंकि 1596-97 तक आ जाते मानसिंह के लिए फिर से सवाल बन गया था कि अब क्या होगा। देखिए मानसिंह ऑलमोस्ट आफ्टर दिस हल्दीघाटी कैंपेन थोड़े समय तक वो साइडलाइन हो गए। साइडलाइन होने के बाद मानसिंह को भेज दिया गया अफगानिस्तान, तुम वहां का कैप्चर कर दो। मानसिंह ने अपना झंडा बुलंद कर दिया, देखो सर, ठीक है ना? आई डिफीटेड द अफगान्स। अफगान्स को दो लोगों ने डिफीट किया। अफगान्स को दो लोगों ने डिफीट किया सर, समझे? एक राजपूत थे और दूसरे सिख थे। अफगान्स को कोई डिफीट नहीं कर पाया सर। तो ओनली टू पीपल और देयर वर टू डायनेस्टीज हु डिफीटेड द अफगान्स, ओके। वन इन द 19th सेंचुरी रणजीत सिंह, है ना? एंड सेकंड मतलब रणजीत सिंह में भी डोगरा थे और हरि सिंह नलवा, ठीक है, समझे? तो सिख और डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ी थी। बोथ ऑफ देम वेंट एंड देन डिफीटेड द अफगान्स, ओके। बाकी किसी की हिम्मत नहीं थी, दूसरे मानसिंह थे। अफगान कैंपेन पूरा पूरा राजपूतों ने लड़ा। तो दी हल्दीघाटी एंड द टाइम पीरियड आफ्टर हल्दीघाटी वी विल फाइंड कि हमें पता चलता है कि कहानी के रूप में राजपूत कंटिन्यू टू रेजिस्ट, राणा कंटिन्यू टू रेजिस्ट। इनफैक्ट राणा जब रेजिस्ट कर रहे थे तो इस पीरियड में अकबर अफगानिस्तान जीत के आया, अकबर बंगाल जीत जाता है। अकबर सेंट्रल इंडिया जीतते हुए, सिंध जीतते हुए अकबर उड़ीसा तक चला जाएगा, बट राणा इज लाइक समझे नहीं, समझे अपन झुकेगा नहीं सर, गेटिंग ओके। तो देयर इज मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको यहाँ से देखने को मिलती है कि राणा को अगर बाकी सारे स्टेट्स ने सपोर्ट किया होता तो कहानी बदल जाती सर, गेटिंग ओके। और हल्दीघाटी के बाद आप समझने की कोशिश करिए, अकबर की किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो फुल टू फिर बड़ी जाके लड़ाई करे। मतलब राणा ने जिस प्रकार का डैमेज इन्फ्लिक्ट किया ना, उसके बाद मुगल आते थे चिरवैयागिरी करने। चिरवैया मतलब 2-4 लोग भेजे हुए, आए जाते सर्विस करते थे, लड़ाई होती थी, चले जाते थे, ठीक है, समझे? इनफैक्ट 1597 में जब राणा की मृत्यु और अमर सिंह पावर के ऊपर आया सर, ठीक है, समझे? ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन 1597 अमर सिंह केम टू पावर एंड वंस अगेन कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस। फिर मानसिंह को भेजा गया वापस। मानसिंह ऑलमोस्ट 20 साल के बाद आया। क्यों? क्योंकि तब तक तो वी विल कम टू नो कि मानसिंह हैड वॉन ओवर मेनी प्लेसेस फॉर अकबर। अब मानसिंह के लिए मेवाड़ वो बन गया था, साख का सवाल बन गया था, बोले ये सरेंडर क्यों नहीं कर रहा? नो, ऑब्वियस 20 साल पहले के घाव भी थे, है ना? तो मानसिंह आए और फिर उस टाइम पे सलीम को भेजा गया अपने जहांगीर को कि तू जाके ट्रेन हो गया अंकल के साथ सर, है ना? मानसिंह तो बड़े सीनियर हो गए थे, सब हाईएस्ट लेवल सरदार बन गए थे बाद में। तो सलीम वाज सेंट एंड सलीम को कहा गया कि तू जाके ट्रेनिंग कर दे। तब अमर सिंह को फटका पड़ा। क्यों फटका पड़ा? क्योंकि ऑब्वियस है कि मुगल सब डोमिनेटिंग कंडीशन में थे और 20 साल की लड़ाई के बाद गुरिल्ला वॉरफेयर मेवाड़ के लिए बड़ी घात की रही। क्यों घात की रही? क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए, मेवाड़ ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि कांस्टेंटली संघर्ष चलते रहते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा था। तो आए दिन इनके और स्कर्मिशेस होते रहते थे मुगलों के बीच में। तो ये स्कर्मिश के कारण स्टेबिलिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन में आनी चाहिए, इकोनॉमी में आनी चाहिए, तो रेडिंग ज्यादा होती थी, ठीक है, रेडिंग। तो ये सब चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलती है। एंड समहाउ मेवाड़ देन फाइनली मेड इट हिटी एट द टाइम ऑफ जहांगीर। जहांगीर जब सत्ता के ऊपर आया तब जाके उसने ऑलमोस्ट 40 साल पुराना 1568 से शुरू हुआ युद्ध को 1600 के बाद खत्म किया सर, ठीक है। तो मेवाड़ तो फिर अलग ही चलता रहा और मेवाड़ बेसिकली संघर्ष करता रहता है सर। खैर, तो एक साइड के ऊपर हल्दीघाटी, हल्दीघाटी पहले चित्तौड़ के समय भी हो जानी चाहिए। हल्दीघाटी होती नहीं अगर चित्तौड़ नहीं जीत लिया होता। पर चित्तौड़ जीतने के बाद बाकी सारे स्टेट्स जीते 1570s में, तब ये मेवाड़ को छोड़ के बाकी सब जीते और फिर ये गुजरात की तरफ आ गया, ठीक है। तो 1572 बेसिकली दे केम टू गुजरात, है ना, समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब ये क्यों हो रहा है तो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो मेवाड़ जीत नहीं पाए थे ये लोग, चित्तौड़ तो 1568 में जीत नहीं पाए, फिर 1576 किया। गुजरात प्लान ये था कि गुजरात से पैसे कमाए, है ना। गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से अकबर के जीवन में दो बड़े-बड़े बदलाव आए। गुजरात से उसको पैसा मिला और गुजरात से उसको बंदे मिले, समझेंगे। कौन मिला? शेख मुबारक। कौन शेख मुबारक? तो वी विल फाइंड कि अबू फजल और फैजी का फादर, है ना, ये वही शेख मुबारक है जो अकबर की रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल आउटलुक को चेंज करेंगे सर, ठीक है, समझे। कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात इज अ मल्टीपल सिग्निफिकेंट फॉर अकबर, ठीक है। इट गेव हिम स्टेबिलिटी, इट गेव हिम द पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कोस्टल स्टेट एज वेल, एंड ही अपॉइंटेड हिज ब्रदर इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, एंड साइमल्टेनियसली वी विल फाइंड कि फ्रॉम 1572, 73 टू 1590 गुजरात को उसने पूरी तरह से कंसोलिडेट कर दिया। तो कहानी ये है कि गुजरात बिकेम द फोकस पॉइंट फॉर इन्वेजन इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो हुआ क्या कि गुजरात से दक्षिण में गए, गुजरात से सिंध की तरफ जा सकते थे, कच्छ के रास्ते होते हुए गुजरात से ये वी विल सी कि पैसा कमा के बाकी सारे फंडिंग को भी
ये मैनेज कर पाते हैं, ठीक है समझे? तो गुजरात में क्राइसिस थी 1537 के बाद, हमने पढ़ा था बहादुर शाह को बोर्ड में से घुसा दिया था, ठीक है? तो उसमें मुज़फ़्फ़र शाह 3 करके राजा आया था। मुज़फ़्फ़र 1 वाज़ द फाउंडर, मुज़फ़्फ़र 2 बीच में आया था और तीसरा था मुज़फ़्फ़र 3 था, ठीक है? मुज़फ़्फ़र 3 वाज़ द पर्सन हू वाज़ द रूलर ऑफ गुजरात एंड बट ही एक्चुअली लॉस्ट द कंट्रोल गुजरात क्योंकि उसके नीचे जो सामंत थे, उसमें लोकल रूलर्स भी थे, राजपूत राजा भी थे, वो सबसे प्रोमिनेंट थे, ठीक है समझे? और अकबर की कहानी ये है कि अकबर ने आके अटैक किया, उसके लिए बड़ा फायदा हुआ, कह ओके ओवर पीरियड ऑफ टाइम गुजरात में विद्रोह हुए, मुज़फ़्फ़र शाह ने इसी के लोकल राजाओं की हेल्प भी ली। इनफैक्ट 1572 में जब गुजरात जीता तो कोस्टल एरिया नहीं जीत पाया था। अगेन 1590s में अकबर की सेना यहाँ ही कोस्टल पार्ट में है ना समझे? और उसने जाके भूचर मुड़ी का युद्ध किया था, बड़ा प्रोमिनेंट युद्ध है, ये जामनगर के पास हुआ था, द्वारका जामनगर के बीच में, द्रोल करके एक पंथक है ऐसा, ठीक है? तो ऐसा कस्बा कॉल्ड द्रोल ब्लॉक है, मतलब तालुका है, तहसील है और वहाँ संघर्ष हुआ था। वहाँ राजपूत किंग्स ऑफ गुजरात है ना बेसिकली ये जाडेजा डायनेस्टी आपको पता होगी सर, जामनगर में रूल करती है। तो वी विल फाइंड कि इन लोगों ने संघर्ष किया अलोंग विद द गुजरात रूलर्स है ना, जो मुज़फ़्फ़र शाही डायनेस्टी थी उनके साथ और इनकी संघर्ष में फिर बहुत बड़ा तकलीफ हुआ बट बाय दैट टाइम गुजरात ने जीत लिया था। तो गुजरात को भी इन्होंने 2 फेज में जीता, एक 1572 में, दूसरा 1590s में इन्होंने कोस्टल पार्ट को टेक ओवर किया। इनफैक्ट 1572 से इनको लाभ आना शुरू हो गया था क्योंकि दे वर एबल टू गेट मोर एंड मोर ऑफ रिसोर्सेज एंड रेवेन्यू आउट ऑफ इट और स्टेबिलिटी भी आ गई और फिर यहाँ से फिर दक्कन के लिए भी इनके ऑफशूट चलते रहे, समझ गए? ओके, तो अगर दक्कन जाना हो तो वो भी वाया गुजरात जा सकते थे, समझे? तो कहानी आपको ये मिलती है और गुजरात जीतने के लिए वो अजमेर और चित्तौड़ जाते थे। क्या चित्तौड़ तो हुआ नहीं? तो गुजरात का पहला कैंपेन हुआ ना 1570-73 में सर, ओके? उसके बाद इन्होंने हल्दी घाटी की, मतलब देखिए चित्तौड़ में 2 फेजेस हुए पैरेलली, समझ में आया कि नहीं आपको? हल्दी घाटी टुक प्लेस इन 1576, उसके बाद 1568 में चित्तौड़ कर दिया। 69-70 तक आते-आते मारवाड़ और बाकी सारे राजपूत स्टेट्स को खत्म किया गया। फिर जाके गुजरात आए, गुजरात जाने के बाद फिर उसके बाद हल्दी घाटी, है ना? क्योंकि चित्तौड़ तो आया नहीं। हल्दी घाटी करने के बाद भी गुजरात तो जीत गए, पर ये वाला रीजन खाली रहा। खाली रहने का परिणाम क्या हुआ था, ठीक है ना? कंटीन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट चलती रही। तो इवन आफ्टर विनिंग गुजरात, है ना? 1576 से लेके 97 तक का पीरियड इनके लिए हमेशा ये एरिया बड़ा डेंजरस रहा था सर, है ना? सो द मूवमेंट फ्रॉम चित्तौड़ टू अजमेर, है ना? इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेटल मूवमेंट्स ऑफ द मुगल आर्मी। वो घाट लगा के बैठी थी राणा की सेना, समझे नहीं समझे? बाकी सारे कबीले वाले भी थे, ट्राइबल किंग्स भी हुआ करते थे, भील किंगडम्स के, वो सभी राणा के साथ ही थे सर। बोले लड़ेंगे आपस में, तो आके टफ चलता रहा 20 सालों तक सर, समझे? सो देयर कंटीन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट टेकिंग प्लेस एंड दिस क्रिएटेड मोर एंड मोर ऑफ हैवॉक टू द मुगल्स। मुगल्स की पूरी लाइफलाइन को तोड़ा था इन्होंने, है ना समझे? क्योंकि होता क्या था कि जितना भी मूवमेंट हो रहा था, सामान आ रहा है, वस्तु आ रही है, ठीक है? तो बीच में ही सर्विस हो जाती है, गेटिंग ओके? सो दिस बिकेम वेरी मच डेट्रिमेंटल फॉर देम एज़ वेल, सो क्या बट समहाउ ये कर दिया। उसके बाद ये गए ईस्ट में सर, है ना समझे? तो 1574-76 में दे डिसाइडेड टू टेक ओवर ईस्ट। अब देखिए ईस्ट की कहानी क्या है ना, पटना की और बंगाल की, ओके? तो कहानी ये है कि 1560 के दशक में जब अकबर यहाँ वेस्ट में बिजी था ना, गुजरात में और मालवा में और इन सब रीजन में, तब इनको मौज आ गई थी, कोई देखने वाला था ही नहीं। तो इस पीरियड में 1564 में ही एक नई डायनेस्टी निकल के आई थी, दाऊद खान के द्वारा उसने एस्टैब्लिश किया था सर, ठीक है? एंड कहानी ये है कि उसने अकबर को पहले डिप्लोमेट भेज दिए थे अपने, बोले देखो राजा मेरे को कोई लेना देना नहीं तुम्हारे साथ, अपने दोस्त बना के रखेंगे, बाबर की जैसी पॉलिसीज। बाबर ने नुसरत शाह के साथ किया था ना, वैसे ही अपन का कोई दिक्कत नहीं होगी सर, ओके? बट धीरे-धीरे हुआ क्या कि अकबर का इंपीरियल बनता रहा, अकबर इलाहाबाद तक पहुंचा, अकबर ने अपने गवर्नर को भेजा था। अब इलाहाबाद तक पहुंचते-पहुंचते अकबर को जब समझ में आ गया कि देखो ईस्ट में जाने की आवश्यकता है, वेरी ओके? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई। कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम बेसिकली किलों को लेकर था और जगह को लेकर था। तो अकबर ने जौनपुर और इलाहाबाद के गवर्नर्स को कहा कि काम करो, इनकी सर्विस कर दो, तो इस तरह से इनकी लड़ाई होती है। ये लड़ाई के परिणाम स्वरूप 1576 में दे वर एबल टू विन ओवर बंगाल, समझिए ओके? इनके बीच में फाइनली हमें देखने को मिलता है कि ये जीत गया है। जीतने के बाद इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि अगले 4 साल तक 1576 से लेके 1580 तक बंगाल बिकेम पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर, 4 साल तक, समझे? इस 4 साल में अकबर को ऐसा था कि बंगाल जीत के, है ना समझे? मैं दूसरे एरिया में फोकस करता हूँ, पर फिर से बंगाल में विद्रोह हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है? सो व्हाट हैपेंस कि फॉर 3-4 इयर्स बंगाल एक्चुअली हेल्प्ड द मुगल्स। इनफैक्ट हल्दी घाटी की लड़ाई को भी बंगाल ने फंडिंग किया था, समझे? क्योंकि इसी पीरियड में पैरेलल हुआ पीछे 1576 में। तो बंगाल गुजरात दोनों हेल्प कर रहे थे अकबर इन रनिंग द स्टेट एंड इकोनॉमी एज़ वेल, क्योंकि दोनों कोस्टल एरिया थे, दोनों से रेवेन्यू आ रहा था, दोनों से स्टेबिलिटी उसकी एस्टैब्लिश हुई सर, ठीक है? बंगाल 4 साल तक यहाँ बन के पेड़ा खाया। अकबर का प्लान ये था कि बंगाल को स्टेबल करके अपन नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि हल्दी घाटी तो हो गई थी, पर मेवाड़ तो हो नहीं पाया उनके हाथ में कंट्रोल, गुजरात आ चुका था, सेंट्रल इंडिया आ चुका था। फिर अकबर जाएगा नॉर्थ वेस्ट। इनफैक्ट बंगाल को 4 साल तक उसके कंट्रोल में रखा, 1580 में बंगाल इंडिपेंडेंट हो गया, फिर रिबेलियंस चलते रहे सर अलग-अलग जगह में, फिर उसका ध्यान नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया। बोले हो क्या रहा है सर नॉर्थ वेस्ट के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो व्हाट इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ वेस्ट इज वेरी मतलब सिग्निफिकेंट, क्योंकि अकबर रियलाइज दिस पार्ट कि मेरा ध्यान यहाँ पे था, मेरा ध्यान यहाँ पे था, मेरा ध्यान यहाँ पे था, इन सब के चक्कर में मेरे हाथ से पंजाब, अफगानिस्तान, सिंध सब हाथ से चला जाएगा, कश्मीर हाथ से चला जाएगा। सो ही डिसाइडेड टू टेक ओवर नॉर्थ वेस्ट, समझ लो। तो एक साइड के ऊपर रिबेलियंस चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया गुजरात में रिबेलियन हो गए 1570s में, बंगाल में होने शुरू हो गए। दूसरी साइड के ऊपर नॉर्थ वेस्ट के इश्यूज चल रहे हैं। 2 इश्यूज थे, एक तो सेंट्रल एशिया से उज़्बेक्स, दे वर ट्राइंग टू वंस अगेन रिक्लेम द पावर। कश्मीर यूज्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट एट दैट टाइम, सो ठीक है ना, गेटिंग ओके? और कश्मीर में भी इंडिपेंडेंट डायनेस्टी थी जो रूल कर रही थी आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बच्चा, है ना समझे? अगर आपको पता होगा तो ज़ैनुल अब्दीन करके एक राजा था सर ना कश्मीर में, उसके बाद का ये पीरियड है सर, ठीक है? एंड वी विल फाइंड कि इस पीरियड में कश्मीर भी इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था और वहां पे भी कंटीन्यूअसली मुगल्स के ऊपर चैलेंज था सर, ओके? तीसरी कहानी काबुल के अंदर आपको मिलती है। एक्चुअली काबुल में क्या हुआ कि मिर्जा हकीम जो अकबर का ब्रदर था ना, हाफ ब्रदर था, ही यूज्ड टू बी द गवर्नर ऑफ काबुल, ठीक है ना समझे? और हकीम के पॉइंट ऑफ व्यू से हकीम को पता चला कि अपने भाई ने बंगाल की तरफ लड़ाई की है, तो हकीम डिसाइडेड टू टेक ओवर दिल्ली, आगरा एंड पंजाब, है ना? जैसे वो इसके साथ हुआ था, अस्करी ने किया था, अगर आपको याद होगा, हुमायूं के साथ, है ना? हुमायूं जब शेर शाह के साथ लड़ाई कर रहा था बंगाल में, तब उसको जानकारी मिली कि आगरा की गद्दी चली जाएगी, सेम 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 रिपीट है ना, वही स्क्रिप्ट आपको मतलब समझेंगे, यहाँ के खाली कैरेक्टर बदल दिए, मिर्जा तो मिर्जा ही रहा, ठीक है? ओके, तो अकबर को समझ में आया कि बेटा अपने बंगाल जीतने जाएंगे 1580 के दौर में, तो अपने हाथ से सब कुछ चला जाएगा सर। दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाट अकबर डिड सर, है ना समझे? ही डिसाइडेड कि आफ्टर द बैटल ऑफ बंगाल 1576-1580 में ये बंगाल को स्टेबलाइज करने की कोशिश ही कर रहा था, उतने में नॉर्थ वेस्ट से उसको चैलेंज आ गया। ये चैलेंज के परिणाम स्वरूप 1580 के बाद उसका फोकस कहाँ चला गया? टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, समझ में आया कि नहीं? सो देयर आर 2 रीजंस, ओके? द फर्स्ट रीजन वाज हिज ब्रदर मिर्जा हकीम सर, गेटिंग ओपन, ओके? सेकंड इश्यू अगर आप समझने की कोशिश करें, वाज बिकॉज़ ऑफ द सेंट्रल एशिया, उज़्बेक्स ना, बाकी सारे ट्राइब्स के इन्वेजन। तो ही रियलाइज्ड दिस पार्ट कि इसको वन एंड फॉर ऑल खत्म करते हैं। कैसे खत्म करेंगे? सेना लेके जाओ। कैसे करेंगे? बोले मुझे खुद भी जाना पड़ेगा। सो अकबर क्या करता है कि काबुल के ऊपर कैंपेन किया। काबुल के ऊपर कैंपेन करने के लिए पंजाब में बेस बनाया। पंजाब में बेस बनाने के लिए प्लान ये किया कि मैं कैपिटल भी शिफ्ट कर देता हूँ। स्मार्ट है। अब देखिए नॉर्मली शासक क्या करता है कि वो दूर कहीं बैठा होगा। उसका तो बंगाल में कैंपेन चल रहा था, बंगाल से घुमा दिया। बाय द वे 1580 में 1580 ही लॉस्ट बंगाल, ओके? बंगाल फिर वंस अगेन शाहजहां के समय पे कैप्चर करेंगे लोग। बंगाल 3-4-5 साल तक रहा, फिर इनके हाथ से चला गया। फिर 1592 में फिर से आए थे मानसिंह, है ना? मानसिंह केम बैक वन मोर टाइम, बट उतना कंट्रोल में नहीं हुआ 100%, ठीक है? तो बंगाल तो मतलब आना जाना रहा है इनका, ठीक है? मतलब आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, ऐसी कहानी है। 1580s के दौर में इन्होंने जैसे कि काबुल, लाहौर और कश्मीर के ऊपर और बलूचिस्तान और सिंध के ऊपर कैंपेन किया। देखिए इसी 10 सालों के अंदर का है, क्योंकि दे रियलाइज दिस पार्ट कि इसके फ्रंटियर की बहुत आवश्यकता है। गेटिंग ओपन, ओके? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसने काबुल के ऊपर कैंपेन किया, उसमें मानसिंह को जीता, समझ लीजिए। मानसिंह वाज द पर्सन ही वाज एबल टू एनेक्स द स्टेट ऑफ काबुल एंड उनको वहां गवर्नर बना दिया। अफगान जो थे बेसिकली वो पहली बार सरेंडर करते हैं सर, ओके? मुगलों के सामने सरेंडर नहीं किया था, किसके सामने किया था? राजपूत राजा के सामने से, ठीक है? इनफैक्ट इसको ये जो कैंपेन इतना भारी पड़ा जिसके कारण ही लॉस्ट इज वन ऑफ द नवरत्न, है ना? बीरबल अगर आपको पता होगा महेश दास जो अकबर का नवरत्न हुआ करता था, उसकी मृत्यु हो गई थी ये अफगानिस्तान कैंपेन में सर, ठीक है ना? खुंदेल-खुंदेल के मारा गया। इसी दौर में उसे लाहौर में शिफ्ट किया कैंपेन, फिर उसका ध्यान कश्मीर और बलूचिस्तान में गया। बोले यार चलो लाहौर तो ये काबुल तो हो गया। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि उसने कश्मीर में लड़ाई की है ना? 3 साल तक कश्मीर की लड़ाई चली, वहाँ के लोकल रूलर्स को उसने कंट्रोल कर दिया, अपना गवर्नर बना दिया, मनसबदार बना दिया सर, ठीक है?
उसके बाद वी विल सी कि बलूचिस्तान में कैंपेन हुआ 1570s के दौर में सर, है ना? क्यों बलूचिस्तान? क्योंकि ही रियलाइज्ड दिस पार्ट कि ये रीजन थोड़ा सिग्निफिकेंट है, यहाँ से भी एंट्री हो सकती है दुश्मनों की सर, ठीक है? तो ही मेड श्योर दैट उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट करता है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? एंड देन वहाँ पे भी उसने वही सिस्टम बनाई जो क्या कह सकते हैं कि जो मनसबदारी सिस्टम है उसके थ्रू उसने बनाया सर, ठीक है? तो सिंध और बलूचिस्तान पैरेलल ही हुए, आगे पीछे होते हैं सर, ठीक है? सिंध में उसने इसको बिठाया था, क्या कहते हैं, अब्दुल रहीम खान खान, है ना? कि भई ये काम करो, तुम सिंध और मुल्तान के अंदर गवर्नर बन के रहो, मेरा काम करना। तो अकबर ने 2 प्रकार की सिस्टम अपनाई। जहाँ एक्सट्रीम रिबेलियन हो रहा है उसको खत्म करके अपने बंदे को बिठाया। जहाँ लोकल लोगों के साथ की जा सकती है जैसे राजपूत में या बलूचिस्तान में एक जगह के ऊपर उसने किया, तो ऐसी कहानी आपको मिलेगी। फिर अकबर का ध्यान साउथ की तरफ पड़ा। देखो ये कंसोलिडेट किया, अभी कांधार बाकी है सर, है ना? कांधार वाज़ द एंट्री गेट, ओके? ना टुवर्ड्स द पर्शिया, वहाँ से ईरान की बॉर्डर भी नजदीक पड़ती है। तो कांधार के ऊपर वो नहीं गया, उसके बाद फिर उड़ीसा के ऊपर कैंपेन करता है। छोटा-सा कैंपेन किया था 1590s के दौर में सर, है ना? बट समहाउ ही वाज़ नॉट फुली सैटिस्फाइड एंड देन उसका ध्यान फिर कांधार में पड़ा। देखिए कांधार बिकेम द फर्दर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट फॉर ऑल द मुगल किंग्स और इनकी पूरी अफगान पॉलिसी इसी के ऊपर चलती है। ये अफगान पॉलिसी सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी, कांधार जीत के रखो। इनफैक्ट इसको लेके शाहजहां से लेके जहांगीर से लेके आखिर में औरंगजेब तक कैंपेन आपको मिलेंगे कि कांधार को पकड़ के रखना, कांधार नहीं जाना चाहिए। इट इज सीन एज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। गेटिंग पॉइंट, कांधार के अंदर वो कैंपेन करने की पॉइंट ऑफ व्यू के लिए था क्योंकि बाबर को भी इसी कारण प्रॉब्लम हुई थी। बाबर जब पहली बार पानीपत से अटैक करने आया था ना, पानीपत से पहले मतलब 1526 में पानीपत हुई, तो उसके पहले की कहानी अगर आपको याद होगी तो बाबर ने 1520 से अटैक करना शुरू किया था। एक दो दफा आया भी था पंजाब की तरफ, लाहौर की तरफ, उसको वापस जाना पड़ा था क्योंकि कांधार में पर्शियंस आ जाते थे, ईरानी लोग आ जाते थे। तो अकबर को ये चीज़ बहुत पहले से समझ में आ गई थी कि भाई देखो, मुझे अगर कांधार सिक्योर करना पड़ेगा क्योंकि मेरा पूरा नॉर्थ वेस्ट का एम्पायर इसी के ऊपर है और पर्शियंस आके जिस दिन ये ऊपर जीत जाएंगे उस दिन कहीं भी नहीं रहेंगे। तो 1595 के बाद अकबर ने डिसाइड किया कि भाई देखो, माय ऑब्जेक्टिव टू सिक्योर कांधार, ओके? एंड कांधार के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चलता है कि अकबर ने गेम किया सर, ओके? गेम ये किया कि उसने पर्शिया के राजा को कहा कि देखिए सर, तुम ऑलरेडी उज़्बेकों के साथ और सेंट्रल एशिया में बहुत जगह के ऊपर बिजी हो, तुम कांधार छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रकार की, है ना, कॉन्फ्लिक्ट के लिए कोई इत्यादा नहीं रखता हूँ, ना ही मेरी कोई इंटेंशन है। अकबर ने कांधार को मिलिट्री का डर दिखा के पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के थ्रू जीत लिया। ही डिड नॉट स्पॉइल द रिलेशंस, नाइदर ही हैड टू यूज मच ऑफ रिसोर्सेज जो बाकी सारे स्टेट्स में उसने किए, उसने कांधार जीत लिया सर, करेंगे अपन। कांधार जीतने के कारण हमें ये पता चलता है कि वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स थी, है ना, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुकी है, वो सबके सब बगावत करती है। बोले ये कौन आ गया? काबुल से लेके कांधार से लेके बलूचिस्तान, देखिए पूरा आर्क बन रहा है ना, क्रिसेंट है ना ये तो अपना सर, करेंगे अपन, ओके? तो क्रिसेंट है और ये कौन आ गया? इसमें आपको उज़्बेक्स मिलेंगे, इसमें आपको यूसुफज़ई मिलेंगे, इसमें आपको रोशनियाज़ मिलेंगे सर, दे आर द लोकल ट्राइब्स, ओके? एंड ऑल ऑफ दिस बेसिकली ट्राइब्स स्टार्टेड बेसिकली डोमिनेटिंग एंड दे स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइस। इसमें अपने बीरबल को भेजा, महेश दास, है ना, गेटिंग बीरबल की सर्विस हो गई, समझेंगे गेटिंग बीरबल पास हुए। सो ओवर पीरियड ऑफ हमको पता चलता है कि बीरबल की मृत्यु हो गई, है ना, ये रोशनियाज़ और ये सब विद्रोह कर रहे थे इसके चक्कर में, बट अकबर वाज एबल टू डोमिनेट दिस रीजन, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उसके हाथ में आ गया। नॉर्थ वेस्ट हाथ में आ गया, ये आ गया, उड़ीसा के ऊपर एक कैंपेन कर चुका है, बंगाल 1592 में उसने फिर से रिकैप्चर किया था मानसिंह को भेज के। तो आप देखिए कि जहाँ-जहाँ वी विल सी की कॉन्फ्लिक्ट होगी, वहाँ-वहाँ मानसिंह जा रहा है। जहाँ-जहाँ बड़ी कॉन्फ्लिक्ट होगी, वहाँ-वहाँ आपको वी विल फाइंड कि मानसिंह जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अकबर का ध्यान बेरार और अहमदनगर के ऊपर पड़ा। अहमदनगर 1590s के अंदर कौन से स्टेट के अंदर हो गया था? अगर आपको याद होगा, तो इट वाज़ कंट्रोल्ड बाय द निज़ाम शाही डायनेस्टी, हमने पढ़ा था, है ना? 1520 के बाद बहमनी सुल्तान खत्म हो जाते, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ बहमनी सुल्तान्स, है ना, द 5 शाही डायनेस्टीज़ केम इंटू द पिक्चर। द 5 डायनेस्टीज़ दैट केम इंटू द पिक्चर, उसमें से निज़ाम शाही डायनेस्टी रूल्ड इन अहमदनगर सर, गेटिंग ओके? तो 1590 के बाद अकबर का ध्यान जब ये कांधार और ये सब कैंपेन में खत्म हो रहा था, तब उसका ध्यान यहाँ पे पड़ा, 1595 में पड़ा है सर, ऑलमोस्ट कांधार के पैरेलल था ये। सो ही स्टार्टेड डिसाइडिंग टेकिंग ओवर द दक्कन रीजन, ओके? इसमें दक्कन की निज़ाम शाही डायनेस्टी में एक इंडिपेंडेंट वुमन रूलर हुआ करती थी जिनका नाम था चांद बीबी, गेटिंग ओके? चांद बीबी, शी वाज़ अ वुमन सर, ठीक है? शी डिसाइडेड टू फाइट इट आउट और कहानी हमको ये देखने को मिलती है कि इसमें अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना और अपना लड़के मुराद को भेजा था सर, है ना, समझे? मुराद की लेटर फिर मृत्यु हो गई दारू पीने से। फिर अकेला अपना सलीम ही बचता है सर, ठीक है? आगे डिस्कस करेंगे अकबर की फैमिली लाइफ के बारे में। बट वी विल कम टू नो कि बाटली लेके लड़ाई करने गया था मुराद और कामबख्श, है ना, समझे? दनियाल सॉरी नॉट कामबख्श, मुराद, दनियाल एंड सलीम सर, है ना? तीनों के तीनों संतान, तीनों के तीनों बाटली हुए, है ना, समझे? उसमें ये पहले 2 जो थे वो बड़े बाटली हुए थे सर, है ना? वो मतलब लीवर उनका खराब हो गया क्योंकि 1-2 पैक से इनका मन नहीं भरता था, है ना? वो पूरी बोतल या मैं रहूँगा या बोतल रहेगी सर, ठीक है ना? इनका कांसेप्ट ऐसा था कि इधर आई विल सर्व और बोतल विल सर्व, ठीक है ना? कुछ लोग होते हैं सर, है ना, पीने वाले लोगों में, है ना? उनका ऐसा मन होता है कि अपना पूरा लड़ी लेवे सर, अरे भाई तो कल पी लेना, स्मॉल स्मॉल पाल, है ना, स्मॉल स्मॉल पानी बाकी ठीक है? इधर आई विल सर्व और बोतल विल सर्व सर, ठीक? सो वी विल फाइंड इन दोनों के चक्कर में ये दनियाल एंड मुराद, मुराद वाज़ एक्चुअली हेल्पिंग, मुराद इनफैक्ट अफगानिस्तान भी लड़ने गया होता है मानसिंह के साथ, है ना? सलीम सलीम को तो अकबर ने बहुत प्रोटेक्ट करके रखा था, ठीक है? सलीम को अकबर, आप समझने की कोशिश, इलाहाबाद के बाहर नहीं भेजता था, कल पढ़ेंगे हम लोग, है ना, जहांगीर के बारे में। सलीम और जहांगीर वाज़ नेवर सेंट आउटसाइड इंडिया। अकबर बड़ा प्यारा था मेरा, शेखू बाबा करता था, और इन दोनों छोकरों को उसने छूटा कर दिया था, जाओ लड़ो। तो इसमें मुराद को बाहर भी भेजा था, मुराद को फिर यहाँ भेजा अहमदनगर से, ठीक है? तो चांदी यूज्ड टू रूल एट दैट टाइम सर, ठीक है, समझे? एंड वी विल सी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें पता रहा है कि इन्होंने संघर्ष किया। अब ये संघर्ष में इंटरेस्टिंग कहानी क्या है सर, गेटिंग ओके? चांद बीबी जिस तरह से लड़ रही थी ना सर, ना, समझे? गेटिंग ओके? चांद बीबी के फाइटिंग स्पिरिट को देखिए दोनों बौखला गए, है ना? अपना अब्दुल रहीम खान और मुराद। इनफैक्ट मुराद गया था अब्दुल रहीम खान के साथ, तो इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है, अकबर के गवर्नर्स के बीच में। क्यों कोल्ड वॉर चल रही थी? क्योंकि बोथ द लीडर्स ऑफ अहमदनगर कैंपेन, है ना, ये इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है सर, गेटिंग ओके? समझे? तो हमें ये पता चल रहा है कि कहानी ये हुई कि अकबर का ये कैंपेन चला तो सही सर, ठीक है? इट वाज़ नॉट दैट मच सक्सेसफुल। फाइनली 1600 तक आते-आते अकबर का लास्ट कैंपेन चला सेंट्रल इंडिया में असीलगढ़ में सर, है ना, गेटिंग ओके? और ये असीलगढ़ का कैंपेन अकबर ने शुरू किया था, अकबर बूढ़ा हो गया था बाय दैट टाइम, हाँ, एजेड हो गया था। और इस लास्ट एज के समय पे वो देख रहा है कि उसके 2 लड़के की मृत्यु हो गई, 1601 तक आते थे। मुराद की भी मृत्यु हो गई है एंड अपने दनियाल की भी मृत्यु हो गई है, दोनों बाटी हुए थे, मैंने बताया था, ठीक है? और इसमें तीसरा एक बेटा बाकी था, वो था सलीम। अकबर वांटेड सलीम टू लाइक नो काइंड ऑफ हेल्प इन द मिलिटरी कैंपेन्स एंड डोमिनेट द एम्पायर। 2 भाई बचेंगे तो तुम्हें सब कुछ सँभालना है, एकमात्र तुम हो। पर सलीम वाज़ लाइक कि नहीं, तुम कब मरोगे? समझे नहीं समझे ना? मैं राह नहीं देख सकता। मेरे को तात्कालिक रूप में सत्ता चाहिए। 2 भाई मर चुके हैं तो फिर आई शुड गेट इट। अकबर वाज़ लाइक बेटा इसमें हेल्प कर दे, असीलगढ़ का सेंट्रल इंडिया का कैंपेन चल रहा है, छोटा किंगडम है सर, लपेटे में ले लेंगे सर, थोड़ा फायदा होगा सर, गेटिंग सो सलीम रिबेल्ड फ्रॉम इलाहाबाद, है ना? इलाहाबाद से विद्रोह करके चला गया आगरा। कोर्ट में बुआ-बूम हो गई, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया सर, गेटिंग एंड इस तरह से अकबर की लास्ट कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होती है सलीम के रिबेलियन के कारण, और 1506 में या 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और ये मृत्यु के बाद फिर सलीम पावर के ऊपर आया सर, ठीक है ना? गेटिंग तो अकबर के मिलिटरी कैंपेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक ओवरव्यू के रूप में देखा है। इनफैक्ट अकबर आल्सो हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद द पोर्चुगीज। अकबर एट दैट टाइम रियलाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्चुगीज और उसको समझ में आ गया था कि यार इनको भी हटाना बहुत जरूरी है। तो अकबर इनिशियली हैड टू फाइट अगेंस्ट द पोर्चुगीज, ओके, समझे? लेटर ऑन हमको ये देखने को मिलता है कि अकबर फिर पोर्चुगीज के साथ डिप्लोमेटिक और क्या कह सकता है वो अलायंसेस क्रिएट करेगा अपने दिन हिलाई के थ्रू सर, समझे? अकबर पोर्चुगीज को क्यों नहीं हरा पाया इतने सारे कैंपेन्स करने के बाद भी? उसके पीछे का एक कारण ये था कि अकबर कुड नॉट बिल्ड अ स्ट्रांग नेवी, द पोर्चुगीज हैड डोमिनेटेड इन द कोस्टल पार्ट ऑफ गुजरात। और अकबर की यही सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म थी कि एक शासक के रूप में, एक फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर के रूप में, खाली जमीन के ऊपर, समझे कि नहीं समझे? वो भी लोकल राजा को लड़ा-लड़ा के तुम सत्ता में नहीं रह सकते। तुम नौसेना का अकबर एक रूलर के रूप में बड़ा मोर रियलिस्टिक था। पर वो मॉडर्निज्म के अप्रोच से या बेसिकली एक विजनरी लीडर के रूप में फेल हो गया था। समझे कि नहीं समझे? विजनरी वो होता है
जो मूलतः से आप देखोगे तो भविष्य को फोरकास्ट कर पाए स्टेट्समैनशिप के रूप में। स्टेट्समैनशिप थी उसके अंदर, नो डाउट, राजपूतों की नीति के प्रति, बट वो स्टेट्समैनशिप भी दिखावे के लिए थी, मैंने बताया हल्दीघाटी में क्या हुआ बाद में, मानसिंह को कैसे ट्रीट किया गया है ना, और मानसिंह को ऐसी जगह पे ट्रीट करने के लिए भेजा गया जहाँ-जहाँ सबसे बड़ा खतरा था। स्टेट बेसिकली तुम किसी और को क्यों नहीं भेजे? सलीम को क्यों बचा के रखा? समझे नहीं? मानसिंह तुम्हारा सबसे अव्वल दर्जे के मनसबदार था। मानसिंह वाज़ 7000 स्टेटस मनसबदार, ठीक है? बोले मेरा सबसे खास साथी मानसिंह है, सबसे हाईएस्ट मनसबदार है ना, तो अगर वो खास साथी के रूप में था तो फिर उनको बचा के रखा, तो भैंसा लड़ने भेज रहे थे, तो मुझे लड़ने भेज रहे थे सर, ठीक है ना? बंगाल लड़ने भेज दिया तुमने सर, दक्कन के कैंपेन में एक बार हेल्प लेने की कोशिश की, राजपूतों के सामने सर, ठीक है ना? तो कहानी ऐसी है कि अकबर एक शासक के रूप में अगर आप देखिए ना सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, तो वी विल फाइंड कि अकबर के पास विजन नो डाउट है, पर वो विजन में कहीं न कहीं मार खा गया क्योंकि वो फ्यूडल विजन था। फ्यूडल विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड कि वो नेवी को कभी डेवलप नहीं कर पाया, और वही सबसे बड़ा घात किया इन द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, क्योंकि इट वाज अ नेवल बैटल इन 1612 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर ओनली दैट द मुगल हैड टू कंसीड टू द डिमांड्स ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वेयर द स्वाली लड़ाई और द बैटल ऑफ स्वाली विल टेक प्लेस, पोर्चुगीज गॉट डिफीटेड और मुगल्स की पाइप फट के फ्लावर होगी, बोले ये कौन आया तोप लेके, समझे? तुम जमीन के ऊपर तुम बना सकते हो, पानी में कहां नहीं बना सकते? तो देखिए शासक ऐसा होना चाहिए जो सब जगह के ऊपर कंट्रीब्यूट करे, सब जगह पे डोमिनेशन है, जमीन के ऊपर और पानी के ऊपर भी। भारत के ज्यादातर शासकों के साथ मार पड़ गई, एक शासक था जिसने किया था टीपू सुल्तान, उसको अलग तरह से अंग्रेज मार गया, समझे? और इंडिया ट्रेडिशनली नेवल पावर रहा है। अब देखिए कभी वी विल फाइंड कि नेवल क्यों, क्योंकि इवन इन द संगम पीरियड आई एम सेइंग कि द चेरास डिफीटेड द यवनास, है ना? चेरास ने यवनों को डिफीट किया था, और खुंदेल के मारा। इवन द मराठास वर एबल टू डिफीट द पोर्चुगीज, शिवाजी महाराज की स्टोरी है कि मराठा पोर्चुगीज से जहाज बनाना, मतलब मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की पूरी टेक्निक सीखी, बोला अच्छा ऐसा तोप लगाना है, फिर उनको ही मारा सर, ठीक है? समझ आई नहीं आपको? तो कहानी ये है कि देखो शासक शासक के रूप में अकबर के बहुत सारे पॉजिटिव्स थे, बट वी नीड टू सी कि अकबर को, है ना, जैसे अलेक्जेंडर को ग्रेट लिखा है ना, अकबर के पीछे भी ग्रेट आता है। देखिए दो ही राजाओं के पीछे ग्रेट आता है, जहां ग्रेट आएगा तो उसकी अपनी ग्रेटफुलनेस देखेंगे कि कितना ग्रेट है। तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस पता होना चाहिए उसका सर, समझे नहीं? ओके, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट और अकबर द ग्रेट, दो वीएस स्मिथ और इन सब ने पूरी बात बहुत किया है सर। इन दोनों में हमने अलेक्जेंडर की ग्रेटनेस की हवा निकाली थी सर, अकबर की ग्रेटनेस थी जमीन के ऊपर, उसमें भी कुछ कुछ आपको त्रुटियां, उसमें कुछ कुछ वीकनेस थी, उसमें कुछ कुछ हमको देखने को मिलता है कि उसकी लिमिटेशन थी, और फिर ग्रेट इस तरह से हो सकता था कि वो पूरा एम्पायर कंसोलिडेट तो कर नहीं पाया। अरे कॉन्क्वेस्ट में इतना बड़ा स्टेट, चित्तौड़ जैसा स्टेट तुम्हारे नाक के अंदर है ना, समझे नहीं? समझे? दम करके बैठा हुआ है, तुम 20 साल तक लड़ते रहे, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए, समझे नहीं? समझे? सो बेसिकली ग्रेटेस्ट तब होती है जब पूरा एनेक्सेशन कर दो, समझे नहीं? समझे? तो बेसिकली ये स्थिति है, आपको क्लियर हो जानी चाहिए सर, ओके? चलिए सर, ओके ना, समझो। हाँ, स्पेशल क्लास लेते हैं सर, है ना? मैं एक्चुअली ब्रेक नहीं ले पाया, ब्रेक मतलब क्या कह सकते हैं कि कोई टाइम नहीं ले पाया, क्योंकि मैं 3 दिन क्लास ही ले रहा था, और रशिया का राजा था ना पीटर, मानसिंह वाज नॉट एम्बिशियस पीपल। देखो राजपूत ऑलवेज प्लीडेड लॉयल्टी सर, और लॉयल्टी में ऐसा था कि दे नेवर प्लीडेड दैट दे विल बी क्लेमिंग फॉर एनी काइंड ऑफ किंगशिप, समझे नहीं? समझे? उन्होंने किंगशिप के लिए ऐसा कभी सोचा नहीं था सर, ठीक है? वही तो कहानी आपको मिलती है सर, ठीक है? वो तो मराठे थे, इनको समझ में आ गया कि साम दाम दंड भेद, तुम मेरे लिए जैसी नीति अपनाओगे मैं तुम्हारे लिए वैसी नीति अपनाऊंगा। लोग छत्रपति को काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, छत्रपति ने बगावत कर दी, बोले काहे की? छत्रपति मान सम्मान रख के आगरा के अंदर आए कि नहीं आए? आए किसने पकड़ा? तुमने जैसी ट्रीटमेंट दी वैसा जवाब मिलेगा तुमको। राजपूत ने वैसा नहीं किया, राजपूत वाला ही नहीं अपन, है ना? देखो राजपूत और मराठों के बीच में फर्क ही है, राजपूत बेसिकली हमेशा आइडियलिस्टिक रहे, अच्छी बात है, पर वैसे लोगों के साथ आइडियलिज्म रहना है, रखना है जो बेसिकली आइडियलिस्टिक वे के अंदर तुमको ट्रीट करे, है ना? अकबर की औरंगजेब की राजपूत से और खराब होगी। साहब जयसिंह को कहाँ परेशान नहीं किया, जसवंत सिंह को कहाँ परेशान नहीं किया, दो राजपूत मनसबदार जो राइट और लेफ्ट हैंड, जसवंत सिंह मारवाड़ से थे, जयसिंह बेसिकली यहाँ से थे, जोधपुर जयपुर से। सो व्हाट दिस गाइस डिड, है ना, औरंगजेब डिड वाज वेरी बैड सर, एंड कंटिन्यूअसली हमें ये पता चलता है कि जसवंत सिंह एंड जयसिंह बोथ मनसबदार वर इल ट्रीटेड बाय औरंगजेब। ये तो ठीक बात थी, फिर लेटर फिर राजपूतों ने बगावत की 18th सेंचुरी में, 1700 के बाद, मतलब जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो रही है, और फिर जोधपुर से और पूरे स्टेट का एनेक्सेशन कर दिया। द स्टेट ऑफ मारवाड़ वाज एनेक्स्ड बाय औरंगजेब, है ना, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ लाइक इनहेरिटेंस राइट। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद तो वहाँ टीका देने की कोशिश की गई, और फिर ना पूरी रिबेलियन करवाई गई, तो हम भी कहानी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये शुरुआत है, आपको एटलीस्ट कहानी होनी चाहिए। इनफैक्ट राजपूत को खुश करने के लिए उसने बहुत काम किया, क्योंकि बेसिकली राजपूत राजा के अंदर में जो पॉपुलेशन थी, जैसे बाकी सारे एरियाज के अंदर रिकॉन्सिलिएशन था, आपको ई रिकॉन्सिलिएशन के रूप में जजिया अबॉलिश करना, रिलीजियस पॉलिसीज को लागू करना, मैट्रिमोनियल रिलेशंस का एस्टैब्लिशमेंट करना, ठीक है, ठीक था, ऐसा भी नहीं है सर, ठीक है? कल उसकी रिलीजियस पॉलिसीज को कंटेक्ट करेंगे, पर आपको एटलीस्ट पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आ गया ना, डोमिनेशन कैसे किया गया। तो मेन ये समझ जाओ, तो इसके बाद की कहानी आपको पीछे अब देखने को मिलेगी, क्योंकि पीछे इस पर रिलीजियस पॉलिसीज भी आएगी, है ना? एरिया को जीतने के बाद कैसे कंसोलिडेट करेंगे, धार्मिक नीति के थ्रू। एरिया को जीतने के बाद कैसे कंसोलिडेट करेंगे, लोकल रूलर्स को मनसबदार बनाने के थ्रू, है ना? उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लाके थ्रू, चेंजेस करके सिस्टम के अंदर। तो ऐसी कहानियां हैं, आपको मिलेगी, है ना? सर हैंडराइटिंग बहुत खराब है, कैसे ठीक करो? मेरे को मत पूछो सर, ठीक है ना? मेरे ही देख लो आप कैसे समझ में आया कि नहीं आपको सर, यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन। अब यहाँ कुछ स्क्रिबल किया था, देखो ये तो ठीक है, किंगशिप है, लॉयल्टी है, समझ में आता है ना? प्रैक्टिस करने से होगा, प्रैक्टिस करो। हाँ, इसको कर देंगे सर, है ना? उसको स्पेशल क्लास की सीरीज में करेंगे, दक्षा, दो स्पेशल क्लास सीरीज ऑन दैट करूँगा मैं, ठीक है? थोड़ा टाइम दे दो सर। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कब आएगा? मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स आएगा जनवरी के ट्रांजिशन में। जीएस में बता रहा हूँ, ये इसमें बता रहा हूँ, ऑप्शनल में। ऑप्शनल में भी दिसंबर जनवरी के ट्रांजिशन में ही आएगा सर, ठीक है? सी इन ऑप्शनल, द कोर्स विल बी इन ट्रांजिशन टू दिसंबर जनवरी। चलिए सर, ठीक है ना? चलो आप लोग, I'll see you tomorrow. I'll upload the compiled slides. as of now मैं आपको कंपाइलेशन कर देता हूँ सर, कंपाइलेशन ऑफ स्लाइड्स अभी अपलोड कर देता हूँ, तुरंत का तुरंत ही सर, ठीक है? अभी कर देता हूँ, 10 मिनट दे दो मेरे को, अभी कुछ काम नहीं है मेरे को, काम कंटेंट ही बनाने का है। और A4 जो है वो टाइम लग रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट सर, है ना? समझे? A4 में मेरी हालत खराब, मतलब मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रहा हूँ, है ना? एडिटिंग हो नहीं पा रहा है मेरे से, है ना? हाथ नहीं खड़े किए अपन, है ना? लड़ते रहेंगे सर, है ना? क्या है वो हल्दीघाटी से सीखा कि सरेंडर नहीं करने का सर, है ना? तो दो दो पेज तो दो दो पेज बुरा वर्क करना पड़ेगा। पहले प्लान था कि पूरा पीडीएफ कंप्लीट करूँ, है ना? अब क्या 2 पेज तो 2 पेज, 2 घंटा मिलेगा, 4 पेजेस का एडिटिंग कर दूंगा, मैं कर दूंगा सर। पर हुआ क्या, देखिए 12 को क्लास खत्म हुआ मेरा, 12 को दिवाली, 11 बजे तो क्लास खत्म किया था, इसी टाइम पे पहुंच गया। फिर 12 को दोपहर के बाद ये स्टूडियो थोड़ा साफ किया, है ना? थोड़ा क्लटर बहुत हुआ था, फिर पूजा की, दिवाली आ गई। 13 को हाफ डे मिला था, मेरे को गाँव जाना पड़ा, एवरी ईयर इन दिवाली आई गो टू माय नेटिव, है ना? तो वहाँ थोड़ा बहुत नेटिव जाके आया, पूरा दिन मेरा उसमें जाके आया, है ना? पाटन जाके आया। 14 को सुबह वापस आ गया, बेस्ट टू बरस, मतलब नहीं 13 लेट नाइट को वापस आ गया, लेट नाइट को मैं वापस आया, और फिर वो नेहरू जी के ऊपर कंटेंट बनाना शुरू किया। तो वी विल फाइंड कि 13 नाइट कंटेंट बनाया, 14 को आधा दिन में कोडिंग में गया, और यहाँ विक्रम संवत की शुरुआत हो रही थी, तो बहुत लोग मेरे घर पे आए थे गेस्ट पे, है ना? हैप्पी न्यू ईयर करने, हम दूसरे को विश करने जाते हैं, तो मैं आधे लोग को तो मिल नहीं पाया। फिर उसके बाद 14 को रात को, यानी कि समझे,
14th डे बिफोर यस्टरडे शाम को मैं फिर सबके यहाँ घर है ना पैरी को आशीर्वाद लेते थोड़ी रोकड़ी करके आया था, ठीक है, आशीर्वाद देते तो बड़े बुजुर्ग थे ना 200-500 देते थे, पॉकेट मनी आ गई अगले कुछ दिनों के लिए। फिर उसके बाद 15 को कल सुबह थोड़ा इधर उधर का कंटेंट का काम किया, शाम को जीएस का क्लास था 5 से 7:30 और उसके बाद तो मेरे को दिवाली का ब्रेक ही नहीं मिला, मतलब कायदे से ऐसी हालत हो गई कि मेरे को ऐसा था कि 3-4 दिन में सिस्टम ऑन नहीं करूँगा, सिस्टम मतलब आई विल नॉट डू, है ना, थोड़ा ब्रेक करके कुछ कर दूँगा, एनर्जी थोड़ी आएगी सर, पर वो शेड्यूलिंग ऐसा रहा, तो अभी 22 तारीख के बाद थोड़ी गैप होगी, तो उसमें कुछ करते रहता है ना, बट स्लाइड्स अभी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, तो आई विल ट्राई टू अपलोड द स्लाइड्स, मेंशन का हो गया वो तो भेज दो पोस्ट मॉर्निंग के बाद, हाँ वो भी कर देते हैं सर, ठीक है, चलिए सर, ओके, बाय बाय बाय। 18 को क्लास सुबह करेंगे सर, है ना, अपन 16, 17, 18 3 दिन क्लास है, 19 को ऑफ है, 20 और 21 है ना, और 2 दिन क्लास करेंगे, ठीक है ना, तो 21 के बाद फिर नेक्स्ट मंथ होगा, तब तक हम लोग मोस्ट प्रोबेबली इनकी जो टॉपिक्स है क्या कह सकते हैं, अकबर हो जाएगा, अकबर के बाद की पॉलिसीज हो जाएगी, शायद तक जहांगीर तक पहुंच जाएंगे, जहांगीर शाहजहां तक आ जाएंगे, तो नेक्स्ट मंथ सीधा औरंगजेब से शुरू करेंगे और मराठा खत्म, औरंगजेब मराठा खत्म सर, समझ, तो नेक्स्ट मंथ में 10 सेशन लगेंगे मुझे लग रहा है, 10 सेशन लेंगे तो भी 20-22 घंटा है, तो उसमें 18 सेंचुरी तक पहुंच जाएंगे सर, फिर मॉडर्न की शुरुआत अगले महीने से मॉडर्न शुरू हो जाएगा, पकड़ के चलो 10 तारीख के बाद होगा, अगले महीने 10 तारीख के बाद करेंगे, ठीक है ना, चलिए सर, थैंक यू वेरी मच एंड आपको कल मिलता हूँ वापस, बाय बाय।